लोगो टोमेटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 301 द रॉक का टोकन। धड़ाम, पहाड़ की ढलान से कंकड़ लुढ़कते हुए आए जिससे शांत अखाड़े में एक तीखी आवाज गूंजी। गुआंगलांग और डेगे जो कुछ देर तक अचेत रहे आखिरकार होश में आए। यानशियाओ के सामने लंबे कान वाला खरगोश अपने मेगा इवोल्यूशन रूप में वापस आ गया था और हौंकते हुए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हमले ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। पत्थर। काफी देर बाद रेगिरो पहाड़ की ढलान से बाहर निकला, कंकड़ का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपनी छाती की दरार पर दबा दिया। भूरे रंग की एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। भारी कदमों से वह अखाड़े के किनारे तक पहुंचा। यानशियाओ को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया और उसे एक बिल्कुल गोल पत्थर थमा दिया। उसी समय उसके शरीर से निकलने वाली भूरी चमक यानशियाओ के शरीर में भी समा गई। यानशियाओ की भौहें अपने आप ही तन गईं। उसके शरीर में एक कठोर और भारीपन सा महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसकी त्वचा की लोच भी काफी बढ़ गई थी। रॉक टोकन। रॉक की स्वीकृति का प्रतीक। विशालकाय जाति में ये रॉक देवता रेगी रॉक का प्रतीक है। इसे रेगिगिगस को देने से उसकी आत्मीयता प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। धन्यवाद। यानशियाओ ने पत्थर से नजरें हटाते हुए ईमानदारी से धन्यवाद कहा। रॉक। रेगिरॉक के चेहरे पर 7 प्रकाश बिंदु झिलमिला उठे। उसने ग्वांगलांग को हाथ हिलाया, मुड़ा और अपनी सोने की गुफा में चला गया। उसकी आकृति अंधेरे में गायब हो गई। डिंग। उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत। 100 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। लोपनी, इंडिडी और ईवे का स्तर बढ़ गया है और उन्होंने क्रमशः ट्रेजर, एनर्जी बॉल और रिफ्रेश जैसे नए मूव सीख लिए हैं। प्रतिभा अंक आगे भी आवंटित किए जा सकते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आए और यानशियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने सिस्टम पैनल खोला और अपने तीनों खजानों को प्रतिभाएं सौंपी। लंबे कान वाला खरगोश। हमला 220 से बढ़कर 240 हो गया, कुल प्रतिभा 700 हो गई। असुकासा। दोनों रक्षा क्षमताएं 80 से बढ़कर 90 हो गई, कुल प्रतिभा 695 हो गई। ईवी। एचपी 100 से बढ़कर 120 हो गई, कुल प्रतिभा 660 हो गई। ये सब करने के बाद शियाओ कियान अपने मोटोलिजार के साथ आए और उस छोटे से जीव को यानशियाओ को देते हुए बोली, चलो अगर मैं तुमसे चिपकी नहीं रहूंगी तो तुम बेचैन हो जाओगे। यानशियाओ ने मोटोलिजार को लिया और कुशलता से उसकी टुड्डी को छेड़ा। दाये पास आया और ईमानदारी से बोला, तुम सच में कमाल हो यानशियाओ। मेरा इन्फिनिट भी शायद ऐसा हमला नहीं कर पाएगा। बैटन पास से मिला ये बस एक अस्थायी फायदा है। यानशियाओ ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, फिर गुआंगलैंग की ओर देखते हुए बोला, भाई गुआंगलैंग मुझ पर मेहरबान थे और उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई। गुआंगलैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, आह यानशियाओ, मुझे तुम्हारी ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता। कम कुशल होना ही होता है। प्रशिक्षकों में वरिष्ठता जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। मैं सहमत हूँ। दाये ने सिर हिलाया। टीम की संरचना और चालों का चयन एकदम सही था। भाई गुआंगलैंग बेवजह नहीं हारे। उनके विचार में यानशियाओ ने गुआंगलैंग की उस रणनीति का फायदा उठाया जिसमें उन्होंने अपने सबसे ताकतवर ड्रैगनाइट को मुख्य भूमिका में रखकर जीत हासिल की थी। इसलिए उन्होंने बैटन पास की ऐसी ताकत बढ़ाने वाली प्रणाली बनाई थी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात थी साइकिक टेरन का इस्तेमाल करके आइसपिन को उकसाना, हेलमेट से किया गया सटीक जवाबी हमला और ड्रैगनाइट के लिए ताउंड न सीख पाना। ये रणनीति क्रियान्वयन और ज्ञान का एक उत्तम संयोजन था। लॉन्ग ईयर्ड रैबिट के नियंत्रण संभालने और दोनों युद्ध प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने के साथ ही एक का पतन निश्चित हो गया था। शाओ कियान ध्यान से सुन रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़कर पतली हो गईं। इससे उसे इतनी खुशी हुई मानो उसकी खुद तारीफ की जा रही हो। इसी बीच लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मची हुई थी। इसे देखकर तो लगता है शिक्षक यान में पहले से ही 4 स्वर्गीय राजाओं जितनी शक्ति है। बिल्कुल, शिक्षक यान के लंबे कान वाले खरगोश ने 3 विरोधियों को हरा दिया और उनमें से 2 पौराणिक जानवर थे। ये मुकाबला वाकई अद्भुत था। समझ गई, मैं शिक्षक यान को आसानी से हरा दूंगी। दोगे? अहम, क्या ये तारीफ सच में गंभीर है? क्या आखिरकार वो दिन आ ही गया? मैं बेसब्र हूँ। ऊपर कृपया स्पष्ट करें, आप किस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? बेशक, शिक्षक यान द्वारा बुद्धिमान और सुंदर वूसों को हराने का इंतजार है। मैं इसकी कल्पना कर सकती हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। बस एक छोटा सा सवाल, क्या मुझ जैसी लड़की का इतना उत्साहित होना जायज़ है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यानशियाओ, जो लाइव स्ट्रीम को ध्यान से देख रही थी, ने देखा कि बात भटक गई है और उसने तुरंत बड़ी फुर्ती से बात टाल दी। इसी के साथ कई पुरुषों की दोस्ताना बातचीत खत्म हो गई। जल्दी से सब कुछ समेटने के बाद चारों वापस उसी रास्ते से लौट गए। शेन्हे टाउन में प्रदर्शनी में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए यानशियाओ और शियाओ कियान को जाने की जल्दी नहीं थी। आखिर उन्होंने अभी जिया देलिया से विला खरीदा था और कुछ दिन उसका आनंद लेना चाहती थी। दाये ने भी यानशियाओ को अपने घर आने का गर्मजोशी से न्योता दिया। हालांकि उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। यह मुलाकात सिर्फ दिखावा थी, असली मकसद तो मुकाबला करना था। यानशियाओ मना नहीं कर सकती थी, बल्कि वह मन ही मन इसका इंतजार कर रही थी। 4 स्वर्गीय राजाओं के स्तर के प्रतिद्वंद्वी के बारे में पहले से जानना उसके लिए एक मूल्यवान अनुभव था। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए समूह एक तालाब के पास से गुजरा। एक छप की आवाज के साथ एक नीली परछाई अचानक पानी से निकली, गेंद की तरह जमीन पर गिरी और उछलकर वापस शियाओ कियान की बाहों में आ गिरी। यह एक नीला पानी का चूहा था जिसका शरीर गोलाकार था, पूंछ स्प्रिंग की तरह मुड़ी हुई थी और पूंछ के सिरे पर लगभग शरीर के आकार का एक नीला पानी का गोला था। रीढ़ी। छोटा चूहा तालाब को देखते हुए कांप रहा था, मानो वहां कुछ भयानक हो। ये रीढ़ी है, यानशियाओ ने कहा। रीढ़ी लेवल 15 शुरुआती क्षमता, शक्तिशाली विशालकाय, अत्यधिक शक्ति के साथ जन्मी, शारीरिक शक्ति दोगुनी हो जाती है। टैलेंट 180, अधिकतम आधार स्टेट 190। ये नन्हा सा जीव काफी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, दाये ने कहा। कितना प्यारा है, लेकिन इसे किस बात का डर है? शियाओ कियान ने रीढ़ी के छोटे से चेहरे को सहलाया, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दिख रहे डर को कम नहीं कर पाए। पानी में कुछ है। वांगलैंग ने भौहें चढ़ाते हुए एक पोके बॉल निकाली। मिलग्रेड पे जीत जाकर देखो। वूश, चमकदार रोशनी से जगमगाती एक खूबसूरत क्रीम रंग की आकृति सूरज की रोशनी में उछल पड़ी। गुलाबी रिबन जैसे लंबे बाल और लाल और नीले पंखे के आकार की पूंछ बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेलोटिक लेवल 1568 एलिट 4 हाई। तो मिस्टर ग्वांगलांग के पास भी मेलोटिक है, कितना सुंदर है, शियाओ कियान ने हैरानी से कहा। हालांकि यानशियाओ और बाकी दोनों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक साथ भौहें चढ़ाकर पानी की सतह को घूरने लगे। अगले ही पल तालाब से एक भयंकर भंवर उठा। गरज, एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने सबको कपकपा दिया। मेलोटिक, जो पानी में छलांग लगाने ही वाला था, उस प्रचंड बल के कारण किनारे पर वापस लौटने को मजबूर हो गया।
जैसे ही पानी का पर्दा हटा, सब लोग तालाब में उस विशालकाय जीव को देख पाए। उसके नीले त्रिशूल जैसे सींग, नीली मूंछें, कठोर शल्क और उसका विशिष्ट खुला मुंह, ये निस्संदेह भयंकर पोकेमोन ग्याराडोस था। ग्याराडोस लेवल 75 चैंपियन इंटरमीडिएट। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये ग्याराडोस कैसे? ये चैंपियन स्तर का ग्याराडोस है, इसीलिए तो मिलोटिक भी इसके पास नहीं पहुंच पाया, दाये ने आगे कहा। लेकिन इतना शक्तिशाली ग्याराडोस इस सुनसान जंगल में कैसे मौजूद हो सकता है? शियाओ कियान ने हैरानी से पूछा। सोचने का समय नहीं है, चलो पहले इससे निपटते हैं। गुआंगलैंग ने बिना कुछ कहे दो और पोकेमोन फेंकने की तैयारी की। तभी दूर एक खाई से सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसने सिर पर भूसे की टोपी पहन रखी थी, निकला। ग्याराडोस, इतना घमंड मत करो, वापस सो जाओ। गरज। ग्याराडोस की भयंकर आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं और अंत में वह पानी में डूबकर गायब हो गया। प्रीवियस अध्याय 301 द रॉक का टोकन। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 302 क्रिम्सन सन का अतीत 5वां अपडेट, कृपया समर्थन करें। बूढ़े आदमी ने उन चारों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको चौंका दिया। जाने से पहले अंदर आकर चाय पी लीजिए, इसे मेरी माफी समझिए। यान शियाओ और बाकी सब ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया, मना नहीं किया। वे सभी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि चैंपियन स्तर के पोकेमोन वाले एक बूढ़े आदमी पहाड़ों में एकांत में कैसे रह रहे हैं। कोई बात नहीं, अब सब चले गए हैं, शियाओ कियान ने लुलिली के गाल को चुटकी काटते हुए कहा। लुलिली नन्हा जीव मीठी मुस्कान के साथ उसके हाथ से रगड़ा। पत्नी, लगता है यह आपको बहुत पसंद करता है, यान शियाओ ने कहा। मम, शियाओ कियान ने मुस्कुराते हुए नन्हे जीव को मुमू का दूध पिलाया। उसे प्यारे छोटे जीवों से कोई परहेज नहीं था। कुछ देर बाद वे चारों बूढ़े आदमी के घर पहुंचे। यह एक साधारण सा आंगन था, लेकिन घर के सामने कई एकड़ में फैला एक विशाल खेत था, जिसमें फलों के पेड़ और अनाज बोए गए थे। इसके अलावा यान शियाओ ने यह भी देखा कि हालांकि आंगन साधारण दिखता था, लेकिन उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद टिकाऊ थी और कोनों में स्टील के ढेर लगे थे, जो किसी मशीन के टूटे फूटे टुकड़ों जैसे लग रहे थे। ये वो चीजें हैं जिनसे मेरा पोता बचपन में खेलता था, अब ये सब टूट गई हैं, हाहा, बूढ़े आदमी ने कहा और समूह को कमरे में ले गया। गग गग। बूढ़े आदमी ने 4 कप गर्म चाय डाली और समूह ने अपने कप उठाए और उत्सुकता से कमरे का जायजा लिया। जल्दी ही यान शियाओ की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी, नीले बालों वाली एक महिला और छोटे बालों वाले एक लड़के के साथ खड़ा था। अधेड़ उम्र का आदमी स्पष्ट रूप से वही बूढ़ा आदमी था जो उसके सामने था, और नीले बालों वाली महिला भले ही खुशी से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बीमारी और थकावट साफ झलक रही थी। हालांकि छोटा लड़का यान शियाओ को कुछ जाना पहचाना सा लगा और वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, ये बच्चा, हे, ये मेरा पोता चीरी है। तस्वीर में दिख रही महिला उसकी माँ है, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। चीरी। यान शियाओ की आवाज़ कई गुना बढ़ गई। तभी उसे समझ आया कि उसे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अगर लड़के की चमकती मुस्कान को छोड़ दे तो क्या वह टीम गैलेक्टिक के नेता चीरी का छोटा रूप नहीं था? चीरी ने पूरे दिन अपनी भावनाओं को दबाकर रखा था और कोई भाव नहीं दिखाया था, इसलिए यान शियाओ उसे तुरंत पहचान नहीं पाई थी। क्या ये वही मशहूर व्यवसायी चीरी हैं? वांगलैंग ने पूछा। जी हाँ, बूढ़े आदमी के चेहरे पर गर्व और थोड़ी हैरानी का भाव था। वैसे अभी अभी जिस ग्याराडोस ने तुम पर हमला करने की कोशिश की, उसे मेरे पोते ने यहाँ छोड़ा था। तुम्हें डराने के लिए माफ करना। अजीब बात है, मुझे याद नहीं कि रेडसन इतना शक्तिशाली प्रशिक्षक है। बिग लीफ ने भौहें चढ़ाईं। एलीट 4 के सदस्य होने के नाते सिन्हो क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना उसका कर्तव्य था। वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ कौन कौन से शक्तिशाली एलीट 4 सदस्य और चैंपियन स्तर के प्रशिक्षक मौजूद हैं। लेकिन अब एक चैंपियन स्तर का ग्याराडोस उसके दरवाजे पर आ गया था, और उसके द्वारा छोड़ी गई आभा को देखते हुए शायद वह भी अपने टाइप डिसएडवांटेज के बावजूद उस ग्याराडोस को रोक नहीं पाता। तो मुझे नहीं पता, रेडसन हमेशा से ही चतुर रहा है, लेकिन वह मुझे कभी कुछ नहीं बताता, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए समझाया। कुछ और औपचारिक बातचीत के बाद वांगलांग सबसे पहले निकल गया, क्योंकि उसे बैटल टावर में कुछ काम निपटाने थे। दाये भी उस दिन अपनी खोजों में मग्न था, इसलिए उसने भी जाने से पहले यान शियाओ से उसके घर मिलने का समय तय किया। घर में केवल यान शियाओ और उसके 2 साथी ही रह गए। दादाजी, मुझे पहले श्री चीरी से मिलने का सौभाग्य मिला था और मैं उनके अतीत के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे उनके बचपन के बारे में बता सकते हैं? यान शियाओ ने चीरी द्वारा दिया गया अपना व्यवसाय कार्ड निकालते हुए कहा। तियागुआन पर्वत की तलहटी में उनसे मिलने के बाद से वह अक्सर उस दिन चीरी के शब्दों पर विचार करता रहता था। जैसे तथाकथित सपनों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं के कारण दुनिया में अराजकता फैल गई है, और मनुष्य का हृदय अपूर्ण और अपूर्ण होने के कारण स्वयं इस दुनिया का अपमान है, इत्यादि। यान शियाओ को सबसे ज्यादा चिंता उनके आखिरी वाक्य की थी, जब तुम असफलता का सामना करोगे, दर्द सहोगे, सबसे महत्वपूर्ण चीजें खो दोगे, तब तुम मेरी बात समझोगे। उस समय तुम्हारा हमारे साथ स्वागत है। इसलिए उसे चीरी के दादाजी से भी कुछ जवाब मिलने की उम्मीद थी। ओह, 80,65,0448। बूढ़े ने बिजनेस कार्ड उठाया और धीरे से सिर हिलाया। सच में यह उस बच्चे रेडसन का नंबर है। दरअसल यह एक दर्दनाक अतीत है। चूंकि तुम सुनना चाहते हो, उन्होंने अपनी पलकें उठाई, उनकी धुंधली आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी। तो ये बूढ़ा तुम्हें बताता है। उनकी उम्रदराज लेकिन शांत आवाज में एक प्रतिभाशाली बच्चे की दुखद समय मृत्यु की कहानी सुनाई दी। 20 साल से भी ज्यादा पहले एक साधारण परिवार में एक प्रतिभावान बच्चे का जन्म हुआ। परिवार बहुत ही साधारण था, माता पिता, दादाजी और नवजात रेडसन। उस समय लीग की व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं अभी परिपूर्ण नहीं थी, और प्रशिक्षक समुदाय भी उतना मजबूत नहीं था, इसलिए आम लोगों का जीवन आज की तुलना में कहीं कम समृद्ध था। रेडसन को बेहतर जीवन देने के लिए उसके पिता ने दूसरों पर भरोसा करते हुए परिवार की सारी बचत खाली कर दी और एक कैसीनो में चले गए। और यहीं से एक बुरे सपने की शुरुआत हुई। पहले से ही गरीब परिवार उसके पिता के इस हताश जुए के कारण और भी कंगाल हो गया, लेकिन तब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। चीरी के दादा और माता के बार बार समझाने और विनती करने के बावजूद सब व्यर्थ रहा। कुछ ही वर्षों में वह भारी कर्ज में डूब गया और उसे चुकाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जीवन की कठिनाइयों, उसके भीतर के लालच और अतृप्त इच्छाओं ने उसे और भी चिड़चिड़ा बना दिया। वह अक्सर घर पर चीरी की मां को पीटता था, और यहाँ तक कि छोटी चीरी भी नहीं बच पाती थी। सौभाग्य से चीरी के दादाजी के पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी और वे कभी कभी मां और बेटे की मदद करते थे, जिससे चीरी को स्कूल जाने का मौका मिला।
भूख और पारिवारिक कलह के इस माहौल में भी चीरी ने सीखने की अद्भुत क्षमता दिखाई। चौथी कक्षा से सीधे दाखिला लेकर उसने महज 6 महीनों में अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। हालांकि जब वह खुशी खुशी अपना परफेक्ट रिपोर्ट कार्ड लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां के हाथ से रुमाल में लिपटे खुले पैसे झटपट छीन रहे हैं। ये वो पैसे थे जो उसकी मां ने स्कूल का सामान खरीदने के लिए बड़ी मेहनत से छोटे मोटे काम करके बचाए थे। लेकिन अब उसके जुए के आदि पिता को इसके बारे में पता चल गया था और लालच में अंधा होकर वह अपने नुकसान की भरपाई जुए में करना चाहता था। तब वह सिर्फ 9 साल का था, असहाय होकर देख रहा था कि उसके पिता ने उसकी मां को पीट पीट कर बेहोश कर दिया, खून से सने सिक्कों का एक मुट्ठी भर हिस्सा उठाया और पागलों की तरह घर से बाहर भाग गए। एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। बूढ़े ने दुख से सिर हिलाया, उसकी आवाज में दया और घृणा भरी थी। और फिर क्या हुआ? शियाओक्सी ने टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। फिर दूसरा भयानक सपना शुरू हुआ। जारी रहेगा। नया साल मुबारक हो। ये 2024 है, ड्रैगन के चंद्र नव वर्ष का पहला दिन, रात के 12 बजे। फुबुकी सभी पाठकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां, उज्ज्वल आशाएं और सभी मनोकामनाएं पूरी करे। यहाँ 5वां अपडेट आ गया है। सभी को और यान शियाओ को ढेर सारी शुभकामनाएं। बी लंबे कान वाला खरगोश। खरगोश का वर्ष बीत गया, लेकिन मैं अभी भी यही हूँ। पिछले अध्यायों में सावधानीपूर्वक चयनित चित्र डाले जा रहे हैं, कृपया उन्हें देखें। यदि संभव हो तो फुबुकी को एक छोटा सा उपहार और एक अच्छी समीक्षा देना और भी अधिक प्रेरणादायक होगा। ओमेगा तारांकन। प्रीवियस अध्याय 302 क्रिम्सन सन का अतीत 5वां अपडेट, कृपया समर्थन करें। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैंटेसी नॉवल सीरीज, ए बुक्स, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ट्रांसलेशन टूल्स और रिसोर्सेज, सोशल साइंसेज, बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 303 में केवल क्षमा मान सकता हूँ। अपने पिता द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद चीरी की मां का पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। अंततः वह भारी श्रम करने में भी असमर्थ हो गई। दूसरों की बातों की परवाह किए बिना उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया, मानो उनका मानना था कि परिवार का पैसा केवल चीरी पर खर्च करने में ही सार्थक है। हालांकि परिवार समस्याओं से घिरा हुआ था, चीरी असाधारण रूप से मेहनती था और अपनी कक्षा में लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त करता था। उम्मीद थी कि उसका बचपन सुचारू रूप से बीतेगा और वह अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगा। दुर्भाग्यवश भाग्य ने अपना खेल खेला। एक दिन उसके पिता, जो एक मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, सामान ढोते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए और एक ऊंची इमारत से गिर गए। जब चीरी घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने केवल चमकीले लाल खून का एक बड़ा धब्बा देखा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। उसके बाद उसके पिता द्वारा छोड़े गए कर्ज उस पर और उसकी मां पर आ गए। पहले से ही गरीब परिवार को फिर कर्ज वसूलने वालों ने लगातार परेशान किया। पहले तो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि हम कर्ज नहीं चुका सकते तो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। मेजें, कुर्सियां, बर्तन, यहाँ तक कि चीरी की किताबें भी एक एक करके ले जाकर बेच दी गईं। बोलते हुए बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू भर आए। क्या चीरी के पिता के हादसे के लिए कोई मुआवजा नहीं है? यान शियाओ ने पूछा। है, लेकिन सालों से जमा हुए उनके जुए के कर्ज के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। यान शियाओ ने दीवार पर टंगी तस्वीर पर फिर से नजर डाली। तस्वीर में दिख रही महिला यहाँ नहीं थी। सच वही निकला जिसका उसे शक था। अगले दिनों में चीरी की मां दिन रात उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती रही, लेकिन पिता को खो चुके बच्चे को स्कूल में जिस पूर्वाग्रह, भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा, उसने उसके दिल पर गहरे घाव छोड़ दिए। उत्कृष्ट अंकों के बावजूद उसके कोई दोस्त नहीं थे और कोई उसकी परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे चीरी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन नियति ने मानो उसे जाने नहीं दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के वर्ष वह लगभग पूर्ण अंकों के साथ एक बार फिर घर लौटा, लेकिन उसे वह झुकी हुई व्यस्त आकृति नहीं दिखी। सबने उसे बताया कि उसकी मां व्यस्त है और घर नहीं आ सकती। उसने उनकी बात मान ली और लगन से पढ़ाई जारी रखी। उसने पुस्तकालय में दिन रात मेहनत की। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक 2 सहपाठी, जो हमेशा उसे नापसंद करते थे, लापरवाही से उसके पास से गुजरे। उनकी बातचीत उसके कानों तक पहुंची। कभी कभी मुझे कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, वे ऐसे पढ़ाई करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उनकी माताएं गंभीर रूप से बीमार होती हैं। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी मां परिणाम देखने के लिए जीवित भी रहेगी। बोलते हुए दोनों ने उसकी ओर इशारा किया। चीरी को अचानक पिछले कुछ दिनों में घटी सारी अजीब बातें समझ आ गईं और उसका मन पूरी तरह से बदल गया। वह पागलों की तरह स्कूल से बाहर भागा और घर लौट आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने दादा दादी और मां के बारे में जानने के लिए बेताब था। वह इतनी तेजी से भागा कि उसे अपने फटे हुए जूतों और खून बहते अंगुलियों का भी पता नहीं चला। जब वह एक सुनसान, गंदी सी छोटी सी क्लिनिक में पहुंचा तो आखिरकार उसे वह महिला मिली जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। महज एक दशक में उसके बाल काले से सफेद हो गए थे और उसके चेहरे की हर झुर्री उसके लिए उम्मीद और अपराधबोध से भरी हुई थी। उसके हाथ, जो किसी चित्रे से भी ज्यादा खुरदुरे थे, हर सर्दी में फट जाते थे, फिर भी उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की, बल्कि खुद को काम में मग्न कर लेती थी। मां चीरी, जिसने सालों से कोई भावना नहीं दिखाई थी, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियों से बिस्तर के सामने का फर्श भीग गया और उसके घायल दिल में उतर गया। लेकिन उसकी मां ने मुंह खोला पर कोई आवाज नहीं निकली। अंत में वह बस उसे प्यार भरी निगाहों से देखती रह गई। काफी देर तक दुनिया की चमक लिए वो धुंधली आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, और उनके साथ ही चीरी का दिल भी बंद हो गया। उसकी मां के देहांत के बाद उसने अपने सारे स्वस्थ और उपयोगी शरीर के ऊतक दान कर दिए ताकि अधिकांश कर्ज चुकाया जा सके। लेकिन चीरी, वह लड़का, मनोभावनाओं से पूरी तरह खाली हो गया था। उसने अपनी होनहार पढ़ाई छोड़ दी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लग गया। बाद में मैं यहाँ आया। इतने सालों में मैं उसके संपर्क में रहा। अब वह एक प्रसिद्ध उद्यमी है। मुझे विश्वास है कि अगर उसकी मां को पता चलता तो उसे कोई पछतावा नहीं होता। चीरी के दादाजी ने धीरे से आह भरी और अपनी चाय पी ली। अगर तुम चीरी से मिलो तो कृपया उसे बताना कि मैं अपने जीवन में उसे अच्छी तरह पालने में असफल रहा। मैं उसे एक अच्छा जीवन जीने का आग्रह करता हूँ। उन्होंने हाथ हिलाया और अंदर के कमरे में चले गए। पीछे मुड़कर बोले, मैं थक गया हूँ, आप सब आराम से बैठिए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। यान शियाओ और शियाओ कियान एक दूसरे को अवाक देख रहे थे। शियाओ कियान की आंखें लाल थीं। चीरी की कहानी सुनकर वह स्पष्ट रूप से आहत थी। यान शियाओ को आखिरकार समझ आ गया कि चीरी का सबसे महत्वपूर्ण चीज खोने का क्या मतलब था।
शायद उसकी नज़र में उसके पिता का स्वार्थ और लालच, उसके सहपाठियों का पूर्वाग्रह और द्वेष और उसके अपनी भोलापन और कमजोरी ही उसकी माँ की त्रासदी का कारण थे। इसलिए उसने पूर्ण सत्ता की खोज की, अपने दिल को पूरी तरह से त्याग दिया और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहा जहाँ दिल न हो। यान शियाओ ने बासी हवा में एक गहरी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, दुनिया सुंदरता से भरी है, फिर भी तुम्हें इसका अनुभव करने का मौका नहीं मिला। तुम्हारी तुलना में मैं 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा भाग्यशाली हूँ। सही और गलत अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण ये था कि यान शियाओ और चीरी दोनों के अपने लक्ष्य थे जिन्हें उन्हें हासिल करना था और ऐसे कारण थे जिनके लिए उन्हें प्रयास करना था। उसने मन ही मन आह भरी, अगर तुम इस दुनिया को तबाह करना चाहती हो तो मैं बस माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे प्यारे पोकेमोन हैं, मेरे प्यारे लोग हैं और मेरे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अपना सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने अपने विचारों को किनारे रखकर शियाओ कियान का कोमल हाथ थामा और उसकी आंखों में फिर से दृढ़ संकल्प आ गया। पत्नी, चलो वापस चलते हैं। ठीक है। डॉट 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 मनोरम इलाके में स्थित विला में वापस आकर शियाओ कियान ने कुशलता से एप्रन पहना और दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। यान शियाओ ने उसके सीने और नितंबों पर हल्के से हाथ फेरने के बाद आराम से सोफे पर बैठ गया और अपनी कमाई का हिसाब लगाने लगा। कार्य पैनल खोलते ही कई सूचनाओं की आवाजें सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने चैलेंज द रॉक रजिस्ट्री साइड क्वेस्ट पूरी कर ली है और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। रॉक माउंटेन का आशीर्वाद, रॉक टोकन और पौराणिक पोकेमोन क्रेगिंगीग्स को पकड़ने का क्वेस्ट अब उपलब्ध है। डिंग, होस्ट ने बैटल टावर के ग्रैंड मैग्ना के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है और 3 यादृच्छिक क्रॉस स्पीशीज टीएम प्राप्त किए हैं। डिंग, बैटल फ्रंटियर साइड क्वेस्ट पूरी हो गई है और विशेष पुरस्कार के रूप में दिव्य वस्तु रेनबो मेटियोराइट प्राप्त हुई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने अपना मुंह खोला और सपने में खोए हुए अंदाज में दोहराया, रेनबो मेटियोराइट। उसने अपने बैग में हाथ डाला और इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगाता पत्थर निकाला और ऊर्जा की एक धुन पूरे कमरे में फैल गई। इंद्रधनुषी उल्कापिंड, एक दिव्य वस्तु, एक उल्कापिंड जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और आकाश से नीचे आता है, जिसमें आकाश के अवतार रेक्वाजा को मेगा इवोल्यूशन करने की पर्याप्त शक्ति होती है। रेक्वाजा को बुलाने के लिए उल्कापिंड से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। प्रीवियस अध्याय 303 में केवल क्षमा मांग सकता हूँ। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, फैंटेसी नॉवल सीरीज, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 304 7 रंगों वाला उल्कापिंड प्रमाणीकरण के लिए अद्भुत लेखक एक्सप्लोडिंग लव का धन्यवाद। जैसा कि उम्मीद थी, ये रेक्वाजा का ही टुकड़ा है। यान शियाओ इंद्रधनुषी उल्कापिंड को पकड़े हुए खाली निगाहों से घूर रही थी। ORAS श्रृंखला में जो ओमेगा रूबी और अल्फा सैफायर खेलों द्वारा निर्मित एक समानांतर ब्रह्मांड है, इंद्रधनुषी उल्कापिंड रेक्वाजा का एक मेगा इवोल्यूशन आइटम है। ये होइंग क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी है। हजारों साल पहले प्राकृतिक ऊर्जा से प्रेरित होकर पृथ्वी के अवतार ग्राउडॉन और समुद्र के अवतार क्योग्रे के बीच संघर्ष ने होइंग क्षेत्र को भूमि और समुद्र में विभाजित कर दिया था। जब रेक्वाजा और क्योग्रे भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे, तभी इंद्रधनुषी उल्कापिंड एक उल्कापिंड की तरह आकाश से गिरा और एक झरने के पास जा गिरा। रेक्वाजा भी आकाश से उतरा और न्याय का एक शक्तिशाली और तीव्र प्रहार करते हुए संघर्ष को शांत कर दिया। इस प्रकार झरने का नाम बदलकर उल्का जलप्रपात रख दिया गया और रेक्वाजा के भक्त उल्का जन वहां एकत्रित होने लगे। 1000 साल बाद एक और उल्कापिंड होइंग क्षेत्र के पूर्वी समुद्र से टकराया, जिसकी अपार प्राकृतिक ऊर्जा ने 2 शरारती बच्चों को जगा दिया। ग्राउडॉन और क्योग्रे फिर से भिड़ गए, एक ने जमीन का विस्तार किया, दूसरे ने समुद्र का, और अंततः उल्कापिंड के गड्ढे में उनका आमना सामना हुआ, जिससे होइंग में अराजकता फैल गई। इस संकट की घड़ी में उल्कापिंड वंश के उत्तराधिकारी ने सहस्राब्दियों से चले आ रहे 7 रंगों वाले उल्कापिंड से प्रार्थना की। आकाश ड्रैगन, ठीक उसी तरह जैसे 1000 साल पहले हुआ था, आकाश से उतरा, उल्कापिंड का उपयोग करके मेगा इवोल्यूशन प्राप्त किया और आसानी से दोनों बच्चों को हरा दिया। इस टक्कर से बना उल्कापिंड का गड्ढा अब सूटोपोलिस शहर है। उल्कापिंड वंश की एक शाखा वहां आकर बस गई और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सूटोपोलिस वंश के नाम से जाना जाता है। सूटोपोलिस जिम लीडर वालेस इस वंश के उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद उल्कापिंड लोगों ने मिलकर आकाश तक पहुंचने वाला एक टावर बनाया, जिसे स्काईपिलर कहा जाता है, ताकि 7 रंगों वाले उल्कापिंड को उसमें स्थापित किया जा सके और साथ ही रेक्वाजा द्वारा कई मौकों पर की गई मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया जा सके। इंद्रधनुषी उल्कापिंड के बारे में जानकारी याद आते ही यान शियाओ का दिल उत्साह से भर उठा। इस उल्कापिंड की मदद से वह रेक्वाजा को बुलाकर किसी भी संकट को नाजुक क्षण में हल कर सकता था। 2 दिग्गज पोकेमोन फ्लाइलेस और मरमेंडिक को अकेले ही हराने की क्षमता रखने वाला रेक्वाजा वाकई अद्वितीय था। खासकर हुपा फिल्म में शाइनी मेगा रेक्वाजा का एक साथ 6 विरोधियों से मुकाबला करने का दृश्य यादगार था। इसे आर्सिस के बाद सबसे शक्तिशाली दिग्गज पोकेमोन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेशक पिछले जन्म में एनिमे और फिल्मों में शक्ति स्तर स्वाभाविक रूप से असंगत थे, वास्तविक दुनिया में वास्तविक शक्ति स्तर निर्धारित करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का आकलन करना आवश्यक होगा। इंद्रधनुषी उल्कापिंड को सावधानीपूर्वक उठाते हुए यान शियाओ ने अपना ध्यान 3 यादृच्छिक क्रॉस स्पीशीज टीएम पर केंद्रित किया। उसने एक का चयन किया और उसका उपयोग किया। डिंग, आइटम का उपयोग किया गया, क्रॉस स्पीशीज टीएम, मून पावर पाउंड्स और थ्रोटाउंस प्राप्त हुए। तीनों मूव्स कारगर थे। यान शियाओ ने जोरोक को कवरेज के लिए मून पावर, ब्रिसी को आक्रमण विकल्पों को बढ़ाने के लिए पाउंस और उर्सारिन को, जिसके पास कोई प्रतिस्थापन मूव नहीं था, थ्रोटाउंस दिया। अंत में उसने लेजेंडरी पोकेमोन कैप्चर पेज खोला। अद्वितीय लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ा गया, रेजिगिगस। विवरण, होस्ट ने 3 रेजिस्ट्रील पोकेमोन का विश्वास प्राप्त कर लिया है। आप स्काईक्राउन पर्वत में स्नोपीक मंदिर जाकर सोए हुए रेजिस्ट्रील को जगा सकते हैं और उसका विश्वास जीतने के लिए उसे बर्फ, चट्टान और इस्पात के 3 टोकन दे सकते हैं। ध्यान दें, रेगिंगीग्स को पकड़ने के लिए उसे हराना आवश्यक है। कृपया पर्याप्त शक्ति होने के बाद ही आगे बढ़ें। लगता है मैं सीधे पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। यान शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। अगर वह रेगिंगीग्स को सफलतापूर्वक पकड़ लेता तो पिछली बार डकरोक का सामना करते समय वह इतना निष्क्रिय नहीं होता। हनी, खाना तैयार है। शियाओ कियान रसोई से एक प्लेट लेकर बाहर आए। उसके 2 बड़े फल उसकी एप्रन पर लहरें बना रहे थे। रिली, नीला पानी का चूहा उसके पीछे पीछे प्यारे अंदाज में उछलता हुआ आया। इस नन्हे से ने हाँ कह दी। यान शियाओ ने मेज पर पहुंचते ही रिली को देखा।
हे मैं तुम्हें औपचारिक रूप से मिलवाती हूँ। ये लिली है, मेरी नई पकड़ी हुई साथी, शियाओ कियान ने अपनी एप्रन खोलते हुए कहा, जिससे उसके भारी बड़े स्तन दिखाई दिए। यान शियाओ ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, शियाओक्सी ने कहा, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह यान शियाओ की बाहों में सिमटी हुई थी और उसे अपनी मर्जी से करने दे रही थी। रिप, कपड़ा फटने की आवाज आई, जिससे बर्फ जैसी सफेद त्वचा की एक झलक दिखाई दी। लिली ने हैरानी से यह दृश्य देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, एक पोकेबॉल उसके सिर पर लगी और उसे पकड़ लिया। टॉप, पोकेबॉल जमीन पर गिरी और धीरे से डगमगाए। शाम की हवा उसके साथ सीटी बजाती हुई बह गई। अगले दिन सूरज आसमान में ऊंचा था। बड़े से पलंग पर कपड़ों से ढका हुआ यान शियाओ भौहें चढ़ाकर आंखें खोली। उसकी नजरों के सामने चिकने पैर, बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के मुड़ी हुई पिंडलियां और भरी हुई गोल मटोल जांघें थीं। उसने नींद से भरी अपनी गर्दन हिलाई और यादें उसके दिमाग में उमड़ आईं। पिछली रात भोर तक नींद न आने की बात सोचकर यान शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जियो रेजिमेंट के आशीर्वाद से उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था और शियाओ कियान को उसका ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपनाने पड़े। उसने उसके सुडौल आकर्षक नितंबों को चुटकी से दबाया और बड़ी छाती वाली लड़की ने हल्की सी आह भरी और फिर सो गई। यान शियाओ मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि यह लड़की सचमुच थक गई है। उसने शियाओ कियान को धीरे से लिटाया, उसे गोद में लिया और अपनी आंखें बंद करके सपनों की दुनिया में खो गया। टैप टैप टैप, जैसे ही वह गेमिंग रूम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे कीबोर्ड की खटखटाहट सुनाई दी। भालू के रूप में एक पात्र भावहीन होकर लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा था, वोलेबेयर थंडरलॉर्ड को नियंत्रित कर रहा था। ये हीरो पहले से ही काफी अनाड़ी था और भालू के हाथों में तो यह और भी ज्यादा भालू बन गया, अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा लगातार छकाया जा रहा था। भले ही भालू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, यान शियाओ को हवा में एक ठंडी आभा फैलती हुई महसूस हुई। अगर सिस्टम की वस्तुओं की अविनाशी प्रकृति न होती तो उसे लगा कि भालू पूरे कमरे को तहस नहस कर सकता था। छोटी है, अगली बार तुम सिस्टर बेयर के साथ खेलोगी, ठीक है? एने सिर हिलाया और अगिकेटिचेट और जोरोक के अनिच्छुक भावों के बीच एम्प्रेसेस इन द पैलेस गेम बंद कर दिया। हाल ही में अगिकेटिचेट को ये साजिश भरे नाटक बहुत पसंद आने लगे थे, यहाँ तक कि वह जोरोक के साथ इन्हें देखता था, जिससे उसका ट्रिकस्टर कौशल असाधारण स्तर तक बढ़ गया था। कमरे के दूसरी तरफ सिलवाली और पिज्जी और चिपकली को गेमिंग उपकरण चलाना सिखा रहे थे। टीम में बाद में शामिल होने के कारण उनके कौशल का स्तर लगभग बराबर था। साथ ही उनके पंजे ज्यादा फुर्तीले नहीं थे, इसलिए ब्रॉन्ज और आयरन रैंक में उनके मुकाबले बराबरी के थे। वे अपनी अपनी रैंक में पूरी तरह घुल मिल गए थे। स्लेकिंग और सारिंग और ब्रेवेरी तीनों एक साथ बैठकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, तूफान आदि के संकलन देख रहे थे, जिनमें बीच बीच में वैज्ञानिक व्याख्याएं भी दिखाई जा रही थीं। ये तीनों स्वभाव से हिंसक थे, इसलिए उन्हें ऐसे विस्फोटक दृश्य देखने में बहुत मजा आ रहा था। कंस्कान अकेला बैठकर एक पेरेंटिंग प्रोग्राम देख रहा था, जबकि बाकी लोपुनी और ओलिविया अपने अपने सिमुलेटेड स्पेस में ट्रेनिंग कर रहे थे। यान शियाओ ने सिर हिलाया। अब तक उसके कई पोकेमोन इस स्पेस का इस्तेमाल करने में माहिर हो चुके थे, इसलिए उसे उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कोष्टक जारी रहेगा। चंद्र नव वर्ष के दौरान बहुत सारे काम थे और मैं देर रात तक जागता रहा, इसलिए पर्याप्त ड्राफ्ट सेव नहीं कर पाया। इसके लिए मैं सभी से माफी मांगता हूँ। जब मुझे बाद में बेहतर समय मिलेगा तो मैं और अध्याय जोड़ूंगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। इस पुस्तक को लिखने में 4 महीने लगे और यह पहली बार है जब इसे किसी शीर्ष लेखक से इतनी सराहना मिली है। आप सभी को फिर से धन्यवाद और उपहार के रूप में मैं एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा। मैं सचमुच ऐसा कर रहा हूँ। प्रीवियस अध्याय 304 7 रंगों वाला उल्कापिंड प्रमाणीकरण के लिए अद्भुत लेखक एक्सप्लोडिंग लव का धन्यवाद। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑनलाइन वीडियो, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई-बुक रीडर डिवाइस, फैंटेसी नॉवल सीरीज, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ड्रामा फिल्म्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 305 अब और भी बेहतर है। अपने पोकेमोन के लेवल पर नजर डालते हुए यान शियाओ ने लिजार्ड और कांस्कान को बुलाया और दोनों को एक एक रेयर कैंडी दी। डिंग, रेयर कैंडी खाई गई। कांस्कान का लेवल बढ़कर 40 हो गया, लिजार्ड का लेवल बढ़कर 10 हो गया और उन्होंने क्रमशः बूस्ट पंच और हाई स्पीड स्पिन मूव सीख लिए। कांस्कान का फ्रेंडशिप लेवल अधिकतम हो गया और उसने रिटर्न मूव सीख लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। यान शियाओ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कांस्कान का फ्रेंडशिप लेवल इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। टाडा, कांस्कान ने ज्यादातर रेयर कैंडी खा ली और बाकी बची हुई कैंडी अपने थैले में मौजूद छोटे कांस्कान को फेंक दी और उसे बड़े चाव से देखते हुए मजे से खाया। यान शियाओ को अचानक समझ आ गया, ऐसा लगता है कि कांस्कान जैसे पोकेमोन के लिए मित्रता स्तर की गणना दोगुनी दर से की जाती है। ऐसा लगता है कि माँ और बेटी दोनों पोकेमोन उन्हें पकड़ने के बाद बहुत संतुष्ट हैं। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, नन्हा कांस्कान बड़ी कुशलता से अपनी थैली से बाहर निकला और गले लगाने के लिए अपने छोटे छोटे पंजे फैला दिए। डाला, यान शियाओ ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। कितना चिपका रहने वाला नन्हा जीव है। गारू, कांस्कान ने हंसते हुए जवाब दिया। पहले से ही युद्धप्रिय उसे यान शियाओ से एक रणनीतिक बढ़ावा मिला और वह अपनी सभी चुनौतियों में अजेय रहा। यही उसके प्रति उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा थी और ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रभाव से उसकी बेटी का यान शियाओ के प्रति स्नेह प्रतिदिन बढ़ता गया। कुछ देर तक उसे पकड़े रहने के बाद यान शियाओ ने नन्हे कांस्कान को मोटर चिपकली की पीठ पर रख दिया ताकि दोनों नन्हे जीव एक साथ खेल सकें। तभी भालू के वस्त्र पहने खिलाड़ी ने एक निराशाजनक मैच समाप्त किया और शियाओ के गेमिंग समूह में शामिल होने के लिए एक खाली सीट खोजने का फैसला किया। इस बार वह अधिक चतुर था। उसने सीधे भारी भरकम दिखने वाले अवतार को ढूंढा और उस पर निशाना साधा। रॉक सॉलिड विशिष्ट ध्वनि प्रभाव गूंज उठे और यान शियाओ ने सहजता से रैंक ऊपर चढ़ने का अपना सफर शुरू किया। शियाओ ने एक सिल्वर स्मर्फ अकाउंट बनाया और लगभग हर गेम में जीत हासिल की। औसतन प्रति मैच 25 मिनट से ज्यादा नहीं खेला। कुछ घंटों के बाद यान शियाओ गोल्ड रैंक पर पहुंच गया। आखिरकार मालफाइट द स्टोन मैन द रैंक क्लाइंबिंग बीस्ट उपनाम उसे यूं ही नहीं मिला था। मैं अब गोल्ड प्लेयर हूं। यान शियाओ ने भालू के वस्त्र पहने प्राणी के कंधे पर गर्व से थपथपाया। किट, भालू के वस्त्र पहने प्राणी ने यान शियाओ के आंकड़े देखते हुए सिर हिलाया। 0.5/8। यह उससे 2 बार कम मरा तो ये गोल्ड से कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
ये सोचकर वह खुश हो गया। यान शियाओ सपने की दुनिया से तभी बाहर निकला जब उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। आंखें खोलते ही उसने अपने सामने गुलाबी होठों का एक जोड़ा बड़ा करके देखा। ओह, जागते ही तुमने मुझे चूम लिया है ना? यान शियाओ ने शियाओ कियान को चुटकी काटी। ओह, शियाओ कियान धीरे से बोली, नहीं, मैंने उसे खुलेआम चूमा। जैसे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए उसने यान शियाओ की गर्दन में बाहें डालकर उसे फिर से चूम लिया। यान शियाओ के हाथ अनजाने में नीचे की ओर बढ़ गए। शियाओ कियान ने हल्की सी आह भरी, फिर अचानक यान शियाओ को धक्का देकर दूर कर दिया। तुम कितने परेशान करने वाले हो, हमेशा शरारत करने की सोचते हो। उठो, जो भी देर करेगा उसे एक हफ्ते तक बर्तन धोने पड़ेंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह जल्दी से उठ गई। यान शियाओ उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर बिस्तर पर ही पड़ा रहा। शियाओ कियान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह अभी भी वहीं लेटा है, तो उसने पूछा, हम प्यारे, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? इस एंगल से मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही है, यान शियाओ ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जैसे तस्वीर खींचने के लिए अपना फोन पकड़े हुए हो। अरे सच में, मुझे देखने दो। शियाओ कियान और करीब आए। उसके भरे हुए बर्फीले स्तनों से उसकी क्लीवेज और भी उभर रही थी। उसका सपाट पेट और चिकनी पीठ उसके सुडौल आकार के कर्व्स को उभार रही थी। हम अब तो और भी खूबसूरत लग रही है, यान शियाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। शियाओ कियान चौंक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि हिलने डुलने से उसकी ढीली नाइट गाउन उसकी छाती तक सरक गई थी। वह तुरंत हंस पड़ी और डांटते हुए बोली, तुम गंदे आदमी, क्या तुम मुझे रोज देखते देखते तक नहीं गए? बेशक, मैं उसे जिंदगी भर देखना चाहता हूँ। तुम तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। उठो और नहा लो, मैं कुछ खाने जाती हूँ। लड़की ने उसके गाल पर चुंबन किया। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और हल्के कदमों से कमरे से बाहर चली गई। यान शियाओ मुस्कुराए और चुपके से दक्षिणी गोलार्ध की तस्वीरें अपने फोन के निजी एल्बम में सहेज लीं। खाना खाने के बाद यान शियाओ और शियाओ कियान युद्ध क्षेत्र के उत्तर में स्थित उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर चल पड़ी। दाइये और माइकल के दादाजी वहां एक युद्ध अखाड़ा चलाते थे, जहां अनुभवी प्रशिक्षकों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराए जाते थे। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया भर के शक्तिशाली प्रशिक्षक अक्सर वहां एक दूसरे को चुनौती देते थे। दोनों एक खुले मैदान में पहुंची और दूर से प्राचीन हरे रंग की टाइलों वाली दीवारें दिखाई देने लगीं। बूम! अखाड़े में एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उसकी रोशनी और प्रभाव एक पारदर्शी अवरोध से रुक गए। हवा में एक विशाल सुनहरी तलवार जिस पर एक ढाल थी, धीरे धीरे ऊपर उठी और पूरी इमारत को सुरक्षित कर लिया। यह क्या है? एक पोकेमॉन, शियाओ कियान ने उत्सुकता से पूछा। इसे एजिस्लेश कहते हैं, कालोस क्षेत्र का एक पोकेमॉन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ मिलेगा, यान शियाओ ने अपने बैग पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके फोन पर रोटोम ने संदेश भेजा, एजिस्लेश किंग स्वॉर्ड पोकेमॉन स्टील घोस्ट टाइप ड्यूल ब्लेड्स का विकसित रूप। यह अटैक और डिफेंस मोड में बदल सकता है। डिफेंस मोड में यह अपने स्टील के शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे सभी हमले कमजोर हो जाते हैं। शियाओ कियान को अचानक एहसास हुआ, तो वह सुरक्षा कवच एजिस्लेश ने बनाया था। हाँ, यान शियाओ ने सिर हिलाया, इसीलिए दादा दाई यहाँ युद्ध का मैदान बना पाए। उसके पिछले जन्म के एनीमे में विश्व चैंपियनशिप के मैदान में एजिस्लेश के किंग शील्ड मूव का उपयोग युद्ध के झटकों को रोकने और मैदान और दर्शकों की रक्षा करने के लिए किया जाता था। और यह एजिस्लेश कम से कम चैंपियन स्तर का लग रहा था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह यहाँ युद्ध के मैदान को संभाल सकता था। तभी माइकल आंगन से बाहर भागा और उन दोनों को हाथ हिलाकर बोला, अरे यान शियाओ। माइकल, तुम्हारा भाई कहाँ है? शियाओ कियान ने पूछा। मेरा भाई, वो एक ताकतवर ट्रेनर से आर्केनन के साथ मुकाबला कर रहा है। वो 2 दिन से लगातार अखाड़े में जीत रहा है और मेरा भाई वापस आते ही मुकाबले में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया। हम आर्केनन, यान शियाओ ने भौहें उठाई। उसका नाम क्या है? काफी अजीब है, मुझे लगता है उसका नाम एल्गो जैसा कुछ है, माइकल ने अनिश्चितता से कहा। यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चलो जाकर देखते हैं। यान शियाओ सबसे पहले प्रांगण में दाखिल हुआ। एक विशाल खुला मैदान अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में बंटा हुआ था, लेकिन कुछ प्रशिक्षक केंद्रीय अखाड़े के चारों ओर बिखरे हुए थे, जहां से आग की लपटें फूट रही थी, जो एजिस्लेश की सुरक्षा में भी मुश्किल से छिपी हुई थी। पास आने पर यान शियाओ ने एक परिचित आकृति देखी। वह अभी भी हल्के नीले रंग का सूट, गहरे नीले रंग का केप और अपने खास लाल बिखरे हुए बालों में था। यह कोई और नहीं बल्कि वही 2 कुत्ते जेजो और आर्केनन थे, जिनसे वह दोहरी लड़ाई के बाद अलग हो गया था। टोटेरा, जो उसके साथ आया था, अखाड़े के किनारे से देख रहा था। अखाड़े के केंद्र में सुनहरे फर वाला एक विशाल लाल भूरा कुत्ता खड़ा था, जो शेर की तरह राजसी लग रहा था। लपटों से घिरा हुआ, उसकी आंखें अपने सामने वाले इन्फिनेट पर टिकी हुई थी। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और वह धमकी भरी गुर्राहट निकाल रहा था। आर्केनन लेवल 64 एलिट 4 इंटरमीडिएट। प्रीवियस अध्याय 305 अब और भी बेहतर है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ड्रामा फिल्म्स, बुक्स, ई-स्पोर्ट्स, नॉवल मर्चेंडाइज, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, रैप और हिप हॉप, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 306 आपको एक व्यक्ति बनना सिखाना। हम एर्गो ने तो अपनी ताकत को हमेशा छिपाए रखा था, यान शियाओ ने प्रशंसा से कहा। 2 शक्तिशाली परिवारों का समर्थन मिलने के कारण उसे मिले प्रचुर संसाधनों को देखते हुए उसकी ताकत कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अरे यान शियाओ, ड्रैगन टर्टल पास आया और दोनों का अभिवादन करते हुए बोला, फिर मिले। हाँ, महीनों बाद मिले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों यहाँ मजे कर रहे होगे। हे, ड्रैगन टर्टल मुस्कुराया, नई रणनीतियों को आजमाना जरूरी है ना? उद्धरण चिन्ह ... मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कोई और चाल है, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, डार्क टाइप की विशेषज्ञता सिर्फ दिखावा नहीं है। ड्रैगन टर्टल के थोड़े पीले चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें सच में अपनी ताकत को गंभीरता से बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, रणनीतियों में निपुणता हासिल करने के बाद मैं निश्चित रूप से और अभ्यास करूंगा। यान शियाओ ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ड्रैगन टर्टल एक कुशल रणनीतिकार था, लेकिन टीम की ताकत तेजी से नहीं बढ़ रही थी। एक दोस्त होने के नाते यान शियाओ का ये कहना ही काफी था। मैदान पर लड़ाई धीरे धीरे समाप्त होने लगी और दोनों अनौपचारिक बातचीत करते रहे। आर्केनन ताकतवर था, लेकिन दाई का खास इन्फिनेप उससे भी ज्यादा ताकतवर था। आर्केनन की इंटिमिडेट क्षमता से भले ही उसका अटैक स्टैट कम हो गया था, लेकिन इन्फिनेप ने अपने जोरदार मुक्कों से उसे लगातार पछाड़ दिया। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं।
आर्केनिन, फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करो। आर्केनिन ने मुट्ठी भींची और वार किया, उसकी गति अचानक बढ़ गई। दाये जोर से हंसा, हा बढ़िया। फायर टाइप ट्रेन ऐसे ही होने चाहिए। टाइप प्रतिरोध, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह चिल्लाया, इन्फिनिट। वूश, अपने प्रतिद्वंदी को एक सम्मानजनक अंक दो। ब्लास्ट फ्लेयर। ब्लास्ट फ्लेयर 150 की शक्ति वाला एक शक्तिशाली फायर टाइप स्पेशल अटैक। ये थोड़े समय के लिए वार करता है, जिससे उपयोगकर्ता हिलने डुलने या पोकेमोन बदलने में असमर्थ हो जाता है। यह एक विशेष अल्टीमेट मूव है जिसे केवल फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन ही सीख सकते हैं। वूश, इन्फिनिट के सिर के ऊपर की लपटें अचानक आधा मीटर तक बढ़ गईं, जिससे घिरी भीड़ ने सहज रूप से कई कदम पीछे हटना पड़ा। अगले ही पल आग के एक लाल स्तंभ ने हमलावर आर्केनिन को घेर लिया। अखाड़े में आग का एक बवंडर दौड़ पड़ा, जिससे हवा विकृत हो गई और उसे देखने मात्र से ही आंखें जलने लगीं और सूख गईं। काफी देर बाद गर्मी कम हुई और दृश्य फिर से सामने आया। आर्केनिन अब वह दुर्जय प्राणी नहीं रहा था जो कभी था, काला पड़ चुका, वह जमीन पर पड़ा था, लगभग बेजान। फिर भी उसने अपने दांत दिखाए और हार मानने से इनकार कर दिया। एक गौ के चेहरे पर भी वही भाव थे। यह आर्केनिन एक गौ का पहला पोकेमोन है, यान शियाओ ने कहा। उसे याद आया कि एक गौ ने बताया था कि वह बचपन में जंगल में खो गया था और कुत्तों ने उसे पाला था। ड्रैगन टर्टल ने सिर हिलाया, यह आर्केनिन उसका पोकेमोन कम और उसके बचपन का भाई ज्यादा है। अखाड़े में दाये ने एक गौ की प्रशंसा करते हुए कहा, महान साहस और दृढ़ संकल्प। अगली बार फिर मुकाबला होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्केनिन जमीन पर गिर पड़ा। एक गौ ने झुककर कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एलिट फोर। फिर वह आर्केनिन को देखने के लिए अखाड़े में दौड़ा। आर्केनिन, क्या तुम ठीक हो? दागौ ने बेहद कमजोर होकर धीरे से कहा। जैसे ही एक गौ दवाइयां ढूंढने के लिए अपने बैग में हाथ पैर मार रहा था, तभी उसकी नजर एक हाथ पर पड़ी, जिसके हाथ में एक साफ सुथरा ऊर्जा घन था। लो, इससे तुम्हारी शक्ति तुरंत वापस आ जाएगी। क्या? एक गौ ने ऊपर देखा तो यान शियाओ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। यान शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फैंग शांत गौ के जख्मों का इलाज कर लेते हैं। अच्छा। एक गौ ने वह जादुई घन ले लिया और धीरे से कहा, मैंने अपने कुल में इस तरह का घन कभी नहीं देखा, ये तो बहुत उदारता है। शियाओ के यान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो यान शियाओ के पास और भी बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें बेच सकती हूँ 20,000 प्रति घन, कोई धोखा नहीं। कोई बात नहीं भाभी, पहले मुझे 20 मिलियन दे दो। एक गौ खुशी से झूम उठा। यान शियाओ ने शियाओ के यान की नाक पकड़ी, फिर एक गौ की ओर मुड़कर बोली, उसकी बकवास मत सुनो, हमारी दोस्ती के चलते मैं भला तुम्हारा। उसके बोलने से पहले ही एक गौ ने उसे बीच में रोकते हुए बड़े ही गंभीर भाव से कहा, नहीं भाई भी हिसाब किताब रखते हैं, मैं तुम्हें पैसे कैसे ना दूं। यान शियाओ ने पलकें झपकाईं, ओह, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगी, है ना। एक गौ चौंक गया, तो फिर तुमने जो कहा, मैं कह रही थी कि तुम्हारी भाभी को कीमत का पता नहीं है। इसे बनाने में मुझे 9 बैल दानव राजाओं और 2 बाघ ताइसुई की शक्ति लगी है। एक टुकड़े के लिए 20,000 बहुत कम है, कम से कम 20 तो होने ही चाहिए। क्या? एक गौ का मुंह खुला रह गया और वह हकलाते हुए बोला, तो फिर तुम किस तरह की दोस्ती की बात कर रही हो? ओह, ये तो दोस्ती की कीमत है, मैं इसे किसी और को 30,000 में बेच देती। छी! यान शियाओ को इतनी गंभीरता से बकवास करते देख शियाओ के यान हंसे बिना नहीं रह सकी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चांद की तरह सिकुड़ गईं। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस चीज़ की कीमत 10,000 से थोड़ी ज्यादा ही थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जूलैन ने कहा था कि तुम बेचने में माहिर हो, अब तो सच भी है। दाये पास आते हुए बोला, यान शियाओ, अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो, मैं किसी को भी नहीं बेचूंगा। बस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि टीचयान कितने गंदे हैं, है ना? सबको पता है, ड्रैगन टर्टल ने कहा। क्या कर रहे हो? मैं दिन में 8 बार नहाता हूँ, गंदा शब्द का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर शिष्टाचार की बात करें तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा सभ्य कोई नहीं है। कोई सहमत है, कोई असहमत है। उसके मजाकिया हाव भाव को देखकर समूह जोर से हंस पड़ा, हा, ये तो बेमिसाल है। ... शोर सुनकर दाये के दादाजी कमरे से बाहर आए और सभी का अपने घर में स्वागत किया। सभी लोग एक साथ बैठकर अपने यात्रा अनुभवों को साझा करने लगे। दाये भी आह भरे बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि गठबंधन में रहते हुए उसने अपनी यात्रा के कई रोमांचक पल खो दिए थे। एक गौ और बाकी दोनों ये सुनकर चौंक गए कि यान शियाओ ने युद्ध सीमा क्षेत्र में सभी 5 स्वर्ण स्मारक टिकटें प्राप्त कर ली थीं। वे दोनों लगभग आधे महीने से युद्ध क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल 2 रजत टिकटें ही मिल पाई थीं। यान शियाओ की शक्ति में तेजी से हो रही वृद्धि को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। शियाओ के यान चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, बीच बीच में उनकी चाय भरती जा रही थी, एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की तरह लग रही थी। वैसे मैंने कल यान शियाओ का वीडियो देखा, मैंने सुना है कि तुमने एक नई युद्ध प्रणाली में महारत हासिल कर ली है, उसका नाम क्या है? ताइजिंगहुआ, दाये ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल सही, यान शियाओ ने सिर हिलाते हुए सभी को ताइजिंगहुआ के सिद्धांतों के बारे में बताया। उसने शियाओ लुओ को अन्य 3 युद्ध प्रणालियों के डेटा को वैश्विक रोटो मोबाइल डेटाबेस से सिंक्रोनाइज करने का रिकॉर्ड रखने का भी काम सौंपा। बातचीत दोपहर तक चलती रही, जब दाये ने आखिरकार यान शियाओ को चुनौती देने से खुद को नहीं रोका। यान शियाओ के सिर हिलाने से पहले ही एक गौ और लॉन्ग बुई ने उत्साहपूर्वक उससे लड़ने की पेशकश की। ठीक है, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। यान शियाओ ने अपना पानी का गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया और उसे मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, चलो, मैं अभी कह रहा हूँ, एक बनाम एक, कोई बात नहीं। ओहो, मुझे लगता है तुम घमंडी हो गए हो, चलो आज तुम्हें सबक सिखाते हैं। 3 बनाम 1 और तुम काफी अच्छे नहीं हो, चलो शुरू करते हैं। लॉन्गबुई और एक गौ जल्दी ही गुस्से में आ गए और दाये ने भी अपनी युवा ऊर्जा को फिर से पा लिया और खूब मुस्कुराया। प्रीवियस अध्याय 306 आपको एक व्यक्ति बनना सिखाना। नेक्स्ट। सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक्स और लिटरेचर, साइफाई ई बुक्स, ऑनलाइन वीडियो, ई बुक रीडर डिवाइस, ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.8, यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 307 महान लीफ क्लासिक ने महान रक्षा पंक्ति को भेद दिया। कुछ ही क्षणों में सभी युद्ध क्षेत्र में लौट आए। यान शियाओ सबसे पहले एक युद्ध आसन पर बैठा, पहले कौन जाना चाहता है? क्या ये लड़का तो अब हद ही हो गई है, बड़े अकड़ दिखा रहा है। ड्रैगन टर्टल ने माहौल गर्मा दिया।
एक गौ ने कहा, हाँ अगर सिर्फ हम दोनों होते तो ठीक था, लेकिन राजा दाये अभी भी यहाँ खड़े हैं। क्या वो हमें नीचा नहीं दिखा रहे? दाये हंसे, ठीक है मैं पहले जाता हूँ, लेकिन तुम लोग बस पीछे पीछे आकर टुकड़े टुकड़े नहीं उठा सकते, क्योंकि मुझसे लड़ने के बाद यान शियाओ के पास लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं बचेगी। कौन कह सकता है? यान शियाओ मुस्कुराया, उसके शांत चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। रोटॉम अचानक उसके थैले से बाहर निकला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। 63 सिंगल्स बनाम किंग दाये। लाइव स्ट्रीम का शीर्षक देखते ही बड़ी संख्या में नेटिजन्स उमड़ पड़े। वाह, टीचर यान तो आजकल लगातार लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, वो तो एलीट 4 से ही भिड़ रहे हैं। वाह, दाये तो वाकई बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है टीचर यान आज जरूर जीतेंगे। डूगे, छी, मुझे दाये का वो हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। वो वूसों को कब हराएंगे? मैं और मेरा भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अखाड़े में शियाओ की यान रेफरी की मेज के पास गई और बोली, अगला मुकाबला यान शियाओ का दाये से होगा। नियम है 6 में से 3 को चुनने का। सिंगल्स मुकाबला, आइटम या सब्स्टिट्यूशन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब कृपया अपने सभी 6 पोकेमोन दिखाएं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, यान शियाओ और दाये की निगाहें बीच में मिली, उनके बीच एक हल्का सा तनाव पैदा हो गया। दोनों ने एक साथ अपनी बाहें उठाईं और 12 पोकेबॉल खुल गए, जिससे एक पल में उनकी पोकेमोन की सूची दिखाई दी। दाये, नाइनटेल्स, हाउंडूम, रेपिडेश, इन्फिनेप, आर्केनिन, मैग्मोटा। यान शियाओ, ओरसारिंग, ब्रेवियरी, सिल्वाली, स्लेकिंग, इंडीडी, जोरॉक। एक दूसरे की पोकेमोन की सूची देखकर दोनों गहरी सोच में डूब गए। आधे मिनट बाद यान शियाओ ने 6 पोकेमोन वापस बुला लिए, जिससे पता चला कि उसने अपनी टीम बना ली है। दाये ने कुछ और पल सोचने के बाद अपने पोकेमोन चुने। तस, यान सेंसेई के हाव भाव देखकर लगता है कि उन्होंने श्री दाये के लिए पहले से ही इंतजाम कर लिए हैं। टर्टल ने बाहें मोड़ ली, मानो वह शो शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। एक गौ ने सिर हिलाते हुए कहा, अब जब तुमने यह बात कही है तो मुझे लगता है यान शियाओ की पोकेमोन ट्रेनिंग वाकई असाधारण है। एक साधारण पोकेमोन भी उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई जीतने का रिकॉर्ड रखता है। पास खड़े माइकल ने आपत्ति जताते हुए कहा, हालांकि यान शियाओ वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे भाई ने सिंथिया के एलीट 4 को चुनौती दी है। मेरा भाई निश्चित रूप से जीतेगा। तीनों की चर्चा के दौरान ही लड़ाई शुरू हो गई। नाइनटेल, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उर्सोली, मैं तुम्हें चुनता हूँ। नाइनटेल ने हल्के कदमों से युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, उसके सुनहरे और सुंदर फर से एक चकाचौंध भरी चमक निकल रही थी। नाइनटेल लेवल 69 एलीट 4 हाई। वो नाइनटेल ने एक हल्की सी आह भरी और सूरज की रोशनी अचानक तेज हो गई, जिससे सभी को जलन महसूस होने लगी। क्षमता, सूर्य प्रकाश। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही मौसम धूप वाला हो जाता है। एलीट 4 के सदस्य से यही उम्मीद थी, मैंने इससे पहले कभी इस स्तर का सनलाइट नहीं देखा था, यान शियाओ ने हैरानी से कहा। भले ही तुम ऐसा कहो, इससे ये सच्चाई नहीं छिपती कि तुम समय बिताने के लिए बातचीत का सहारा ले रहे हो, दाये ने कहा। एक बार जब वह सिंथिया से लड़ रहा था तो उसने बस कुछ मिनट बाद की और सनीडे को हरा दिया। फिर उसे बेरहमी से एक ही झटके में हरा दिया गया। इस वजह से इस सीधे साधे लड़के को PTSD हो गया है। वह आमतौर पर लड़ाई के दौरान बात नहीं करता। हा, यान शियाओ हंसी, तो देखते हैं कौन जीतता है। शियाओ कियान ने भी सही समय पर अपना कमांड फ्लैग लहराया। लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू। दाये की आंखें सिकुड़ गईं। नाइनटेल्स, नेस्टी प्लॉट का इस्तेमाल करो। उर्सा, ताना मारो। बॉ ने एक साथ आदेश दिए, लेकिन चैंपियन स्तर के करीब पहुंच चुका नाइनटेल्स तेजी से आगे बढ़ा। उसके शरीर से मानसिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसका स्पेशल अटैक स्टैट लगातार बढ़ता गया। काची, उर्सा ने उंगली से इशारा करते हुए चिढ़ाने वाला भाव दिखाया। अगले चरण के लिए नाइनटेल्स केवल आक्रामक चालें ही चल सकता था। अरे, यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। और सोलिक भूकंप का प्रयोग करो। वापस आओ नाइनटेल्स, इन्फिनेप, अब तुम्हारी बारी है। दाये ने झट से अपना पोकेमोन बदला और कवचधारी इन्फिनेप मैदान पर प्रकट हुआ, तुरंत बचाव के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसे जमीन का कोई कंपन महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उर्सुली ने उसे कुछ कठोर शब्द कहे और फिर लाल रोशनी में बदलकर अपने पोकेबॉल में वापस चला गया, जबकि इन्फिनेप के आक्रमण और विशेष आक्रमण के आंकड़े चमक रहे थे। उसने एक कठोर धमकी दी, प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण और विशेष आक्रमण को एक स्तर कम कर दिया, फिर अपने पोकेबॉल में वापस जाकर अपने बैकलाइन साथी से बदल लिया। दाये हिचकिचाया, उसका चेहरा उखड़ा हुआ सा लग रहा था। यान शियाओ ने उसके स्विच को बिल्कुल सही समझा था। इसका मतलब था कि इन्फिनेप शुरू से ही एक डिबफ के प्रभाव में था, लेकिन इस मामूली नुकसान के मुकाबले उसे यान शियाओ का मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ज्यादा असहनीय लगा। एक वेदर सेटर के रूप में नाइनटेल्स की भूमिका सनीडे को सक्रिय करना और टीम के साथियों को बूस्ट करना या विरोधियों को जितना हो सके कमजोर करना था। लेकिन यान शियाओ की कुशल चुनौती ने उसकी लय पूरी तरह बिगाड़ दी। कुछ लोग सोच सकते हैं, धूप वाले मौसम और नेस्टी प्लॉट के फायदे का लाभ उठाकर उससे सीधे मुकाबला क्यों नहीं किया। इसका जवाब आसान है, क्योंकि नाइनटेल्स और उर्सारिंग के बीच वार पलटवार से केवल हार ही होती। नाइनटेल्स, जिसकी बेस स्टैट्स HP और डिफेंस दोनों में केवल 80 है, ग्राउंड टाइप फिजिकल अटैकर के सामने बहुत ही अजीब स्थिति में है, इसलिए उसके पास स्विच आउट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यही तो समस्या है, यान शियाओ ने वास्तव में इसका अनुमान लगा लिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही यान शियाओ ने अपनी टीम के पोकेमोन का अंदाजा लगा लिया था, और शायद उसके पास हर उस पोकेमोन का मुकाबला करने का तरीका था जिसे वह मैदान में उतारता और हर उस रणनीति का जो वह अपनाता। उसने पहले केवल सिंडाक्विल के साथ ही ऐसी स्थिति का सामना किया था। दाये ने अपनी सांसों को थोड़ा संवारते हुए अदृश्य दबाव को कम करने की कोशिश की। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लापरवाही से एक पोकेबॉल फेंकी। स्लेकिंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ। वूश, पोकेबॉल से एपेक्स उछल पड़ा, उसकी शक्तिशाली आभा इन्फिनेप की आभा से टकराए। इन्फिनेप, मच पंच। दाये चिल्लाया, उसकी आंखों से लड़ने का ऐसा जज्बा झलक रहा था जो अब महसूस किया जा सकता था, और उसने इसे अपने साथी इन्फिनेप को भेज दिया। उसका धधकती लाल आकृति अचानक लंबी हो गई, मानो टेलीपोर्टेशन से स्लेकिंग के सामने प्रकट हो गई हो। स्विच, फायर पंच। वूश, इन्फिनेप ने जवाब दिया, उसकी मुट्ठी से आग की लपटें फूट पड़ी और वह झुलसा देने वाली हवा के साथ स्लेकिंग की ओर झपटा। ये देखकर यान शियाओ खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुमने सही अनुमान लगाया। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। जोरॉक, शैडो स्नीक अटैक का इस्तेमाल करके बचो। आग, स्लेकिंग ने अपना भेस उतार दिया और एक सफेद लोमड़ी में बदल गया। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था क्योंकि वह हमले से बचने के लिए परछाई में घुल मिल जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चैंपियन स्तर का इन्फिनेप कहीं अधिक अनुभवी था। उसके शक्तिशाली नियंत्रण ने उसके सीधे सीधे फ्लेम पंच की दिशा बदल दी और उसे जोरॉक के कंधे पर जोर से मारा। बूम, आग, जोरॉक दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर गिरते हुए एक तरफ लुढ़क गया। धड़ाम, बिखरा हुआ शरीर अखाड़े के किनारे पर पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार से टकराया और धूल उड़ा दी।
यह एजिसलेश का सुरक्षात्मक कवच था। हे, फाइटिंग टाइप इन्फिनेप के खिलाफ स्लेकिंग का इस्तेमाल। अगर तुम मुझे एलिट 4 के शीर्ष सदस्य को नहीं पहचान पाए तो तुम वाकई दयनीय हो, दाये ने घमंड से कहा। क्या सच में? यान शियाओ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। धुएं में से एक लाल कार्ड चुपचाप प्रकट हुआ। इन्फिनेप अनियंत्रित होकर अपने पोकेबॉल में वापस उछल गया और दाये की कमर पर बंधी तीसरी पोकेबॉल खुल गई, जिसमें सिर पर हड्डीदार सींगों वाला एक काला सेरबेरस दिखाई दिया। हाउंडूम लेवल 71 निम्न स्तरीय चैंपियन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दाये के होंठ फड़फड़ाए और वह काफी देर तक चुप रहा। इस दृश्य को देखकर लाइव स्ट्रीम चैट में हंसी का माहौल छा गया। अद्भुत, हे भगवान, शिक्षक यान 5वीं मंजिल पर हैं। मजेदार, दाये का क्लासिक डिफेंस तोड़ने वाला दांव। उसने जूलैन के खिलाफ मैच के दौरान भी यही भाव दिखाया था। हे, तुम्हें लगा कि मुझे जोरोक समझना ही काफी था। रेड कार्ड, तुम्हें जगाने के लिए एक डॉग। सीधी बात इक्वल्स टीचर यान में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह जारी रहेगा। आज एक अतिरिक्त अध्याय। चीनी नव वर्ष के दौरान पाठक कम है, सच में मुश्किल है। कृपया मुझे मुफ्त उपहार और सकारात्मक समीक्षाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 307 महान लीफ क्लासिक ने महान रक्षा पंक्ति को भेद दिया। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, ई-स्पोर्ट्स, नॉवल मर्चेंडाइज, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, रैप और हिप हॉप, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, ऑनलाइन वीडियो, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 308 दाये के विरुद्ध भयंकर युद्ध रणनीति बनाम कठोर शक्ति बिलीफ और हाउंडूम डार्क पल्स डार्क टाइप स्पेशल अटैक पावर 80 दुश्मन को झटका लगने की संभावना। आओ, हाउंडूम ने अपना मुंह खोला और एक काली किरण थूकी। इस बेहद डार्क टाइप ने देखने वालों को कपकपा दिया। फैंटम स्ट्राइक, जोरोक ने दूसरे आयाम में टेलीपोर्ट किया और लगभग तय हमले से सफलतापूर्वक बच गया। अगले ही पल वह हाउंडूम के बगल से बाहर निकला। उसके लोमड़ी जैसे पंजे चमकीले बैंगनी जहर की खतरनाक आभा से चमक रहे थे। एक बार फिर डार्क पल्स। बिलीफ ने बिना झिझके एकदम करीब से डार्क पल्स छोड़ दिया। डार्क टाइप स्टैब मूव होने के नाते अगर यह जोरोक को लगता तो निश्चित रूप से उसे खत्म कर देता। खोदो, यान शियाओ का आदेश अचानक गूंज उठा और जोरोक ने अपने लोमड़ी जैसे पंजे झट से अंदर खींच लिए और डार्क पल्स से बचने के लिए एक बार फिर जमीन के नीचे बिल बना लिया। दाये ने आसमान की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने नाइनटेल्स को एक झुलसा देने वाली चट्टान से लेस कर रखा था, जिससे धूप वाला मौसम काफी देर तक बना रहा, लेकिन यान शियाओ की लगातार टालमटोल के आगे वह टिक नहीं सका। हाउंडूम, दाये चिल्लाया और अपनी जेब से एक गोल्ड पेंडेंट निकाला। एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी आसमान की ओर बढ़ी। नरक की ज्वालाएं छोड़ो, मेगा इवोल्यूशन, आओ। हाउंडूम ने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। उसके शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी निकली और अखाड़ा तुरंत जल उठा। कुछ ही पलों में रोशनी गायब हो गई और एक बिल्कुल नया पोकेमॉन सामने आया। उसके शरीर पर जो कंकाल था वह विशाल हो गया था और उसकी छाती से ढाल जैसी खोपड़ी निकली हुई थी। उसके अगले पैरों के जोड़ों से 2 नुकीले दांत निकले हुए थे और उसके सिर पर मौजूद हड्डियों के सींग नुकीले, मोटे और लंबे हो गए थे। उसके चारों पंजों के सिरे पिघलकर सफेद भाप उगल रहे थे, जिससे इतनी भीषण गर्मी निकल रही थी कि वह खुद भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। ये था मेगा हाउंडूम। बैंग, जोरोक जमीन से निकला और उसके लोमड़ी जैसे पंजे हाउंडूम के कमजोर पेट पर सटीक वार कर रहे थे। लेकिन हाउंडूम ने फुर्ती से अपनी पूंछ घुमाए और खुद को छुड़ा लिया, मानो उसे कोई चोट न आए हो। दाये ने सिर हिलाया। मेगा इवोल्यूशन से पहले हाउंडूम की रक्षा प्रणाली वाकई काफी कमजोर होती है, लेकिन इवोल्यूशन के बाद शारीरिक हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध काफी बढ़ जाता है। फिर वह गंभीर हो गया। हाउंडूम, दहाड़ो, आओ। पूरे क्षेत्र में पल भर में ध्वनि तरंगे फैल गईं। जोरोक पर इसका असर हुआ। उसने अपने कान ढंक लिए और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। ध्वनि की लहरें उसके शरीर से टकराईं और उसके लोमड़ी जैसे पंजों ने जमीन पर लंबी लंबी खरोंचें बना दी। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़कर शांति से यह दृश्य देखा। जोरोक की पीली आंखों में ज्ञान और संयम की झलक दिखाई दी। तभी यान शियाओ अचानक बोला, अब दिग का इस्तेमाल करो। लगभग उसी समय हाउंडूम की लंबी दहाड़ अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर जहर का प्रतीक बैंगनी रंग छा गया। हाउंडूम, सावधान, अपने पैरों पर रोर का इस्तेमाल करो। बहुत देर हो गई, यान शियाओ चिल्लाया। अगले ही पल जोरोक जमीन से उछला और अपना पंजा हाउंडूम की थोड़ी में घुसा दिया। दाये ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह बेकार है, डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। उसके बोलने से पहले ही यान शियाओ की आवाज गूंजी, विदाई उपहार। विदाई उपहार उपयोगकर्ता को अचेत कर देता है, प्रतिद्वंदी के आक्रमण और विशेष आक्रमण को 2 स्तर कम कर देता है। आंख, जोरोक की आंखों में एक हल्की सी चमक आए, मानो जीवन ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रकाश उनमें से गुजर रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लाल रोशनी में बदलकर अपने पोकेबॉल में वापस चला गया। उसी समय हाउंडूम के आक्रमण और विशेष आक्रमण के आंकड़े लगातार चमक रहे थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाउंडूम की तरह दाये ने भी अपना मुंह खोला, लेकिन कोई हरकत नहीं कर सका। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी कलाई पर बैंगनी लाल रोशनी फैल गई और आकाश में लाल बादल छा गए। उसके हाथ में पोकेबॉल तेजी से फैलकर एक चमकदार सफेद रंग में बदल गई। फिर उसने उसे जोर से बाहर फेंक दिया। जाओ उर्सारिंग डायनामाक्स। काची, एक जोरदार दहाड़ गूंजी और एक विशाल उर्सारिंग जमीन पर जोर से गिरा, जिसने मैदान का आधा हिस्सा घेर लिया। हाउंडूम लपटों से गिर गया और दर्द भरी चीख निकाली। क्षमता, सौर शक्ति, धूप में लगातार क्षति झेलता है और अपने विशेष आक्रमण को 50% तक बढ़ा लेता है। दाये ने पूरी तरह सक्रिय आभा वाले उर्सारिंग की ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हालांकि उसने पहले ही बढ़त बना ली थी, लेकिन जोरोक ने एम्ब्रायन को प्रवेश के लिए एक बेहद अनुकूल वातावरण प्रदान कर दिया था। एक हाउंडूम का सामना करते हुए जिसका आक्रमण और विशेष आक्रमण दोनों 2 स्तर कम थे और जिसके आंकड़े औसत से नीचे थे, भले ही प्रतिद्वंदी चैंपियन स्तर का पोकेमॉन हो, एम्ब्रायन उसे आसानी से हरा सकता था। हे, ये तो वाकई एक चालाक योजना है, दाये ने जोर से कहा। शायद मैं शुरू से ही गलत था। आप जैसे रणनीतिकारों के साथ खेलना और चाले चलना, वास्तव में इसने मुझे अपनी ही ताकत का उपयोग करने से रोक दिया। यान शियाओ ने होंठ सिकुड़े और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। एलीट 4 के सदस्य से जैसी उम्मीद थी, दाये ने एक ही मैच में यान शियाओ की कमजोरी का पता लगा लिया था। चाहे इसे कौशल कहें या रणनीति, चाहे जो भी कहें, वह स्तर में अंतर के कारण पैदा हुए इस अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और वर्तमान स्थिति जोरोक के नुकसान के कारण भी थी। इसलिए दाये को केवल स्थिर होकर सीधे मुकाबले में उतरना था और उसके जीतने की संभावना 50% से अधिक थी।
ये सोचते हुए उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया, हाउंडूम, सोलर बीम का इस्तेमाल करो। सनी डे की बची हुई शक्ति का उपयोग करते हुए हाउंडूम ने तेजी से प्रकाश का एक धधकता गोला इकट्ठा किया और एक गर्जना के साथ घास प्रकार की ऊर्जा की एक ताज़ा किरण निकली। यान शियाओ ने बिना झिझक के कहा, उस्टेलागो मैक्स गार्ड। बैंग, हल्के नीले पारदर्शी मधुकोश के आकार की ढाल ने आसानी से सोलर बीम को रोक दिया, जिससे सनी डे समाप्त हो गया। यान शियाओ की नज़र हाउंडूम के चेहरे पर पड़ी, जहां अचानक बैंगनी प्रकाश का एक विस्फोट हुआ और विषैला हमला फिर से सक्रिय हो गया। अब मैक्स पंच एनर्जी पंच का उन्नत रूप 100 की शक्ति के साथ उपयोगकर्ता के आक्रमण स्तर को एक चरण बढ़ा देता है। काची, उस्टेलागो दहाड़ा उसका विशाल मुक्का आकाश से नीचे आया और उसकी आग उगलती पूंछ जेट की तरह निकली। बूम, आश्चर्य की लहर पूरे मैदान में फैल गई, जिससे धूल आसमान में उड़ गई और हाउंडूम पूरी तरह से गायब हो गया। आसमान में स्वॉर्ड एंड शील्ड अखाड़े के किनारे पर बचाव बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफी देर बाद धुआं छटा और हाउंडूम अपने मेगा इवोल्यूशन रूप में वापस आकर जमीन पर बेजान पड़ा था। शियाओकियान ने राहत की सांस ली और अपना कमांड फ्लैग लहराया, हाउंडूम लड़ने में असमर्थ है, कृपया पोकेमोन बदलें। वाह यान शियाओ, दाये ने हाउंडूम को वापस बुला लिया और उसकी दिल से प्रशंसा की। यान शियाओ मुस्कुराई, जब तुम हारोगी तब मैं यही बात फिर कहूंगी। हा, तो मुझे डर है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। दाये हंसा, उसकी आंखें और तेज हो गईं। जाओ नाइनटेल्स। वो एक लोमड़ी की चीख अखाड़े में गूंजी और पहले डूबा हुआ सूरज फिर से आकाश में प्रकट हो गया। उर्सुल्कन, मैक्स अर्थ, यान शियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोरदार हमला किया। पूरी तरह से शक्ति प्राप्त उर्सुल्कन नाइनटेल्स के मात्र 81 स्पेशल अटैक स्टैट के साथ 2 अतिरिक्त स्पेशल अटैक बूस्ट के बावजूद भी जीत नहीं सकता था। गड़गड़ाहट, धरती जोर से कांपी और उर्सुल्कन के पैरों से नाइनटेल्स की ओर एक विशाल दिखाई देने वाली दरार तेजी से फैल गई। मिट्टी और चट्टानें जमीन से ऊपर उठी, उनकी विनाशकारी शक्ति अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलती हुई। दाये, नाइनटेल्स सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो। वो नाइनटेल्स 2 हिस्सों में बढ़ गया। नकली 99 ने बिना किसी हिचकिचाहट के वार सह लिया, जबकि असली 99 ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए लगातार पीछे हटना जारी रखा। लेकिन विशाल सर्वव्यापी धरती से आसानी से बचा नहीं जा सका। अचानक हुए हमले में उस पर एक चट्टान से प्रहार हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह धूल के बादल में गिर गया। कुछ क्षण बाद धूल छट गई और उर्सारिंग अपने डायनामाक्स रूप में वापस आ गया। घावों से लथपथ और अस्त व्यस्त दिख रहा 99 मिट्टी के ढेर से बाहर रेंगता हुआ निकला। जोरॉक, प्रीवियस अध्याय 308 दाये के विरुद्ध भयंकर युद्ध, रणनीति बनाम कठोर शक्ति। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, टाइम, हिस्ट्री, फैंटेसी नॉवल सीरीज, साइफाई ई बुक्स, मूवीज, बुक, ई बुक रीडर डिवाइस, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 309 दाये का असली तुरुप का पत्ता, भयानक ज्वाला बंदर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन टर्टल और एगो किनारे पर चुपचाप खड़े रहे। तीव्र लड़ाई ने उन्हें चर्चा करने का समय नहीं दिया, वे बस दोनों को ध्यान से देखते रहे। धड़ाम, बंद सक्रिय हो गया और उर्सारिन को कुछ चोट लगी। यान शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। शुरुआत में उसे थोड़ा फायदा था, लेकिन दोनों पक्षों के पास अभी भी पूरी तरह से सुसज्जित पोकेमोन पीछे की पंक्ति में इंतजार कर रहे थे। अपने पक्ष को छोड़ दे तो दाये के पास उसका सबसे ताकतवर पोकेमोन इन्फिनिपे था। वही पोकेमोन जिसने एनीमे में ऐश को आसानी से 3 बार हराया था। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उर्सारिन, अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो। ऊपर उछलो, फ्लेम थ्रोवर। जमीन फिर से हिल गई, दरारें दिखाई दी और मलबा उड़ गया। वूश, नाइनटेल हवा में उछला, कुछ नुकसान से बचते हुए, और एक बड़ा आग का गोला छोड़ा जो उर्सारिन को सफलतापूर्वक लगा। लेकिन उसी समय उर्सारिन के सटीक नियंत्रण में भूकंप उसके पैरों पर केंद्रित हो गया। 2 और बड़े बड़े पत्थर उड़कर उस पर गिर पड़े। उफ, नाइनटेल्स उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर गया। हालांकि वह लड़ाई से बाहर नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। वापस आओ नाइनटेल्स, इन्फिनिप, अपनी लड़ने की भावना को फिर से जगाओ। बिग लीफ ने पूरी ताकत से पोके बॉल फेंकी और इन्फिनिप अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में वापस आ गया। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भूकंप। उसके बोलने से पहले ही लोहे के 2 मुके पलक झपकते ही आ गए। अम्ब्राउन को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और उसकी छाती पर जोरदार प्रहार हुआ। मुके की ताकत उसकी पीठ से गुजरी, जिससे दूर के पेड़ों की चोटियां हिल गईं। अम्ब्राउन पीछे की ओर उड़ता हुआ मैदान के किनारे पर धड़ाम से जा गिरा। सोनिक पंच, एक फाइटिंग टाइप फिजिकल अटैक प्राथमिकता के साथ, शक्ति 40। ये पंच ध्वनि की गति से भी तेज है, जिससे ये प्रतिद्वंद्वी पर पहले प्रहार कर सकता है। क्लिक, शियाओकियान का पोके बॉल खुला और किनारे पर अम्ब्राउन प्रकट हुआ, जो चिंतित दिख रहा था। काची, उर्सारिन ने अपना मुंह पहुंचा, उस प्राणी की ओर अपना पंजा हिलाया और उसकी आंखों में अद्भुत दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यान शियाओ मुस्कुराया और सामने खड़े दाये की निगाहों से मिलाए। इस समय दाये मानो इन्फिनिप में विलीन हो गया था। मनुष्य और बंदर दोनों की आंखों में ज्वाला जल रही थी। एक अद्भुत युद्ध भावना चुपचाप पनप रही थी। एक अग्नि प्रकार के प्रशिक्षक की अद्वितीय जोशीली युद्ध भावना। यान शियाओ के होठों पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। जब पागलपन की बात आती है तो हम हार नहीं मानते। उर्सरिंग, उसकी आवाज अचानक 3 सब तक ऊपर उठ गई, पूरी शक्ति से भूकंप का प्रयोग करो। काची, भारी भालू का पंजा जबरदस्त बल से जमीन पर पड़ा। इन्फिनिपे के नीचे एक दरार तेजी से छोटी से बड़ी होती चली गई और पल भर में धरती जोर से कांप उठी। दाये की प्रतिक्रिया सरल और शक्तिशाली थी। सोनिक पंच। फूगा, इन्फिनिपे अपने पैरों के नीचे के कंपन और मलबे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसकी मुट्ठी से एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी निकली, जिसने तुरंत ही अम्ब्राउन से जुड़ने वाला प्रकाश का मार्ग बना दिया। वूश, पलक झपकते ही मलबा हट गया और देखते ही देखते सोनिक पंच अम्ब्राउन पर आ गिरा। लेकिन इस बार अम्ब्राउन ने अपनी भुजाएं मोड़कर हमले को जोरदार तरीके से रोक दिया। काकी, अम्ब्राउन की आंखों में खून की प्यास झलक रही थी और उसने अपने पंजे जमीन पर पटके, जिससे एक और नजदीकी भूकंप आ गया। इन्फिनिप ने भौहें उठाईं और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अम्ब्राउन हवा में उड़ गया और पीछे की ओर खिंचता चला गया। फिर भी उसे कुछ चोट तो आई। बूम, अम्ब्राउन दूसरी बार सुरक्षा कवच से टकराया और असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। धूल बैठने पर यान शियाओ की सतर्क निगाहों के बीच अम्ब्राउन ने दांत पीसते हुए लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। उसका शरीर डगमगा रहा था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रहा था।
काची, अम्ब्रायन ने चिंता से पुकारा। अम्ब्रायन ने अपने पंजे कीचड़ में पट के खुद को संभालने की कोशिश की और यान शियाओ की ओर मुड़कर देखा तो उसके होठों पर मुस्कान थी। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया। इस लड़के का दृढ़ संकल्प सचमुच कुछ मायनों में अकल्पनीय था। चैंपियन स्तर के 2 मार्च पंच दोनों ही उसके प्रतिद्वंदी पर बेहद असरदार थे और प्रतिद्वंदी के इन्फिनेप के पास आयरन फिस्ट क्षमता थी। आयरन फिस्ट पंचिंग मूव्स की शक्ति 20% बढ़ा देता है। साथ ही नाइनटेल्स का फ्लेम थ्रोवर और लगातार 3 प्रतिद्वंदियों से लड़ने की थकान। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकता था। वापस आ जाओ और सारिंग। यान शियाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे वापस बुला लिया। साथ ही अपनी तीसरी गेंद निकाली। ब्रेव हॉक, अंतिम लड़ाई तुम्हारी है। चीख। एजोर हॉक हवा के झोंके के साथ आसमान में उड़ गया। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। वॉरियर ईगल को देखकर दाये ने अपने होंठ हल्के से सिकुड़े। तुम मुझे एलिट 4 में से एक को गंभीरता से नहीं लेते। ओह, यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, योद्धा ईगल, क्या तुम हमें कमा रहे हो? चीख। विशाल ईगल ने अपने पंख फैलाए जिससे एलिट 4 के सदस्य के समान आभा निकली। उसकी आंखों में निर्भीकता झलक रही थी। दाये ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद अपने समकक्षों या एलिट 4 के सदस्यों के बीच तुम बेहतर रणनीति और प्रशिक्षण के दम पर अंतर को कम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्रतिद्वंदी में और इन्फिनेप हैं। तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। क्या हम जीत सकते हैं? ये तो कोशिश करके ही पता चलेगा। यान शियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा उसी अनुपात में फैल गई। उसकी सीधी मुद्रा और आकाश में ईगल की स्थिति पूरी तरह से मेल खा रही थी, जिससे आकाश को भेदने वाली तीक्ष्णता झलक रही थी। भनभनाहट। यान शियाओ के बाएं हाथ पर मास्टर ब्रेसलेट क्रिस्टलीय प्रकाश से चमक उठा। कलाई की एक झटके से चमकदार टाई क्रिस्टल मनका उसकी मुट्ठी में आ गया। एलिट 4 को हमारे बीच के बंधन का साक्षी बनने दो। बहादुर ईगल क्रिस्टलाइज। यान शियाओ ने जोर से क्रिस्टल बीट फेंका और एक विशाल सफेद क्रिस्टल ने तुरंत बहादुर ईगल को घेर लिया। चीख। ईगल की चीख फिर गूंजी। क्रिस्टल टूट गया और एक आसमानी नीली रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसके सिर के ऊपर एक आसमानी नीला मुकुट प्रकट हुआ जिस पर 4 क्रिस्टल गुब्बारे लगे थे। क्रिस्टल उड़ान। क्योंकि इसका प्रकार उसके अपने प्रकार के समान है, बहादुर ईगल को आगामी लड़ाई में दोगुना टाइप डैमेज बूस्ट मिलेगा और उसका प्रकार बदलकर शुद्ध फ्लाइंग हो जाएगा। फ्लाइंग टाइप। वाह। एलिट 4 की आंखें थोड़ी चमक उठी। इन्फिनोपेक, सोनिक पंच, थंडर पंच। फाइटिंग टाइप पोकेमोन होने के नाते इन्फिनोपे के पास स्वाभाविक रूप से फ्लाइंग टाइप से निपटने का तरीका है। उसकी दाहिनी मुट्ठी चमक उठी और वह एक झटके में हवा में उछल गया, जबकि उसकी बाईं मुट्ठी के चारों ओर बिजली की चिंगारियां कड़क रही थी और सुनहरी चिंगारियां फूट रही थी। हा, शाबाश। यान शियाओ हंसते हुए मुट्ठियां भींचकर और सीने पर बाहें चढ़ाकर बोला, जाओ बहादुर चील, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। जेड मूव, रैपिड डाइव स्लैम। चीख। जैसे ही थंडर पंच लगने वाला था, बहादुर चील झपट्टा मारकर नीचे आया। उसके विशाल पंच जमीन पर जोर से टकराए। उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और वह सीधे आकाश में उड़ गया। इस तरह उसने घातक थंडर पंच को चकमा दे दिया। फिर पूरे अखाड़े में एक मधुर लेकिन हिंसक आंधी दौड़ी। आकाश में एक प्रकाश बिंदु डिंग की आवाज के साथ चमका और अगले ही पल आकाश और पृथ्वी को चीरने में सक्षम भयानक गति से नीला चील असीम शक्ति के साथ आगे बढ़ा। दाये की आंखें सिकुड़ गईं। इन्फिनेप, रक्षा करो। बूम। उसके होंठों से ये शब्द अभी निकले ही थे कि हवा में उछलते इन्फिनेप पर जोरदार प्रहार हुआ और चारों ओर हवा का एक छल्ला फैल गया। बहादुर ईगल ने बिना रुके इन्फिनेप को जोरदार धमाके के साथ नीचे खींच लिया। बूम। पलक झपकते ही धरती फट गई और आसमान ढह गया। उड़ती धूल के बीच भी उस अथाह गड्ढे को छुपाना मुश्किल था। प्रीवियस अध्याय 309। दाये का असली तुरुप का पत्ता, भयानक ज्वाला बंदर। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैंटेसी नॉवल सीरीज, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 310 में मेरी पसंदीदा पंक्ति दाये की है। किसी के सांस लेने से पहले ही अचानक हवा का एक झोंका उठा और जख्मों से लथपथ योद्धा चील धुएं को हटाते हुए वापस हवा में उड़ गई। गड्ढे में मौजूद इन्फिनेप फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी छाती से साफ पता चल रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले रहा है, लेकिन यान शियाओ उसे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। योद्धा चील स्वेलोरिडन, पूरी शक्ति से डिवाइन बर्ड स्ट्राइक। वूश। हवा में एक सफेद चाप चमका। शक्तिशाली जड़ी बूटियां उड़ती हुई प्रकाश की बूंदों में बदल गईं और योद्धा चील के शरीर में समा गईं। अचानक उसके पंखों पर एक विशाल अजय पवन तलवार बन गई। बादलों की परतों को भेदने में सक्षम उसकी तेज चील जैसी आंखों में एक वास्तविक काटने की शक्ति थी जो बिजली की तरह नीचे गिरी। इन्फिनेप, बिग लीफ दहाड़ा। उसके चेहरे पर एक हताश कट्टरजोश दिखाई दे रहा था। अधिकतम शक्ति से थंडरफिस्ट। बंदर राजा ने अपनी मुट्ठियां भींची, गरज उठी और चारों ओर एक झंझनाहट सी फैल गई। बूम। एक जोरदार टक्कर से नीली हवा और सुनहरी बिजली के बीच एक स्पष्ट रेखा बन गई, मानो दोनों शक्तियां एक दूसरे का विरोध कर रही हों। क्रैक क्रैक क्रैक। इन्फिनेप के पैरों के नीचे की जमीन बेकाबू होकर टूटने लगी। उसके पंजे दरारों में गहरे धंस गए। बिजली की कड़कती चिंगारियों ने योद्धा चील के शरीर पर जले हुए निशान छोड़ दिए। यान शियाओ और दाये ये दृश्य देख रहे थे। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उनके शरीर तनावग्रस्त थे। बूम। एक और ऊर्जा विस्फोट हुआ और इन्फिनेप की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। उसका बायां पैर लड़खड़ा गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी समय योद्धा चील भी दबाव के आगे झुक गया, पीछे की ओर उड़कर यान शियाओ के पीछे बने सुरक्षा कवच से टकरा गया। हा। इन्फिनेप हौंकते हुए सांस ले रहा था। उसकी लपटें हवा में जलती मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थीं। ब्रेवियरी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका शरीर जले हुए धब्बों से ढका हुआ था, पंख इधर उधर बिखरे हुए थे और बिजली कड़क रही थी, जबकि वह लकवाग्रस्त पड़ा था। फिर भी दोनों पोकेमोन हार मानने को तैयार नहीं थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ब्रेवियरी लड़खड़ा गया और उसका शरीर बेकाबू होकर गिर पड़ा। यान शियाओ को खालीपन का एहसास हुआ। वह खड़ा नहीं रह सका और अखाड़े में दौड़ पड़ा। लेकिन ब्रेवियरी की आंखें तेज थीं, उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और एक हल्की हवा यान शियाओ के कदमों को रोक रही थी। उसके सिर पर लाल पंखों की कलगी, जो लड़ने की भावना और साहस का प्रतीक थी, हवा के साथ अखाड़े में लहरा रही थी। ये सब करने के बाद वह अंत में थककर गिर पड़ा और शांति से जमीन पर लेट गया। वॉरियर ईगल लड़ने में असमर्थ है, कृपया इसे बदलें। कोई जरूरत नहीं, मैं हार गया। यान शियाओ ने एक हाथ उठाया और चिल्लाते हुए अखाड़े में दौड़ पड़ा। अपने साथी को ठीक करने के लिए कई चीजें निकाली। दाये ने पलकें झपकाईं और इन्फिनेप की निगाहों से नजरें मिलाईं। पता नहीं क्यों उसे इस परिणाम से जीत का जरा भी एहसास नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो वॉरियर ईगल?
यान शियाओ ने चिंता से भरे चेहरे के साथ पक्षी की चोंच में एक लेजेंडरी क्यूब रख दिया। अपने उस साथी को जिसे उसने बचपन से पाला था, वॉरियर ईगल को पूरी ताकत से लड़ते देख यान शियाओ खुद को रोक नहीं पाया। चहचहाहट। वॉरियर ईगल ने उसके हाथ को सहलाया, उसकी आंखों में आत्मनिंदा थी। तुम पहले से ही अद्भुत थे, बस थोड़ी सी कमी रह गई, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उफ यान शियाओ, तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। दाये पास आया, उसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे। यान शियाओ ने सिर हिलाया। 200 की शक्ति वाला रैपिड डाइव, 140 की शक्ति वाला ब्रेव बर्ड, साथ ही क्रिस्टल फ्लाइट से मिलने वाला दोगुना बूस्ट और इन्फिनेप के खिलाफ दोगुनी जबरदस्त प्रभावशीलता। कुल शक्ति 1360। और इसमें ब्रेव ईगल का 210 का अटैक स्टेट और इन्फिनेप द्वारा पहले खर्च की गई ऊर्जा शामिल नहीं है। बस यही कहा जा सकता है, एक इक्का तो इक्का होता है और एलीट फोर का सदस्य वाकई एलीट फोर का सदस्य होता है। यान शियाओ को तो ये भी लगा कि दाये का इन्फिनेप ज़ेब्डोस और हीट्रेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिनका उसने पहले सामना किया था। दाये ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दरअसल मेरे पास एक बैकअप प्लान है। यान शियाओ ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। क्या ये नाइनटेल्स की हीलिंग विश है? दाये का चेहरा जम गया। हीलिंग विश? नाइनटेल्स के पास एक जन्मजात कौशल है जिसे वह अंडा देने के बाद सीख सकता है, जो वैनिला की नकल करता है। इसका प्रभाव यह है कि यह अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने साथी की शक्ति को पूरी तरह से बहाल करता है और उसकी स्थिति संबंधी बीमारियों को दूर करता है। यान शियाओ ने आगे कहा, मैंने इस पर पहले ही विचार कर लिया था और इसीलिए इस व्यक्ति ने अपनी आखिरी टेलविन का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया ताकि उर्सारिंग नाइनटेल्स तक तेजी से पहुंच सके और उसके मंत्र उच्चारण को बाधित कर सके। उसने दाये की ओर सीधे देखते हुए कहा, तो जब मैंने लगभग कहा तो मेरा मतलब सचमुच लगभग ही था। उसके बोलते ही दाये के बगल में बैठा इन्फिनेप अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया। दाये ने अपना मुंह खोला, उसके चेहरे पर बेबसी छाई हुई थी। क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बचा सकते थे? यान शियाओ के होंठ हल्के से मुड़े। अगर मैंने आपकी इज्जत बचा ली तो मेरे और मेरे साथियों की मेहनत का क्या? इसके अलावा उसने रोटोम की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे स्ट्रीम पर अभी भी लाखों दर्शक हैं। क्या? दाये दंग रह गया। ये तो हद है, उसने पूरी दुनिया के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया। स्ट्रीमर की टिप्पणियां। दाये की मेरी पसंदीदा लाइन, क्या? मुंह ढककर हंसते हुए। टीचर यान की कमेंट्री सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला कोई इतना सटीक कैसे सोच सकता है? क्या वो सच में जीनियस है? दाये, मेरे बैंक कार्ड का पासवर्ड है। टीचर यान, कुछ मत कहो, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, हंसते हुए। मजेदार बात, आज टीचर यान ने जिन 3 खिलाड़ियों को भेजा था वे सभी मुख्य टीम के सदस्य नहीं थे और एलीट 4 लेवल के भी नहीं थे। यान शियाओ के प्रशंसक आखिरकार गर्व से घोषणा कर सकते हैं, हमारे प्रिय यान शियाओ ने 4 स्वर्गीय राजाओं का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ऊपर मैं भी उसे थपथपाना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? तर्जनी उंगली इशारा करते हुए .jpg उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अखाड़े में यान शियाओ ने सिस्टम की सूचना सुनी। डिंग, अम्ब्रायन, जोरोक और ब्रेव ईगल का स्तर बढ़ गया है और उन्होंने स्टोन अटैक, स्पिरिट डांस और क्लोज कॉम्बैट जैसे नए कौशल सीख लिए हैं। प्रतिभा अंक और आवंटित किए जा सकते हैं। यान शियाओ ने मन ही मन सिर हिलाया और अपने मन का उपयोग करके प्रतिभा अंक आवंटित किए। जोरोक, रक्षा और विशेष रक्षा 70-80, कुल प्रतिभा 710 हो गई। अम्ब्रायन, आक्रमण 220-240, कुल प्रतिभा 670 हो गई। ब्रेव ईगल, आक्रमण 210-230, कुल प्रतिभा 650 हो गई। तीनों पोकेमोन के आंकड़े देखकर पता चला कि उर्सारिंग और ब्रेव ईगल दोनों ही 59वें लेवल पर पहुंच चुके थे, जो एक और रेयर कैंडी के लिए काफी था। यान शियाओ ने कैंडी और पोकेबॉल शियाओ के यान को इलाज के लिए दे दी। फिर एरगोर और ड्रैगन टर्टल की ओर मुड़कर बोला, तुम दोनों पहले कौन जाना चाहता है? अरे अच्छा, ड्रैगन टर्टल ने कहा कि वो पहले जाएगा। एरगोर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया। ड्रैगन टर्टल हैरान रह गया, क्या मैं? तुम? यान शियाओ और दाये का मुकाबला देखकर दोनों का आत्मविश्वास कम होने लगा था। क्यों न इसे लीग टूर्नामेंट के लिए बचा लें? जरूर, कोई दिक्कत नहीं। गुना 2, एरगोर और ड्रैगन टर्टल ने एक साथ कहा और मन ही मन राहत की सांस ली। यान शियाओ ने सिर हिलाया और हंस पड़ा और दोनों भी अजीब तरह से हंसने लगे। माइकल मन ही मन बुदबुदाया, मुझे लगता है ये दोनों तो शुरू होने से पहले ही डर गए हैं। ठीक है छोटे बदमाश, चलो पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एरगोर ने धमकी भरे अंदाज में उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा। जरूर, मेरे भाई के पास 3 और हैं, वो मेरी जगह ले सकता है ना? तुम अपने भाई को अपनी जगह लेने दे सकते हो। एरगोर मुस्कुराया, रुको, मैं अपने चचेरे भाई को बुलाता हूँ। माइकल चौंक गया और उसने ड्रैगन कछुए को थपथपाया। उसका चचेरा भाई कौन है? तुम्हें पता है ना, वो जो उड़ने वाले ड्रैगन राइडर्स में माहिर है, डोडो। क्या? दाये दहाड़ा और माइकल के सिर पर एक थप्पड़ मारा। अपने भाई को धोखा देने की हिम्मत मत करना। एरगोर ने आगे कहा, या मेरे चचेरे भाई डाइगो के बारे में क्या ख्याल है? पता नहीं उसे पत्थर खोदने का समय मिलेगा या नहीं। ये सुनकर दाये ने माइकल पर तानते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। हे भगवान, दादाजी, मेरा भाई किसी को मार डालेगा। हा, भाइयों की इस हरकत पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मूनबेयर, प्रीवियस अध्याय 310 में मेरी पसंदीदा पंक्ति दाये की है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, हिस्ट्री, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक, सोशल साइंसेज, ए बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 311 प्रस्थान शेन्हे शहर के लिए। अगले 2 दिनों में यान शियाओ ने दादा दाये के युद्ध अखाड़े में दुनिया भर के कई प्रशिक्षकों का सामना किया। उनमें से कई के पास मेगा इवोल्यूशन और जेड मूव्स जैसी क्षमताएं थीं। सिन्नो क्षेत्र में मैक्स ब्रेसेस और क्रिस्टल ऑर्ब्स को चार्ज करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां न होने के कारण ही यान शियाओ को लगा कि वह अन्य 2 युद्ध प्रणालियों वाले प्रशिक्षकों से मुकाबला कर सकता था। 6 महीने की आधिकारिक यात्रा के बाद यान शियाओ, एक तितली की तरह जो अनगिनत बार अपनेपन फड़फड़ाती है, दुनिया में आए बदलावों से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। ये बताना जरूरी है कि मोटोस्टो अब अपनी किशोरावस्था से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसका आकार अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए वह अभी तक लोगों को ले जाने में सक्षम नहीं है। हालांकि हाई स्पीड स्पिन में महारत हासिल करने के बाद वह बियरिश और ईवे जैसे छोटे पोकेमोन को अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा यान शियाओ ने इसे कंस्कान का मेगा स्टोन दिया, जिससे यह और इसका बच्चा कंस्कान एक साथ इसकी शक्ति का अनुभव कर सकें और मेगा इवोल्यूशन के लिए सही समय का इंतजार कर सकें। स्वप्नलोक में मौजूद कई पत्थर की गोलियों की मदद से अन्य पोकेमोन का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था।
ओशिफू और सिलवाली को छोड़कर यान शियाओ के पास अब एलीट फोर स्तर या उससे ऊपर के 7 पोकेमोन हैं। विभिन्न तरीकों और रणनीतियों की बदौलत वह डेनेरिस जैसे एलीट फोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी 50% से अधिक की जीत दर हासिल कर सकता है। यदि वह 2 लेजेंडरी पोकेमोन को मैदान में उतारे तो केवल अनुभवी एलीट फोर या चैंपियन स्तर के प्रतिद्वंद्वी ही उस पर पर्याप्त दबाव डाल सकते हैं। 2 दिनों के दौरान यान शियाओ ने गोल्डन रोड जिम में जमा हुई सभी चुनौती अनुरोधों को भी पूरा किया और पास के वेलवॉल सिटी एरेना में लगातार 4 गेम जीतकर गोल्ड रैंक में अपनी कुल जीत की संख्या 4 कर ली। एरेना में सीजन के अंत में दबाव बहुत अधिक नहीं है। यान शियाओ ने अपरंपरागत वस्तुओं और रणनीतियों के साथ प्रयोग करने में अधिक समय बिताया। उदाहरण के लिए क्लोज कॉम्बैट जोड़ एस्केप बैग का उपयोग करके हिट एंड रन रणनीति, जिसमें क्लोज कॉम्बैट के कमजोर करने वाले प्रभाव का उपयोग करके एस्केप बैग को सक्रिय किया जाता है और पोकेमोन को तुरंत बदल दिया जाता है। एक और रणनीति है होल्ड ऑन जोड़ वीकनेस पॉलिसी जोड़ बैटल पास सिस्टम। घातक हमले से बचने के लिए होल्ड ऑन का इस्तेमाल करें। दोनों अटैक स्टैट्स को 2 लेवल तक बढ़ाने के लिए वीकनेस पॉलिसी को सक्रिय करें और फिर कमान अपने साथी को सौंप दें। इसके अलावा रिफ्लेक्टर और लाइट वॉल की अवधि बढ़ाने के लिए लाइट प्ले का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही हेलमेट और असॉल्ट वेस्ट आदि का उपयोग करके फिजिकल मैजिकल रेजिस्टेंस टीम बनाई जा सकती है। लाइव स्ट्रीम बेहद मनोरंजक था। यान शियाओ की अंडरवर्ल्ड शॉप में भी बिक्री में काफी वृद्धि हुई, जिससे उन्हें खूब मुनाफा हुआ। हालांकि यान शियाओ के लिए पैसे का एकमात्र उपयोग शायद शियाओ कियान के लिए और कपड़े खरीदना है। शियाओ कियान की काली सफेद स्टॉकिंग्स और फैंसी स्विमसूट अनलॉक होने के बाद से फैशन प्ले एक सेगमेंट बना हुआ है। ये और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए आज जियाओ कियान ने नीले और सुनहरे बॉर्डर वाली हाई स्लिट चोंगसम पहनी थी, बालों को सफेद जूड़े में बांधा था और साथ में सेमी ट्रांसपेरेंट हाई वेस्ट वाले काले और सफेद बूट्स पहने थे। काले धातु के नुकीले रिस्टबैंड ने भी उसके हमेशा के प्यारे अंदाज को थोड़ा बदल दिया था, जिससे उसमें एक वीरता का भाव आ गया था। इसके बाद बारी आई बड़े पलंग की नियमित भूकंपरोधी जांच की। चूंकि यह सुरक्षा का बेहद महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए यान जियाओ ने इसे कभी हल्के में नहीं लिया और अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे हर तरफ से बारीकी से जांच की। जैसे ही पलंग उसके काम के विरोध में चरमराने और कराहने लगा, यान जियाओ का फोन बज उठा। 2 घंटी बजते ही उसने फोन काट दिया और अपने काम में फिर से डूब गया। लेकिन फोन करने वाला जिद पर अड़ा था। उसने दोबारा डायल किया। यान शियाओ अचानक कंबल से उठ बैठी, सिर पर पड़ा फटा कपड़ा फेंक दिया और थोड़ी बेचैनी से फोन उठाया। हेलो, कौन है? मैं व्यस्त हूँ, सीधे मुद्दे पर आओ। ओह, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। रिसीवर से जूलैन की आवाज़ आई। यान शियाओ के मन में अपने आप ही उसके भाव आ गए। अहम, क्या ये जूलैन बहन है? मैंने हाल ही में कुछ कपड़े खरीदे हैं और अभी उनकी लोच और जलरोधक क्षमता की जांच कर रही हूँ। बोलते हुए यान शियाओ ने शियाओ कियान के लाल गाल को चुटकी से दबाया, जिससे लड़की ने चुपचाप विरोध जताते हुए अपने गुलाबी होंठ सिकोड़ लिए। ओह, मैं समझ गई। जूलैन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे काम पर लग गई, यानी प्लेटिनम पल और वज्रपल से संबंधित सुरक्षा कार्यों में। यान शियाओ ने जूलैन को उस सुंदर व्यक्ति की योजना के बारे में पहले ही बता दिया था और उसने अपनी दादी, संग्रहालय की क्यूरेटर डॉक्टर जीजिलान को भी विशिष्ट उपायों के बारे में बता दिया था। जीजिलान ने यान शियाओ के बारे में काफी कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बस इतना कहा कि निर्णय लेने से पहले उन्हें यान शियाओ से मिलना होगा। जूलैन ने यान शियाओ को पहले से इसलिए बुलाया था क्योंकि प्रदर्शनी की तारीख अचानक 3 दिन आगे बढ़ा दी गई थी। कारण ये था कि व्यवसायी चीरी के कुछ दिनों बाद अन्य कार्यक्रम थे और उन्हें अंतिम समय में अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ी। प्रदर्शनी के मुख्य प्रायोजक होने के नाते चीरी के इस निर्णय ने पिछली सभी योजनाओं को सीधे बदल दिया। हालांकि गठबंधन ने ज्यादा आपत्ति नहीं जताई। कई सदस्यों ने कहा कि इससे गैलेक्टिक टीम की तैनाती में बाधा आएगी, जिससे उन्हें जल्दबाजी में कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो वास्तव में पकड़ने की योजना के लिए फायदेमंद साबित होगी। यान शियाओ ने सिर हिलाया। ये बेवकूफ, चीरी खुद गैलेक्टिक टीम का नेता है, उसे योजना में बाधा डालने के लिए तुम्हारी क्या जरूरत है? ये बदलाव स्पष्ट रूप से गैलेक्टिक टीम की पहले से तैयार कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। तो समय अचानक बहुत कम हो गया है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप तुरंत आ जाएं। आइए चर्चा करें कि क्या हम प्रदर्शनी से पहले कार्रवाई कर सकते हैं। जूलैन के लहजे में उत्साह की झलक थी। यान शियाओ के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। नहीं मेरी प्यारी महिला, आप एक चैंपियन हैं। चोरी जैसी साधारण सी बात पर आप इतनी उत्साहित क्यों हैं? एक चैंपियन चोरी कर रहा है, कितना रोमांचक, क्या आपको नहीं लगता? ठीक है ठीक है, यान शियाओ ने पास खड़ी शियाओ कियान की ओर देखते हुए कहा, मैं अब जा रहा हूँ। हमारे लिए रात का खाना तैयार रखना। कोई बात नहीं। कॉल खत्म होते ही शियाओ कियान आज्ञाकारी होकर कपड़े पहनने के लिए उठ खड़ी हुई। कुछ करवटें बदलने से पहले ही यान शियाओ ने उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया। हम प्यारे, आप क्या कर रहे हैं? क्या हम निकलने ही वाले नहीं थे? शियाओ कियान ने आंखें सिकुड़ी। उसकी आवाज़ कोमल और मीठी थी। यान शियाओ के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तो चलिए चलते हैं, वैसे भी यात्रा तो विमान का काम है। शियाओ कियान चौंक गई, फिर उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब है और उसके चेहरे की लाली धीरे धीरे उसकी गर्दन और छाती तक फैल गई। कुछ मिनट बाद विमान हवा के कंपन और हल्की हलचल के बीच आकाश में उड़ गया। उसका उड़ान मार्ग शिन्हे शहर की ओर जा रहा था। शिन्वा शहर, जो इतिहास में डूबा हुआ शहर है, सिन्नो क्षेत्र के इतिहास और प्राचीन जीवन शैली को पूरी तरह से संरक्षित रखता है। शहर के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर है जो पीढ़ियों से शिन्वा लोगों का पूजा स्थल रहा है। अतीत में जब सिन्नो क्षेत्र को ग्रीनलैंड क्षेत्र कहा जाता था, तब शिन्वा नाम पहले से ही मौजूद था। उस समय के लोग खुद को शिन्वा लोग कहते थे और सिन्नो के महान देवता आर्सिस की पूजा करते थे। उन्होंने इस सृष्टिकर्ता देवता को समर्पित एक मंदिर भी माउंट कोरोनेट पर बनवाया था। समय के साथ शिन्वा नाम विकसित होकर वर्तमान शिन्वा बन गया और इसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक शिन्वा के प्राचीन शहर में संरक्षित है। और अब यान शियाओ का विमान शिन्वा शहर के ऊपर पहुंच गया है। मोटर लिजार्ड प्रीवियस अध्याय 311 प्रस्थान शिन्हे शहर के लिए। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैप और हिप हॉप, फैंटेसी नॉवल सीरीज, बुक्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ड्रामा फिल्म्स, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, साइफाई ई-बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 312 अनियंत्रित सरसों का बाग। स्विच, घने कोहरे के बीच विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और यान शियाओ गुलाबी गालों वाली शियाओ कियान को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी।
एक नीली परछाई चमकी और उनके सामने एक यूकारियो प्रकट हुआ जिसकी पारदर्शी हल्की नीली आभा स्पंदित हो रही थी, मानो वह किसी चीज की जांच कर रहा हो। यान शियाओ चौंक गई। यह क्या है? ये जांच रहा है कि तुम यान शियाओ और शियाओ कियान के वेश में डिट्टो या जोरॉक तो नहीं हो। यान शियाओ मुड़ी और उसकी नजर एक चमकदार सुनहरी रोशनी पर पड़ी। सिंथिया अभी भी अपने काले ऊनी कोट में थी, उसके पीछे एक गारचौंप था जिसकी आभा मंद थी। गरुड़ लेवल 80 छद्म पौराणिक। यान शियाओ का चेहरा भावहीन हो गया। उसने आदत के अनुसार जांच की। लगता है सिंथिया और गरुड़ ने हाल ही में कुछ प्रगति की है। तुम्हारी नजर वाकई तेज है। तुमने कुछ छोटे मोटे नतीजे हासिल किए हैं, लेकिन अभी भी अपनी बाधा को पार करने में बहुत समय लगेगा। सिंथिया मुस्कुराई और जम्हा ली। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, मुझे इसे निपटाना है ताकि मैं आराम कर सकूं। पिछले 2 दिनों की ओवरटाइम ने मुझे थका दिया है। लुकारियो ने अपने काले घेरे छुपाने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। मैं ही था जो पूरी रात और गार्ड का इस्तेमाल करते हुए जागा रहा। तुम तो इतनी गहरी नींद सो रही थी। थोड़ी देर बाद सिंथिया उन दोनों को शिन्वा टाउन इतिहास संग्रहालय ले गई। ये संग्रहालय बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और संग्रहालय के पीछे शिन्वा खंडहर है जहां से श्वेत जेड गोला मिला था। जूलैन ने चलते हुए उन दोनों को समझाया, मुझे बचपन से ही इन खंडहरों को देखना बहुत पसंद था और समय के साथ मैंने झील के देवताओं की कहानियों के बारे में जाना और पुरातत्व में मेरी गहरी रुचि विकसित हुई। एक विशाल आंगन से गुजरने के बाद समूह संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। तभी संग्रहालय के दरवाजे अंदर से खुले और सफेद लैब कोट पहने छोटे बालों वाली एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली। दादी, मैं अपने मेहमानों को लाई हूँ। जूलैन ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर यान शियाओ और दूसरी महिला से उनका परिचय कराया। ये मेरी दादी जीजिलान है जो इस संग्रहालय की प्रमुख भी हैं। नमस्कार डॉक्टर जीजिलान, मैं यान शियाओ हूँ और ये मेरी पत्नी शियाओ कियान है। नमस्कार दादी जीजिलान। शियाओ कियान ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। यान शियाओ, तुम्हारा नाम सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत पत्नी होगी, वरना मेरी जूलैन को जीवनसाथी की कमी खलती। यान शियाओ लगभग अपनी जीभ काट बैठा। उसके बगल में खड़ी शियाओ कियान भी उतनी ही हैरान थी, मानो किसी चीज की रक्षा कर रही हो, और यान शियाओ के और करीब झुक गई। दादी, सच में मजाक की भी एक सीमा होती है, ठीक है? जूलैन ने बेबसी से कहा। हाँ, ऐसा प्रतिभाशाली शोधकर्ता मिलना दुर्लभ है जिसके लिए प्रोफेसर भी आपस में लड़ें। मुझे भी वो बहुत पसंद है। जीलैन ने शियाओ कियान की छाती पर नजरें टिकाते हुए कहा, लेकिन मैं कहती हूँ पोती, अगर तुम्हारे पास समय हो तो अपना ख्याल रखना। आजकल के नौजवानों को सुडौल लड़कियां ही पसंद आती हैं। शियाओ कियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जूलैन ने हमेशा की तरह अपने गारचौंप का पोके बॉल निकाला और तुरंत सख्त लहजे में बोली, दादी, आपने अभी क्या कहा? अरे बाप रे, ये बच्ची बड़ी हो गई है और बड़ों का आदर करना भी नहीं जानती। खैर, कोई जरूरी काम तो करना है ना, खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। जीजिलान ने बेपरवाही से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शियाओ कियान ने धीरे से कहा, बहन जूलैन, तुम्हारी दादी तो सच में कितनी मुनहफट है ना? जूलैन ने आह भरी और बात जारी रखी। शियाओ कियान ने सिर हिलाया। हाँ, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ काफी देर तक चुप रहा। अब उसे समझ आ गया था कि जूलैन की कभी कभार की चालाकी का कारण क्या था। कुछ मिनट बाद सभी लोग स्वागत कक्ष में बैठकर बावजू की सुरक्षा योजना पर चर्चा करने लगे। मस्टर्ड ऑर्किड ने गंभीरता से कहा, संग्रहालय के क्यूरेटर के रूप में दोनों गोलों की सुरक्षा मेरी सर्वोपरि चिंता है। बैम्बू ऑर्किड ने मुझे आपकी योजना के बारे में पहले ही बता दिया है। सच कहूं तो संग्रहालय की सुरक्षा की कई परतों के बावजूद मुझे विश्वास नहीं है कि मैं टीम गैलेक्टिक को संभाल पाऊंगी। इस बिंदु पर उसने यान शियाओ पर पैनी नजर डाली। तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि अगर हम उन्हें आपको सौंप दें तो वे चोरी नहीं होंगे? यान शियाओ ने फ्रंटियर जोन के खिलाफ चुनौती पूरी कर ली है और उसने मुख्य सेना के सदस्य के अलावा किसी और के साथ बिग लीफ को लगभग हरा दिया था। लिटिल कियान ने बीच में कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, यान शियाओ ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। यान शियाओ ने जीजिलान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो दादी जीजिलान इस बारे में क्या सोचती हैं? जीजिलान ने सिर हिलाते हुए कहा, लड़ाई की ताकत के मामले में मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी पोती से ज्यादा ताकतवर हो। आखिरकार पूरे सिनों में एक भी ऐसा प्रशिक्षक नहीं है जो उसे हरा सके। लेकिन जैसा कि कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। जंगल कोई मुकाबला करने की जगह नहीं है, वहां अक्सर संख्या बल भारी पड़ता है। तुम्हारा मतलब? मेरी सोच सीधी सादी है। क्योंकि तुमने इस झमेले में पड़ने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे तुम्हारी चालाकी के बहुत कारगर होने की उम्मीद नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर दोनों रत्न खो जाएं तो उन्हें ढूंढने और सिनों की उत्पत्ति पर मेरे शोध को पूरा करने में मेरी मदद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही हो। जीजिलान मुस्कुराते हुए बोली, कैसा रहेगा? यान शियाओ की आंखें समझदारी से चमक उठी। जैसा कि जीवन का अधिकांश समय जी चुकी एक बुजुर्ग महिला से उम्मीद की जाती है, चीजों के प्रति उनकी अंतर्दृष्टि वाकई गहरी है। साफ शब्दों में कहें तो बेहतरीन योजनाएं भी कभी कभी विफल हो जाती हैं। मस्टर्ड सीड यान शियाओ की सबसे बड़ी खूबी एक प्रोफेसर और प्रशिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वह स्थिति को संभालने के लिए उनका सहारा ले सकती हैं। इसके अलावा यान शियाओ की प्रख्यात प्रतिभाशाली शोध क्षमताओं के साथ सिनो जगत की उत्पत्ति पर उनके शोध को पूरा करने में उनकी मदद करना जूलैन की इच्छा भी पूरी करेगा। यह हर तरह से फायदेमंद स्थिति है। मैंने पहले सोचा था कि जूलैन की असाधारण रणनीति जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन आज दादी मस्टर्ड सीड से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि यह एक पारिवारिक परंपरा है। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। मुझे भी इस जगत की उत्पत्ति में बहुत रुचि है। ये सुनकर जूलैन हल्की सी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। ठीक है। मस्टर्ड सीड ने सिर हिलाया और पास की अलमारी से 2 सुंदर ढंग से पैक किए गए बक्से निकाले। मैंने इन दोनों रत्नों पर वर्षों से जो शोध किया है उसके आधार पर यह उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिकृति बनाई है। यहाँ तक कि अधिकारी जेनी का डिटेक्टर भी इसे पकड़ नहीं सकता। आप दोनों को बस संग्रहालय के सुरक्षा परीक्षण कक्ष में इन दोनों रत्नों को बदलने का मौका ढूंढना है। जीजिलान ने डिब्बा यान शियाओ को देते हुए कहा, जब आप ऑपरेशन तय कर लें तो मैं सिस्टम में खराबी पैदा करने का समन्वय करूंगा। उस समय अलार्म और सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन याद रखें आपके पास केवल 30 सेकंड हैं। इससे अधिक समय होने पर जबरन लॉकिंग डिवाइस सक्रिय हो जाएगा और जो भी व्यक्ति वहां से नहीं निकला होगा वह अंदर ही बंद हो जाएगा। यान शियाओ और जूलैन ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है। बांस का ऑर्किड, मुफ्त उपहार और सकारात्मक समीक्षा की तलाश में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 312 अनियंत्रित सरसों का बाग। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री।
न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैप और हिप हॉप, बुक्स और लिटरेचर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई बुक रीडर डिवाइस, ड्रामा फिल्म्स, साइफाई ई बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 313 झील के किनारे ऐश का पुनर्मिलन। उस रात वह आकर्षक लड़का भी वेल सिटी से गॉड्स टाउन पहुंचा और सिंथिया और यान शियाओ के साथ वे अंधेरे की आड़ में चुपके से संग्रहालय में घुस गए। संग्रहालय में पली बड़ी सिंथिया उस इलाके से भली भांति परिचित थी, यूकारियों की आभा, एनडीडी की मानसिक शक्तियों और दो जोरोक द्वारा बनाए गए भ्रमों के साथ। कई पहरेदारों की गश्त और व्यापक निगरानी के बावजूद ली को एक भी सुराग नहीं मिला। सिंथिया द्वारा अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके नाकाबंदी हटाने के कुछ ही सेकंड बाद संग्रहालय द्वारा भारी सुरक्षा में रखे गए दोनों गोले आपस में बदल गए। पूरी प्रक्रिया इतनी सहजता से हुई कि यान शियाओ को लगभग अवास्तविक सा लगा। अगर सिस्टम ने पहले ही उसके बैग में मौजूद दोनों गोलों की प्रामाणिकता की पुष्टि न की होती तो उसे संदेह होता कि वे केवल साधारण कांच की गोलियां हैं। सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित करना बहुत आसान था। आखिरकार बाहरी लोगों के लिए सिंथिया का ल्यूकारियो पूरे शहर को आभा से ढक रहा था, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि बेहद मुश्किल हो गई थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शक्ति खुद अदला बदली अभियान का हिस्सा थी। जब समूह ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो तो मस्टर्ड सूट पहने नीले बालों वाले एक आदमी का स्वागत कर रहा था। आप सही समय पर आए हैं। यह इस आयोजन का मुख्य प्रायोजक रेडसन है। वह भी दुनिया की उत्पत्ति में बहुत रुचि रखता है, मस्टर्ड ने परिचय कराया। यान शियाओ, हम फिर से मिल रहे हैं और चैंपियन भी। रेडसन ने दोनों को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। आप एक दूसरे को जानते हैं? सिंथिया ने हैरानी से पूछा। यान शियाओ ने सिर हिलाया। हम माउंट क्राउन के पास थोड़ी देर के लिए मिले थे। हाँ, मैं तो असल में उम्मीद कर रहा था कि यान शियाओ मेरी कंपनी में शामिल हो जाए, चीरी हंसते हुए बोला। उसकी नजरें यान शियाओ के पीछे खड़ी शियाओ कियान पर टिक गईं। यान शियाओ एक तरफ हट गई, उसकी नजरें रोकते हुए, और उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। मुझे लगता है श्री चीरी को कुछ और काम है, इसलिए शियाओ कियान और मैं अब आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा झुककर वह शियाओ कियान को अपने साथ ले गया। तो मैं आपको विदा कर देता हूँ। जूलैन उन्हें विदा करने के लिए उठने ही वाली थी कि यान शियाओ ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं बहन जूलैन, विश्व चैंपियनशिप जल्द ही शुरू होने वाली है और मुझे जल्दी जाना है। शेन्हे टाउन से गुजरने से हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। आशा है कि हम अगली बार मिलेंगे। बोलते हुए यान शियाओ ने चीरी को आंख मारी, जो उसकी नजर से ओझल था। ठीक है, कोई बात नहीं। जूलैन तुरंत मान गई। घर के अंदर जिए जीलैन और चीरी को विदाई देने के बाद यान शियाओ और शियाओ कियान अपने उड़ने वाले वाहन में सवार हुए और पूरी गति से दक्षिण पूर्व की ओर रवाना हो गए। क्या हुआ? विमान के केबिन के अंदर उस आकर्षक व्यक्ति ने यान शियाओ के अनभिज्ञ चेहरे को देखकर पूछा। वह लिफ्ट लेकर आया था क्योंकि उसे जांच के लिए वेल सिटी में गैलेक्सी टीम के अड्डे पर वापस जाना था। कुछ नहीं, यान शियाओ ने सिर हिलाया और कुछ भी बताने की इच्छा नहीं जताई। चूंकि चीरी ने पहले ही यान शियाओ को अपनी गैलेक्सी टीम की पहचान बता दी थी, इसलिए उसकी हरकतें एक धमकी थीं जिससे वह जूलैन को इसके बारे में नहीं बता पा रहा था। इससे दो गोलों से संबंधित उसकी योजना को भी बढ़ावा मिला। यान शियाओ की हरकतें केवल अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए चिंता दिखाने का एक बहाना थी, जल्दी निकलने का एक बहाना। ये चीरी को झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए था। अब जब उसके पास वह अनमोल रत्न था तो उसे टीम गैलेक्टिक की अगली चाल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और वह निश्चिंत हो सकता था। हालांकि इस घटना ने यान शियाओ को झकझोर कर रख दिया। अगर क्रिम्सन सन को रत्न नहीं मिलता तो सब ठीक होता, लेकिन अगर उसे मिल जाता और पता चलता कि वह नकली है तो शक निश्चित रूप से उस पर ही जाता। तब यान शियाओ को टीम गैलेक्टिक के साथ सीधा टकराव झेलना पड़ता। लड़ाई तो होनी ही है, बस इसे थोड़ा टालने की बात है। यान शियाओ मन ही मन सोच रहा था। शियाओ कियान की पतली कमर पर उसका हाथ थोड़ा और कस गया। वूश, अंतरिक्ष यान अनंत रात के आकाश में तेजी से निकल गया, अपने पीछे एक निशान छोड़ते हुए। ... अगली सुबह वह सुंदर व्यक्ति व्हील सिटी में उतरा और यान शियाओ और शियाओ कियान ने अपना वाहन बदलकर साइकिल से दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दिया। मोटोलिसमैन, आगे बढ़ने के लिए तेज गति से पैडल मारते रहो। पिट्जियोट, तुम हवा से मोटोलिस पर नजर रखो, उसे खोने मत देना। पिट्जियोट, एबाओ ने सिर हिलाया और तुरंत सड़क पर तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि यान शियाओ शियाओ कियान की कमर पकड़े हुए पैडल मारने लगा। रास्ते में पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिल रहे थे, हवा वसंत की खुशबू से भरी हुई थी। जमीन पर कभी कभार आने वाले गड्ढों से यान शियाओ को पीछे से मजबूत सहारा महसूस हो रहा था, साथ ही लड़की की मीठी थोड़ी नखरीली आवाज भी सुनाई दे रही थी। ... 2 दिन बाद यान शियाओ और शियाओ कियान लिची झील पर पहुंचे। ये प्रमुख सड़कों का चौराहा था और आसपास के क्षेत्र के प्रशिक्षकों के लिए एक मिलन स्थल भी था। हालांकि सामान्य से कहीं ज्यादा चहल पहल थी। वाहनों और लोगों की लगातार आवाजाही पश्चिम की ओर लिची झील की तरफ जा रही थी। रिंग, टीचर कियानली का फोन आया था। रोतों, फोन की घंटी बजी। यान शियाओ चौंक कर रुक गया। क्या आप मुझे कनेक्ट कर सकती हैं? ठीक है, रोतों। थोड़ी देर बाद कियानली की आवाज फोन पर आई। यान शियाओ, क्या तुम अभी ऋषिडेन झील के पास हो? जी हाँ टीचर, मैं दक्षिण की ओर नोहारा शहर जा रहा हूँ अपने छठे बैच के लिए चुनौती देने। ओह, समझ गई। शियाओ ने फोन करके बताया कि वह सिनोह जा रही है, ऋषिडेन झील पर होने वाली वेलेस कप प्रतियोगिता में भाग लेने। मैंने सोचा कि यह हम दोनों के लिए मिलने का अच्छा मौका होगा और भाई बहन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है टीचर, कोई बात नहीं। यान शियाओ तुरंत मान गया। वह खुद भी सोच रहा था कि ऋषिडेन झील जाए या नहीं। 3 लावा देवताओं में से एक अजेल्फ का निवास स्थान होने के नाते इच्छाशक्ति के देवता से मिलने पर अक्सर किसी भी कठिनाई का सामना करने का साहस मिलता है। रेडसन से मिलने के बाद यान शियाओ का पूरा ध्यान जिम चैलेंज को जल्द से जल्द पूरा करने और अपने पौराणिक पोकेमोन पकड़ने की योजना को शुरू करने पर था। इससे वह किसी भी अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए अपनी युद्ध शक्ति को भी अधिकतम कर सकेगा। इसलिए उसने शुरू में सीधे नोहारा शहर जाने का इरादा किया था, लेकिन अब चूंकि उसके शिक्षक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए उन्नत पीढ़ी की नायिका में से मिलने में कोई बुराई नहीं थी। और उसके बड़े भाई होने के नाते वह उसके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार कर सकता था ताकि वह प्रशिक्षक समन्वयक के रूप में अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके। ये सोचकर यान शियाओ ने दिशा बदल दी और पश्चिम की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि वह अपने पैडल भी लगा पाता, दूर से एक आवाज आए, अरे यान शियाओ, शियाओ कियान। दोनों मुड़े और देखा कि ऐश और उसके 2 साथी अपने अपने बैग लिए दक्षिण से उनकी ओर दौड़ रहे हैं। अरे क्या संयोग है ऐश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डॉन, मेरी वजह से। ऐश ने अभी अभी नोहारा सिटी जिम में मुकाबला खत्म किया और वॉलेस कप में हिस्सा लेने के लिए सीधे यहाँ आ गया।
अच्छा, यान शियाओ ने सोचा। उसे याद आया कि मूल कहानी में ऐश और उसके दोस्त वॉलेस कप खत्म करने के बाद नोहारा सिटी गए थे। लगता है उसकी वजह से ऐश की यात्रा थोड़ी तेज हो गई है। चूंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं तो चलो साथ चलते हैं, शियाओक्सी ने सुझाव दिया। ब्रॉ ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। ऐश ने यान शियाओ को ध्यान से देखा। यान शियाओ, मैं अब ज्यादा ताकतवर हूँ, एक मुकाबला कैसा रहेगा? यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन पहले वहां पहुंचकर बात कर लेते हैं। प्रीवियस अध्याय 313 झील के किनारे ऐश का पुनर्मिलन। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऑनलाइन वीडियो नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस फैंटेसी नॉवल सीरीज रैप और हिप हॉप डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 314 में कोली कप हारुका का आगमन। रास्ते में पांचों ने अपने यात्रा अनुभव साझा किए। ओह, क्या आप पास की झील पर मिस्टर वाले से मिले? यान शियाओ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मिस्टर वाले ऐश की बहुत तारीफ करते हैं और उन्होंने उसे स्विम्बू के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी। डॉन ने आंख मारते हुए अपनी तर्जनी उंगली ऊपर उठाई। शियाओ कियान ने सिर हिलाया। मैं समझ गई, मुझे याद है कि आपने स्विम्बू के बदले ऐश का आईफोन लिया था, है ना? इसीलिए तो वह जिम बैटल और कॉन्टेस्ट दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐश और ब्रॉ बाद में अपने एक पुराने दोस्त से मिलेंगे, यान शियाओ ने कहा। एक पुराना दोस्त? कौन है वो? ऐश ने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, यान शियाओ ने शांत समुद्र की ओर देखते हुए कहा। एक चमकीले रंग का स्वैलोटेल अपने पंख फड़फड़ाता हुआ सीधे उनकी ओर उड़ आया। वाह, वह पोकेमोन कितना सुंदर है, डॉन ने कहा जैसे ही स्वैलोटेल ऐश के सिर पर बैठा। ब्रॉ, रुको, ये हंटिंग बटरफ्लाई, क्या ये हो सकती है? अरे सब लोग बहुत दिनों बाद मिले। सबने मुड़कर देखा तो एक जहाज धीरे धीरे किनारे पर आ रहा था। लाल पोशाक पहने एक लड़की देख के आगे खड़ी थी और उत्साह से हाथ हिला रही थी। उसका खास सिर पर बंधा स्कार्फ, मित्सुको जैसे मध्यम लंबाई के भूरे बाल और तंग शॉर्ट्स में सजी उसकी पतली सुडौल टांगे, साथ ही उसकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा उभरे हुए स्तन। ये कोई और नहीं बल्कि मैं थी, वो नायिका जिसने ऐश के साथ होएंग क्षेत्र की यात्रा की थी और अब होएंग डांसर। सच में तुम ही हो शियाओयाओ? बहुत दिनों बाद मिले, शियाओजी मुस्कुराए। तुम अब भी उतनी ही ऊर्जावान दिखती हो। हाँ, शियाओयाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर यान शियाओ की ओर देखा। आप यान शियाओ हैं, पिताजी के शिष्य? मैं शियाओयाओ हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई बात नहीं, यात्रा के दौरान मुझे मेरे गुरु और उनकी पत्नी से बहुत मदद मिली। अब से उन्हें बड़े भाई की तरह समझो। अगर आपको कोई समस्या हो तो बेझिझक मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, शियाओ कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं भी। अरे तो श्री क्यानली यान शियाओ के गुरु हैं? शियाओजी को देर से एहसास हुआ। डॉन अवाक रह गई। क्या ऐश, तुम्हें ये भी नहीं पता? यान शियाओ तो विश्व प्रसिद्ध पोकेमोन प्रोफेसर हैं। हाँ, ऐश बिल्कुल नहीं बदला। मैंने उन्हें कई बैग देते हुए कहा, ये आपके लिए उपहार हैं। ऐश और ब्रॉ के पास क्रमशः टेडी बियर और उर्सारिन की लकड़ी की नक्काशी थी। डॉन के पास पीपल का पेंडेंट था और यान शियाओ और शियाओ कियान के पास बनी और मिल्टन की मूर्तियां थीं। में से यही उम्मीद थी। हमेशा इतनी अच्छी तरह सोचती है, ब्रॉ ने तारीफ की। बस करो, मैंने यहाँ के नंबर 1 रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लिया है, चलो चलते हैं। खाने की शौकीन में की आंखें चमक उठीं और वह सबसे आगे निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वे एक शानदार ढंग से सजे हुए रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वाह, ये सिनो का सबसे आलीशान होटल है, 7 स्टार्स रेस्टोरेंट। वाह, वाकई बहुत आलीशान है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। हारुका ने सबको अंदर ले गई। अंदर जाने से ठीक पहले यान शियाओ जानबूझकर एक कदम रुका, भालू जैसे दिखने वाले जीव को छोड़ा और उसे एक स्पेशल बैग फेंकते हुए बोला, जाओ देखो कि आसपास कोई सफेद कपड़े पहने हुए हैं जिसके सीने पर चमकीला लाल आर्ट बना हो। अगर हो सके तो उन्हें खाना खिला देना। किटी, भालू जैसे दिखने वाले जीव ने अपना सीना थपथपाया, हल्के से पैर पटके और आसमान में उड़ गया। दूर एक घर के पीछे 2 लोग और एक बिल्ली इस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। देखा तुमने, वो भालू सच में उड़ सकता है? म्याऊं म्याऊं अविश्वास से घूर रहा था। कोजिरो ने सोच समझकर सिर हिलाया। अगर हम उसे पकड़कर बॉस को दे दें? मुसाशी की आंखें चमक उठी। बॉस बहुत खुश होंगे। कोजिरो, तो हमें अनलिमिटेड बोनस मिलेगा। म्याऊं, ब्रांच मैनेजर का प्रमोशन। तीनों, वाह कितना अच्छा लग रहा है। वो फेट, सोनम, लेकिन क्या तुम लोगों को अचानक थोड़ी ठंड नहीं लग रही? मुसाशी ने पूछा। कोजिरो ने सिर हिलाया। कुछ हद तक सही है। म्याऊं, मासाका। तीनों एक साथ मुड़े तो देखा कि एक मासूम दिखने वाला भालू जैसा प्राणी भावहीन होकर उनकी ओर आ रहा है, सूरज की रोशनी को रोकते हुए और छाया डालते हुए। तीनों के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही भालू जैसे प्राणी ने एक कुशल बंधन हमला किया और 2 लोगों और 2 बच्चों को अपनी बाहों में खींच लिया। आउच आउच आउच, मेरी कमर टूट जाएगी। यह क्या कर रहा है? म्याऊं। सोनम, उन्होंने कितना भी संघर्ष किया, वे भालू देवता की पकड़ से मुक्त नहीं हो सके और उसे उन्हें जंगल की ओर ले जाने दिया। 7 स्टार रेस्टोरेंट। ऐश के पिकाचू ने अचानक अपने कान खड़े कर लिए। पिका? ऐश, क्या हुआ? पिकाचू, पिका, क्या ये नाम जाना पहचाना लग रहा है? अब जब तुमने ये नाम लिया है तो ये थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐश थोड़ा हैरान हुआ लेकिन जल्दी ही अपने खाली पेट की वजह से बोला, छोड़ो, खाना जरूरी है। यान शियाओ मन ही मन मुस्कुराया। मूल सीरीज को अच्छी तरह से देखने के बाद उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि टीम रॉकेट हमेशा ऐश से 100 मीटर के दायरे में रहती है। ओशिफू को उन्हें खाना खिलाने के लिए भेजना एक सोचा समझा उपाय था। आखिरकार सन एंड मून एनीमे में तीनों को एक समय ओशिफू की गुफा में पाला पोसा गया था। इस तरह उन्हें खाना खाते समय टीम रॉकेट से परेशान होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही वेटर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, सभी को वहां खाने के नियम पता चल गए। सीधे शब्दों में कहें तो इस रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना मिलता था। हालांकि आपको रेस्टोरेंट के मालिक चियाकी और उनकी मंगेतर चिका के खिलाफ युगल मुकाबले में जीत हासिल करनी थी। यान शियाओ की नज़र में यह एक अमीर नौजवान द्वारा अपने और अपनी मंगेतर के युद्ध कौशल को सुधारने के लिए आयोजित एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। मुकाबला, हम तैयार हैं। शियाओ जी पूरे जोश में था। खाने के लिए मुझे हर हाल में जीतना है। पेटू याओ भी पूरी तरह से तैयार था।
और इस तरह यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक टीम बनाई, शियाओ जी और शियाओ गैंग ने दूसरी टीम बनाई और शियाओ याओ और शियाओ गुआंग ने एक और टीम बनाई और रेस्टोरेंट में खाने की जगह के लिए उनकी चुनौती शुरू हुई। पहले दौर में शियाओ जी और शियाओ गैंग ने पिकाचू और सुडोगुडो को मैदान में उतारा, जबकि विरोधी टीम ने स्नोलैक्स और मंजलैक्स को उतारा। दोनों का स्तर 40 से नीचे था, जिससे वे बेहद कमजोर और आसानी से हारने वाले थे। दोनों ने बिजली की तेजी से पहला राउंड जीत लिया। दूसरे राउंड में मे और डॉन ने अपने अपने स्टार्टर पोकेमोन ब्लेजिकेन और पिपल को मैदान में उतारा, जबकि उनके विरोधियों ने ड्रिफ्ट बॉल और गिरेटिना का इस्तेमाल किया। हालांकि डॉन की ताकत कम थी, लेकिन ब्लेजिकेन, जो लंबे समय से मे के साथ था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसका फ्लेम किक लगातार लगा और विरोधी पल भर में हार गया। तीसरे राउंड में चियाकी और चिका दो मैच हारने के बाद अपना तुरुप का पता लेकर आईं। उन्होंने 2 पोकेबॉल फेंकी और मैदान पर 2 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं। एक हरे रंग के चट्टानी कवच से ढकी हुई थी, जो राक्षस गॉडजिला जैसी दिखती थी। दूसरी के सिर पर सींग थे और वह चांदी सफेद धातु के कवच से ढकी हुई थी, जो उतनी ही प्रभावशाली थी। ये कोई और नहीं बल्कि जोतो के छद्म पौराणिक टायरानाइटर और कवचधारी पोकेमोन एग्रोन थे। टायरानाइटर लेवल 55 मध्यवर्ती जिम लीडर, एग्रोन लेवल 49 एलिट हाई लेवल। बनी और मैं, कृपया मुझे मुफ्त उपहार देकर समर्थन करें, ये फुबुकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस अध्याय 314 में कोली कप हारुका का आगमन। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, साइफाई ई बुक्स, ड्रामा फिल्म्स, फिल्म एडेप्टेशन न्यूज़, रैप और हिप हॉप, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वीडियो, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 315 दोगुना बदला, नहीं चौगुन बदला। टायरानिटार पोपाया, दोनों पोकेमोन के प्रकट होते ही एक भयंकर रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ, जिससे पूरा अखाड़ा थोड़ा कांप उठा। टायरानिटार की क्षमता, रेतीला तूफान, प्रवेश करते ही एक निश्चित अवधि तक चलने वाला रेतीला तूफान उत्पन्न करता है। यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक दूसरे को देखा और साथ ही पोकेबॉल फेंके। कंस्कान, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ऑलमोस्ट डॉल, कृपया। गार, नहीं। कंस्कान लेवल 43 एलिट बिगिनर, ऑलमोस्ट डॉल लेवल 40 एलिट। एक नॉर्मल टाइप कंस्कान इतना प्रभावी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना? शियाओ गुआंग ने संदेह से पूछा। तार्किक रूप से ये सच है, लेकिन शियाओ गैंग के बोलने से पहले ही यान शियाओ ने एक चकाचौंध कर देने वाला क्रिस्टल और फेंक दिया। कंस्कान क्रिस्टलाइज। गार, शुद्ध सफेद क्रिस्टल ने कंस्कान को घेर लिया और धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। क्रिस्टलीकरण के बाद उसके सिर पर मिट्टी के आकार का मुकुट प्रकट हुआ। क्रिस्टल फाइटिंग। विरोधी के 2 पोकेमोन रॉक डार्क और स्टील रॉक थे। दोनों फाइटिंग के मुकाबले 4 गुना कमजोर थे। चिनात्सुक, कितना अजीब बदलाव है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। चियाकी, कोई बात नहीं, चलो एक संयुक्त चाल चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। टायरानिटार, अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो। एग्रोन, सैंड हेल का इस्तेमाल करो। उनकी योजना शानदार थी। वे अर्थक्वेक का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाएंगे और साथ ही जमीन को भी हिला देंगे, जिससे सैंड हेल का बंधन प्रभाव और नुकसान बढ़ जाएगा। दुर्भाग्य से कंस्कान फेक आउट। कंस्कान तेजी से आगे बढ़ा, तुरंत टायरानिटार के सामने प्रकट हुआ और एक ही थप्पड़ से उसके आने वाले अर्थक्वेक को रोक दिया। शाओक्सी ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने पोकेमोन को सर्फ का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, जिससे नवगठित सैंड हेल रेत में समा गया। लहर अपनी गति बनाए हुए थी और तीनों पोकेमोन को टक्कर मारने ही वाली थी। चिका, एग्रोन, सर्फ को रोकने के लिए रॉक टूम का इस्तेमाल करो। चियाकी, टायरानिटार, ड्रैगन क्लॉ से कंस्कान को पकड़ो। हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। धड़ाम, एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा और सर्फ को रोक दिया, जबकि टायरानिटार की हथेली नीली ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा से चमक उठी और उसने पास के कंस्कान पर हमला कर दिया। ये देखकर यान शियाओ मुस्कुराए। हे, एक मामूली टायरानिटार शायद मेरे कंस्कान का मुकाबला करने लायक नहीं है। कंस्कान, हैमर का इस्तेमाल करो। गार्ड, एक शक्तिशाली भुजा तुरंत लाल भूरे रंग की युद्ध शक्ति से प्रज्वलित हुई और ड्रैगन क्लॉ से टकराने के लिए नीचे आ गिरी। 160 के आक्रमण और आक्रामक स्वभाव के साथ कंस्कान ने छद्म पौराणिक टायरानाइटर के सामने भी कोई भय नहीं दिखाया। बैंग, 4 गुना सुपर कमजोरी के कारण टायरानाइटर तुरंत पलट गया और कंस्कान की आंखें और भी चमक उठी। एग्रोन, जाओ टायरानाइटर का साथ दो। आयरन टेल, पॉप। एग्रोन दहाड़ा, उसकी विशाल पूंछ जोर से नीचे गिरी। बूम, कंस्कान ने हमले को रोकने के लिए अपनी भुजाएं उठाई। उसके पैरों के नीचे बारीक दरारें दिखाई दी। ऑलमोस्ट बाइट, शियाओक्सी चिल्लाए और उसने अपने जेड रिंग को, जिसमें की स्टोन जड़ा हुआ था, ऊपर उठाया। सुनहरी रोशनी ने तुरंत मैदान को रोशन कर दिया। मेगा इवोल्यूशन। ना, रोमांच से भरी रोशनी ने ऑलमोस्ट बाइट को घेर लिया और वह तुरंत मेगा इवोल्यूशन में बदल गया। गुलाबी, सफेद और क्रीम रंग का संयोजन, गोल और मनमोहक शरीर और चमकती आंखें एक शांत और उपचार करने वाली आभा बिखेर रही थी, जिससे पूरा अखाड़ा फेरी टाइप की शक्तिशाली उपस्थिति से भर गया था। लगता है यह अचानक बहुत शक्तिशाली हो गया है, ऐश ने ऑलमोस्ट बियर को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस अकाने ने ऐसा रूपांतरण हासिल कर लिया होगा। इस तरह स्तर का अंतर खत्म हो गया, मैंने टिप्पणी की। अखाड़े में अकाने ने पहले ही आदेश दे दिया था, हीलिंग पल्स का प्रयोग करो। नाय, ऑलमोस्ट बियर ने अपनी बाहें खोली और हरे रंग की रोशनी अंतरिक्ष से अलग होकर कंस्कान के शरीर में समा गई। उसकी आभा तुरंत वापस आ गई। अगला, डेजिलिंग ग्लीम का प्रयोग करो। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने पूरे अखाड़े को घेर लिया, जिससे एग्रोन और टायरानाइटर एक साथ पीछे हट गए। अपने साथी का प्रदर्शन देखकर कंस्कान दहाड़ा और आगे बढ़ा। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। कंस्कान की कलाई पर लगा कि स्टोन उसकी युद्ध शक्ति के कारण तेजी से चमक रहा था। कंस्कान, गार्ड। कंस्कान ने सिर हिलाया। उसकी प्रचंड युद्ध शक्ति उसके शरीर के चारों ओर फैल गई, जिससे प्रकाश का इंद्रधनुष बन गया। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। मेगा इवोल्यूशन। बस, कंस्कान के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी तली में मौजूद नन्हा कंस्कान अचानक उछल पड़ा और चमक के कारण उसका शरीर तेजी से बड़ा होकर 1 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो गया। उसकी कभी चिकनी और कोमल त्वचा पर अनियमित उभरी हुई केराटिन दिखाई देने लगी। मेगा कंस्कान लेवल 43 एलिट। मेगा इवोल्यूशन। क्षमता, माता पिता का प्यार। विकास के बाद शिशु कंस्कान को अस्थायी रूप से वृद्धि प्राप्त होती है, जिससे वह युद्ध में अपनी मां की सहायता कर सकता है। उनके सहजीवी संबंध के कारण वे सभी अतिरिक्त प्रभावों और स्टेट परिवर्तनों को साझा करते हैं। शिशु कंस्कान स्वचालित रूप से अपनी मां के हमलों की नकल करेगा, लेकिन शक्ति बहुत कम हो जाएगी।
प्रतिभा 630, आधार अधिकतम 590 से अधिक। HP 100, आक्रमण 190, रक्षा 100, विशेष आक्रमण 40, विशेष रक्षा 100, गति 100। दारा, छोटे कांस्कान ने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा, जबकि दूसरे कांस्कान के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था, मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हो। आखिरकार एक माँ को अपने बच्चे के विकास से बढ़कर और क्या खुशी दे सकता है। यान शियाओ के होंठ ऊपर उठे। चलो इसे खत्म करते हैं, बूस्ट पंच का इस्तेमाल करो। गार, दारा, दोनों ड्रैगन एक साथ दहाड़े और बैंग बैंग ने दो मुक्कों से कमजोर टायरानाइटर को दूर फेंक दिया। एग्रोन ने आयरन टेल से हमला किया, अपने साथी का बदला लेने की कोशिश करते हुए। तेज हवा के झोंके से कम युद्ध अनुभव वाले नन्हे कंस्कान ने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे रोको, डबल रिटर्न का इस्तेमाल करो, ऑलमोस्ट डॉल, हील पल्स। यान शियाओ और शियाओ कियान के आदेश एक के बाद एक आए। अपने बच्चे की रक्षा करते हुए कंस्कान ने तुरंत अपनी पीठ से आयरन टेल के हमले को रोक दिया। बूम, जमीन का हल्का सा कांपना एग्रोन की अपार शक्ति को दर्शाता था, लेकिन ऑलमोस्ट डॉल की सहायता से हमला जानलेवा नहीं था। कंस्कान और उसका बच्चा एक साथ युद्ध की भावना से चमक उठे और एग्रोन की छाती पर बाएं और दाएं से वार किए। पॉकेट, उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकल आईं और 2 सेकंड की सन्नाटे के बाद वह धड़ाम से गिर पड़ा। एग्रोन और टायरानाइटर लड़ने में असमर्थ हैं, चुनौती देने वाला जीतता है। रेफरी की घोषणा के साथ ही डबल बैटल समाप्त हो गया। यान शियाओ अखाड़े में दाखिल हुआ और एक एनर्जी क्यूब निकालते हुए बोला, बधाई हो कंस्कान, तुम और भी शक्तिशाली हो गए हो। गार, टैप टैट, कंस्कान और दाजा खान दोनों ने मुंह खोलकर स्वादिष्ट क्यूब खाया और खुशी से चिल्ला उठे। अजीब बात है, एग्रोन की रक्षा क्षमता तो बहुत अधिक होनी चाहिए, उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए थी, है ना। ब्रॉ की हैरान करने वाली आवाज आई। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो पहले अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, मैं बाद में समझाऊंगा। चलते चलते उसने कंस्कान की मेगा इवोल्यूशन क्षमता के बारे में बताया। सरल शब्दों में, मेगा इवोल्यूशन के कारण दोनों कंस्कान आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे वे एक साथ हमला कर सकते हैं। इसकी पारंपरिक रणनीति पावर अप पंच, रॉक स्लाइड और डबल स्ट्राइक है। पावर अप पंच से आक्रमण 2 चरणों तक बढ़ जाता है, रॉक स्लाइड से घबराहट की संभावना बढ़ जाती है और डबल स्ट्राइक क्वाड्रपल स्ट्राइक बन जाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंस्कान ने उस शक्तिशाली आयरन टेल का सामना करने के बाद क्वाड्रपल स्ट्राइक से अपने प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर दिया। ज़ोरॉक, प्रीवियस अध्याय 315, दोगुना बदला नहीं, चौगुन बदला। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, सोशल साइंसेज, वायलेंस और अब्यूज, टाइम और कैलेंडर्स, ई-स्पोर्ट्स, नॉवल मर्चेंडाइज, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, साइफाई ई-बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 316, जासूस का लबादा। लड़ाई के बाद समूह ने 7 स्टार रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। यान शियाओ की राय में ये भोजन बस स्वादिष्ट था, टोमेटो चेन रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेज जैसा बिल्कुल नहीं। भोजन के दौरान मैंने अपनी यात्रा से जुड़ी कई रोचक कहानियां सुनाई, जिन्हें एक दशक से अधिक समय से पोकेमोन के प्रशंसक यान शियाओ ने बड़े चाव से सुना। इसके अलावा मेगा इवोल्यूशन के कारण कंस्कान अब टैलेंट पॉइंट्स आवंटित कर सकता था। यान शियाओ ने इसकी दोहरी प्रतिरोधक क्षमता को 10 पॉइंट्स बढ़ाकर कुल 550 टैलेंट पॉइंट्स कर दिए। संयोगवश उसने सिस्टम खोलकर एक लॉटरी भी शुरू कर दी। आखिरकार शियाओ तो मानो उसकी छोटी बहन थी, इसलिए उपहार देना तो बनता ही था। डिंग, मास्टर की लॉटरी शुरू हो गई है। ड्रॉ की संख्या 20, कृपया प्रतीक्षा करें। लॉटरी पूरी हुई, आपको 5 गैर डुप्लीकेट आइटम मिले हैं, कृपया अपनी इन्वेंट्री जांचें। यान शियाओ ने अपनी इन्वेंट्री खोली और उसे ये 5 चीजें दिखाई दी। बॉक्सिंग ग्लव्स, पहनने पर बॉक्सिंग मूव्स की शक्ति 10% बढ़ जाती है और उन्हें नॉन कॉन्टैक्ट मूव्स माना जाता है। स्पाइक क्लॉक, पहनने पर यह आइटम पोकेमोन को अन्य पोकेमोन मूव्स के अतिरिक्त प्रभावों से बचाता है। रिचार्जेबल बैटरी, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु, जब इस आइटम को पहने हुए पोकेमोन को इलेक्ट्रिक टाइप मूव से नुकसान होता है तो उसका अटैक स्टैट एक स्टेज बढ़ जाता है। मोटे तले वाले बूट, पहनने पर यह आइटम पोकेमोन को टेरन बेस्ड मूव से बचाता है। फॉसिल फिन, प्राचीन पोकेमोन एजिस्लेश का एक जीवाश्म, इसे तकनीक का उपयोग करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। यान शियाओ ने अपनी भौहें उठाईं, चारों आइटम काम के थे। उदाहरण के लिए स्पाइक्लो एक चीज एक की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए एकदम सही है, थिक सोल्ड बूट स्पाइक टीम्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, और बॉक्सिंग ग्लव्स ग्रास स्टील और थरस्ट हेलमेट के जवाबी हमले की रणनीति के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। रिचार्जेबल बैटरी फ्लाइंग और वाटर टाइप के फिजिकल अटैकर्स के लिए एकदम सही है और इलेक्ट्रिक टाइप के हमलों के खिलाफ बेहद असरदार है। बेशक यान शियाओ को सबसे ज्यादा हैरानी आइस ड्रैगन के जीवाश्म को देखकर हुई। इसका टाइप आइस रॉक है और इसका रूप रंग भी काफी अच्छा है, लेकिन इसका टाइप कॉम्बिनेशन थोड़ा कमजोर है। वैसे भी आइस एक मजबूत फाइटिंग टाइप नहीं है, इसलिए यह मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए एकदम सही है। जब सब लोग खाना खा रहे थे, उसी जंगली जंगल में टीम रॉकेट भी मीठे कड़वे एहसास के साथ अपने खाने का मजा ले रही थी। बहुत पेट भर गया, म्याउथ, मैंने इतने दिनों में इतना नहीं खाया। म्याउथ अपने गोल पेट के साथ शांति से जमीन पर लेटा हुआ था। मुसाशी, हाँ, भले ही उसका हमारे साथ बर्ताव थोड़ा अजीब था, लेकिन बेर और मिठास का मेल तो लाजवाब था। बिल्कुल। उफ, कोजेरो के बोलने से पहले ही कुमा ने मुट्ठी भर बेर उठाए और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया, फिर मुसाशी के मुंह में, फिर म्याउथ के मुंह में और इसी तरह सबके मुंह में। पतंग, कुमा ने अपने थैले की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ खाली था। पता ही नहीं चला कि उन्होंने पूरा थैला भर खाना खत्म कर दिया था। तीनों को, जो अब गोल गोल हो गए थे, देखकर कुमा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अचानक लगा कि वह कुछ भूल गया है। उसने एक पल के लिए उन तीनों को हैरानी से देखा, फिर उन्हें गले लगाया और अपने बवंडर के एक ही झटके से उन्हें जबरदस्त ताकत से फेंक दिया। तीनों पल भर में आसमान में उड़ गए और एक तारे में बदल गए। अजीब, हम फिर से कैसे उड़ गए? पेट भर गया, इतना भर गया, इतना सोचने की जरूरत नहीं। शुभ रात्रि। एक अजीब लेकिन आनंददायक एहसास, म्याऊं। तो फुफकार। ये सब करने के बाद ओशिफू ने जमीन पर पैर पटका और गायब हो गया। रात के खाने के बाद समूह अपने ठहरने के लिए पोकेमोन सेंटर पहुंचा। यान शियाओ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शियाओकियान से जीवाश्म शियाओयाओ को दिलवाया। लड़की होने के कारण उपहार देना उसके लिए आसान था। फ्रंट डेस्क पर यान शियाओ ने अपनी पोकेबॉल नस जॉय को नियमित जांच के लिए सौंप दी। चूंकि मुख्य समूह की शक्ति एलीट 4 स्तर पर स्थिर हो गई थी, इसलिए पोकेमोन ने उच्च तीव्रता वाले नकली युद्ध शुरू कर दिए थे।
चूंकि उनमें से अधिकांश में पहले से ही स्वतंत्र रूप से लड़ने की क्षमता थी, इसलिए जंगली पोकेमोन से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यान शियाओ को केवल किसी प्रशिक्षक के साथ मुकाबला होने पर कमान संभालनी थी। इससे उन्हें वास्तविक युद्ध का जबरदस्त प्रशिक्षण मिला, इसलिए यान शियाओ को छिपे हुए जख्मों का डर सता रहा था। इसलिए उसने नस जॉय से कहा कि जब भी वे शहर पहुंचे उनकी पूरी जांच करें। जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए यान शियाओ की नज़र वॉलेस कप पर भी थी। ये कप समन्वयकों का एक भव्य सम्मेलन था जो नए होइन चैंपियन वॉलेस के सम्मान में आयोजित किया गया था। अरे, वॉलेस अचानक चैंपियन कैसे बन गया? यान शियाओ ने दरअसल सिंथिया को पहले भी इस बारे में बात करते सुना था। ये सब मेगा स्टोन और कीस्टोन के खुलासे से शुरू हुआ, जिससे स्टीवन के खनन व्यवसाय को नई जान मिल गई। इसके अलावा उसने लीग के मेगा एवोल्यूशन प्रयोगों की जांच का बहाना बनाया, और यहाँ तक कि उसके पिता हिबिकस भी उसे कुल्हाड़ी चलाना बंद करके चैंपियन के कर्तव्यों को निभाने के लिए वापस नहीं ला सके। समय बीतने के साथ होइन एलीट फोर शिकायत करने लगे। अनिच्छा से ही सही, वॉलेस एक अच्छे दोस्त और काफी ताकतवर होने के नाते बोझ बांटने के लिए आगे आया। सूटोपोलिस जिम के जिम लीडर एडम पहले वाले ही रहे। यान शियाओ को यह सब आंशिक रूप से सेंडी और एडम के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के कारण और आंशिक रूप से वॉलेस में उसकी थोड़ी दिलचस्पी के कारण पता था। शक्ति और प्रतिभा का सहज मिश्रण करने वाले कुछ गिने चुने मास्टर्स में से एक होने के कारण वॉलेस अपने पिछले जीवन के 8 मास्टर्स टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुआ था। उनोवा चैंपियन एल्डर, होइन ड्रैगन टाइप एलीट फोर चैंपियन जेंजी, अलोला चैंपियन कुकुई और अनुभवी कांटो एलीट फोर की तरह उसे भी विकास टीम से कोई ध्यान नहीं मिला। एक अनुभवी पोकेमोन प्रशंसक यान शियाओ उनकी ताकत को बहुत महत्व देता था। कम से कम वे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एलेन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अगर हर साल एक ही टूर्नामेंट चैंपियन बनता है और वो 8 मास्टर्स में से एक बन सकता है, तो मास्टर की उपाधि का असली महत्व ही खत्म हो जाता है। जाहिर है, यान शियाओ अब अपने बीते जीवन के बारे में नहीं सोचता, उसका पूरा ध्यान इस दुनिया में अपने सपनों को साकार करने पर है। अब जब उसे वेले से मिलने का मौका मिला है तो स्वाभाविक रूप से वो इस शीर्ष स्तर के कोऑर्डिनेटर की शक्ति को देखना चाहता है। नमस्ते डॉक्टर यान, आपके सभी साथी स्वस्थ हैं? कृपया इन्हें स्वस्थ बनाए रखें। नसजॉय की आवाज़ ने यान शियाओ के विचारों को तोड़ दिया। उसने सिर हिलाया और पोके बॉलर्स लेते हुए कहा, धन्यवाद नसजॉय। ये देखकर कि शियाओक्सी अभी तक नहीं लौटी है, यान शियाओ ने उसे एक संदेश भेजा और अकेले पोकेमोन सेंटर से बाहर निकल गया। सूरज डूब रहा था और शाम की ठंडी हवा एक कोमल अभिवादन लिए उसके चेहरे को छू रही थी। वो गलियों में यूं ही घूमता रहा, उस पर उसका मन शांत और सुकून से भरा हुआ था। जब से आयरन आइलैंड पर पौराणिक पोकेमोन ने हमला किया था, यान शियाओ का दिल बेचैन था। इसका सबूत यह था कि उसने अलोला आइलैंड्स टूर आधे महीने से भी कम समय में और बैटल फ्रंटियर चैलेंज एक हफ्ते से भी कम समय में पूरा कर लिया था। लंबे समय तक लगातार मेहनत करने से वह काफी थक गया था, और अब जब वह आराम कर रहा था तो उसे एक खालीपन का एहसास हो रहा था। अनजाने में ही वह एक झील के पास पहुंच गया। जंगलों से घिरी यह झील जगमगा रही थी और क्षितिज तक फैली हुई थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी झील पर पड़ रही थी, जिसकी चमक यान शियाओ के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी गहरी आंखों की पुतलियां चमक रही थीं। मेगालोपुन्नी, कृपया मुझे मुफ्त उपहार और सकारात्मक समीक्षाएं दें, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अध्याय 316 जासूस का लबादा। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, रैप और हिप हॉप, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, साइफाई ई बुक्स, ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, ड्रामा फिल्म्स, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 317 समय, स्थान, इच्छाशक्ति, भावना और ज्ञान। मैं यहाँ कैसे आ गई? यान शियाओ चौंक गई, फिर होश में आई। उसे एहसास हुआ कि वह सिन्नों की 3 महान झीलों में से एक लेक स्टीड फास्ट पर पहुंच गई है। यह इच्छाशक्ति के देवता 3 पौराणिक पोकेमोन में से एक अजेल्फ का निवास स्थान है। एनिमे की कहानी के अनुसार लेक स्टीड फास्ट अजेल्फ के लोक का प्रवेश द्वार है, और ऐश ने पहले भी यहाँ उसका प्रेत देखा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी अजेल्फ को देख पाऊंगी। यान शियाओ बहुत उत्सुक थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कई पोके बॉल फेंके। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी चमकी और 14 पोकेमोन झील के किनारे प्रकट हुए। लोपुनी, ओलिवियर, इंडिडी, स्लेकिंग, जोरोक, ब्रेवेरी और सारिन, ब्लिसी, ईवे, पिट्जियोट, कंस्कान, लिजार्ड, सिल्वाली और बेवेर। यान शियाओ ने हर एक चेहरे को देखा, उसके होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। वह हमेशा अपने सभी साथियों से गहरा प्रेम करता था और हर मुलाकात के लिए अत्यंत आभारी था। जैसा कि जूलैन ने कहा था, हर जीव दूसरे जीव से मिलता है जिससे कुछ नया जन्म लेता है। अब पीछे मुड़कर देखने पर यान शियाओ ने अपने अनुभवों से इस बात को सिद्ध कर दिया है। लोपुनी, जिसने अपनी दादी की मृत्यु के बाद यान शियाओ से गहरा लगाव विकसित किया। ओलिविया, जो पर्यावरण से प्रेम करती है और पवित्र भूमि की रक्षा करने की आकांक्षा रखती है। एंज उलबाउन, जो अंडे से जन्मा और उसकी सेवा में समर्पित है। सेकिंग, जो जन्म से विकलांग है लेकिन दृढ़ निश्चयी है। मिराज फॉरेस्ट में बचाए गए जोरोक, जो अब अपने प्रशिक्षक को अपना आदर्श मानता है। बहादुर ईगल, जो एक चट्टान से गिर गया था और अपने पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पवित्र हृदय वाला योद्धा और सारिन, जिसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया गया था लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है। शरारती और मस्ती पसंद करने वाला पिंडेविलेग, संपूर्ण, सौम्य और आत्मीय साथी ही वे। समुद्र पार करके आया सिल्वा पिट्जियोट, जिसे यान शियाओ ने अपनाया और प्रोत्साहित किया। युद्ध प्रेमी और उत्कृष्टता की तलाश में लगा कांस्कान, गंभीर और चिपका रहने वाला सेप्टाइल, सिल्वाली, जिसने अपनी स्वतंत्रता वापस पाई और युद्ध में यान शियाओ की भावनाओं के लिए आभारी महसूस करते हुए अपना मुखौटा हटा दिया। और हंसमुख, मेहमाननवाज और अत्यधिक कुशल बेबॉब। हर साथी, हर मार्मिक क्षण, हर दृश्य, ये सभी तत्व उनके बीच विश्वास का एक बंधन बनाते हैं। आज कोई प्रशिक्षण नहीं, सब लोग चलो साथ में सूर्यास्त देखते हैं। मिरो, रीवा, पोकेमोन उत्साह से भरे हुए यान शियाओ के चारों ओर जमा हो गए। उनकी लंबी परछाइयां ढलते सूरज की गर्म रोशनी में पड़ रही थीं। कुछ देर बाद जैसे ही शाम ढली, यान शियाओ वापस जाने के लिए उठा। इससे पहले कि वह पोकेमोन को समेट पाता, अचानक झील की सतह पर 3 चमकदार बत्तियां दिखाई दीं। उसी समय यान शियाओ ने अपने बैग में कंपन महसूस किया। हैरान होकर उसने अपना सामान निकाला। बहोयामी, कांच जैसा वज्रोब और चमकदार सफेद गोलाकार ज़ेरोब एक साथ चमक रहे थे। काशी, लिडो, नोम, 3 मशरूम के सिर वाले पोकेमोन पीले, गुलाबी और नीले झील से निकले। उनकी चमकदार आंखें किनारे पर खड़े यान शियाओ पर टिकी हुई थीं। ऑक्सीड पीला, मेमरीगोल्ड गुलाबी, अजेल्फ नीला। 3 पवित्र मशरूम। यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा।
सचमुच उसके सामने ज्ञान के देवता ओक्सी, भावनाओं के देवता मेमोरीगोल्ड और इच्छाशक्ति के देवता अजेल प्रकट हुए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दृढ़ संकल्प की झील है, तो फिर 3 झील देवता यहाँ क्यों हैं? यान शियाओ जब इस पर विचार कर रहा था तभी उसके मन में 3 अलौकिक स्वर गूंज उठे। मनुष्य, तुम विशेष हो। तुम एक साथ समय, स्थान, भावना, इच्छाशक्ति और ज्ञान का साक्षात रूप धारण किए हुए हो। हमने 2 रत्नों की पुकार को महसूस किया और यहाँ प्रकट हुए हैं। भविष्य में दुनिया एक बड़े संकट का सामना करेगी। ईश्वर ने व्यवस्था की है और तुम चुने हुए हो। यान शियाओ स्तब्ध रह गया। मैं 3 झील देवताओं ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, हम जो चेतना के क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं भौतिक युद्ध में निपुण नहीं है। हम केवल यही आशा करते हैं कि इससे तुम्हें यथासंभव सहायता मिलेगी। इतना कहकर 3 झील देवता प्रेतों में परिवर्तित हो गए और पीले, गुलाबी और नीले प्रकाश की 3 किरणें आकाश में फैल गईं, धीरे धीरे घूमती हुई और अभिसरित होती हुई अंततः यान शियाओ के शरीर में समा गईं। यान शियाओ की आंखों में अनेक रंग चमक उठे। ज्ञान का पीला प्रकाश उसके विशाल ज्ञान, बहुमुखी रणनीति और फुर्तीली सोच में समाहित हो गया। भावनाओं का गुलाबी प्रकाश उसके अटूट भावनाओं, सच्चे प्रेम और प्रबल प्रतिध्वनि में समाहित हो गया। इच्छाशक्ति का नीला प्रकाश उसके अधिक विश्वास, निडर साहस और अदम्य दृढ़ता को आकार दे रहा था। डिंग, मेजबान को झील के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सिस्टम की सूचना सुनाई दी और यान शियाओ ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पालतू जानवरों की थोड़ी चिंतित आवाजें सुनाई दी और उनमें से प्रत्येक के मन के विचार स्पष्ट रूप से महसूस हुए। पति, हम। यान शियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर पर बैठ गया। अपने बगल में बैठी शियाओक्सी के चिंतित चेहरे को देखकर वह स्तब्ध रह गया। मुझे क्या हुआ? लंबे कान वाले खरगोश तुम्हें वापस लाए? क्या तुम बहुत थक गए थे? अचानक बेहोश क्यों हो गए? शियाओक्सी ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को सहलाया। उसकी सांसें उसके इतने करीब थीं और उसकी कांपती पलकें उसकी अंदरूनी बेचैनी को बयां कर रही थीं। मैं ठीक हूँ। यान शियाओ ने सिर हिलाया और उसे और कसकर गले लगा लिया। अब वह लड़की की भावनाओं को पूरी स्पष्टता से समझ सकता था। ये रेगिस्तान में दर्जनों किलोमीटर चलने के बाद मीठे पानी के झरने से मिलने जैसा था, चिलचिलाती गर्मी में ठंडी हवा जैसा, या सर्दियों के महीनों के बाद वसंत की पहली किरण जैसा। ये भावना कोमल थी, तीव्र नहीं, बल्कि अटूट और दृढ़ शक्ति के साथ बह रही थी। यान शियाओ ने अपने होंठ खोले और उसके गुलाबी होंठों को चूमा। उस पल का आनंद लेते हुए उसे छोड़ा। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, बेबी। अच्छा है कि तुम ठीक हो। शियाओकियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और यान शियाओ ने उसे कंबल में लपेट लिया। कुछ ही पलों में लड़की गहरी नींद में सो गई। आधी रात तक यान शियाओ की देखभाल करने के बाद वह सचमुच थक गई थी। उसे कंबल उड़ाकर यान शियाओ चुपचाप कमरे से बाहर निकला और वहां उसे 14 जोड़ी आंखें दिखाई दी, बड़ी और छोटी। इस पल उसके भीतर भावनाएं और इच्छाशक्ति एक साथ मिल गईं। बज, उसकी कलाई पर मास्टर ब्रेसलेट जोर से कांपा। इवोल्यूशन की स्टोन और जेड क्रिस्टल से तेज रोशनी निकल रही थी। यान शियाओ को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का खून पिघले हुए लावा में बदल गया हो। उसके पूरे शरीर में जलन दौड़ रही थी। सुनहरी जंजीरें उसे उन खजानों से जोड़ती थीं जिनमें उसकी भावनाएं, इच्छाशक्ति और ज्ञान उमड़ते घुमड़ते और लगातार संचारित होते रहते थे। उस क्षण उसके आसपास मौजूद लगभग 1 दर्जन पोकेमोन ने असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि लोपुनी, पिज्जियोट और काम्स्कान मेगा इवोल्यूशन में प्रवेश कर गए। यह कोई विशेष क्षमता है? यान शियाओ अनिश्चितता से बुदबुदाया। अब वह पोकेमोन की भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और उनकी इच्छाएं और भावनाएं एक दूसरे के बंधन में आसानी से प्रतिध्वनित हो सकती थीं। इस अवस्था में पोकेमोन की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। यान शियाओ युद्धों के दौरान पहले भी कुछ समय के लिए इस अवस्था में आ चुका था। उदाहरण के लिए, जब ईवे ने पार्टनर मोड में रूपांतरित किया, जब स्लेकिंग ने अपना अंतिम प्रहार किया, जब लोपुनी मेगा इवोल्यूशन में परिवर्तित हुआ, इत्यादि। लेकिन वे सभी हृदय की क्षणिक प्रतिध्वनियां थीं, स्पष्ट और स्थायी प्रतिध्वनि से बिल्कुल भिन्न। लगता है तीनों दिग्गज पोकेमोन ने मुझे वाकई एक बड़ा तोहफा दिया है। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तीनों पोकेमोन को गले लगाया। उनके बीच एक अटूट और गहरा रिश्ता बन चुका था। मेगालोपुनी और फेरोमोसा। प्रीवियस अध्याय 317 समय, स्थान, इच्छाशक्ति, भावना और ज्ञान। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, फैंटेसी नॉवल सीरीज, बुक, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ई-बुक रीडर डिवाइस, बुक्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8। यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 318 हैश के साथ आमना सामना, छिपकली की पहली लड़ाई। बहुत से प्रयोगों के बाद यान शियाओ को अपनी नई प्राप्त क्षमता की बुनियादी समझ हो गई थी। इसे विशेष क्षमता कहने के बजाय यह एक परम मानसिक शक्ति के समान थी। इसलिए यान शियाओ ने इसे मन की शक्ति नाम दिया। इसमें जासूसी और टेलीकिनेसिस जैसी महाशक्तियां नहीं थी और न ही इसमें शाश्वत शक्ति की तरह उपचार करने की क्षमता थी। मन की शक्ति में केवल एक ही क्षमता थी, मानसिक प्रतिध्वनि। यान शियाओ अपने पोकेमोन के साथ मानसिक संबंध स्थापित कर सकता था, जिससे भावना, इच्छाशक्ति और बुद्धि में प्रतिध्वनि प्राप्त होती थी। हालांकि इस शक्ति के उपयोग के लिए कुछ शर्तें थीं। इसका उपयोग केवल उसी व्यक्ति के साथ किया जा सकता था जिसके साथ उसका गहरा भावनात्मक बंधन था। अन्य व्यक्तियों को यान शियाओ केवल स्पष्ट रूप से ही देख पाता था, उनसे कोई वास्तविक संवाद नहीं हो पाता था। वह अपने कमरे में वापस गया और शियाओ के यान के साथ उसकी नींद में प्रतिध्वनि करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह सपने में भी उसके बारे में चिंतित थी। मन की शक्ति से शियाओ के यान को सांत्वना देने के बाद यान शियाओ ने उसे गले लगाया और वे दोनों सो गए। इसी बीच लिची झील के पास पहाड़ों की गहराई में एक गुप्त मशीनीकृत अड्डा चुपचाप काम कर रहा था। टीम गैलेक्टिक की वर्दी पहने 2 विशेष बल के सदस्य अंदर आए। रिपोर्ट, कौन है? इतनी रात को मेरी नींद खराब कर रहे हो? टीम गैलेक्टिक के वैज्ञानिक प्लूटो बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठे, अपने चमकदार गंजे सिर को रगड़ा, चश्मा लगाया और दरवाजा खोला। रिपोर्ट कर रहे हैं लॉर्ड प्लूटो, हमने लेक ऑफ डिटर्मिनेशन में 3 पवित्र मशरूम खोज लिए हैं। तो क्या हुआ अगर वे आ गए? अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस सोने जा रहा हूँ। प्लूटो ने हाथ हिलाया, दोबारा लेटने का इरादा करते हुए। खबर को समझने से पहले ही उसे अपने चश्मे उतारने पड़े। उसके बुरे चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या कहा? तीनों पौराणिक पोकेमोन प्रकट हुए? वे एक साथ प्रकट हुए? हाँ बिल्कुल, किनारे पर एक शक्तिशाली प्रशिक्षक भी था। हम उसके पास नहीं गए, हमने बस एक तस्वीर ली। कुलीन टीम के अग्रणी सदस्य ने एक धुंधली तस्वीर दिखाई। तस्वीर में झील के बीचों बीच तैरते हुए तीनों पौराणिक पोकेमोन की अर्धपारदर्शी आकृतियां दिखाई दे रही थी। किनारे पर मौजूद आकृति पर प्रकाश की 3 किरणें केंद्रित हो रही थीं।
क्योंकि प्रकाश बहुत तेज था इसलिए उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से धुंधला था। उसके आसपास मौजूद लगभग 1 दर्जन पोकेमोन की केवल धुंधली रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी और जूम करने पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। इस तस्वीर की गुणवत्ता इतनी खराब कैसे हो सकती है? प्लूटो ने भौहें चढ़ाते हुए शिकायत की। मैंने तुम्हें कितनी बार टोमेटो मेट 60 इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तुम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ऐसा नहीं है कि हम इसे खरीद नहीं सकते, बस मोबाइल फोन ज्यादा किफायती है, एक साथी ने धीरे से कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, उस समय मेरा रोटोम याओ याओ शियान झांग ने चुरा लिया था। प्लूटो का चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया जब उसे याद आया कि यान शियाओ ने उसे मोबाइल फोन से कैसे धोखा दिया था। उसने चिड़चिड़ाते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, बॉस को इसकी सूचना दो, मैं देखता हूँ कि क्या तस्वीर को प्रोसेस करने का कोई तरीका है। जी। अल्पविराम। अगली सुबह यान शियाओ और शियाओ के यान पोकेमोन सेंटर में नाश्ता कर रहे थे, जबकि उसके कई पोकेमोन बाहरी प्रशिक्षण क्षेत्र में सुबह का अभ्यास कर रहे थे। अरे यान शियाओ, ऐश अपने बिखरे बालों के साथ नीचे भागा, क्या मैं आज उससे मुकाबला कर सकता हूँ? यान शियाओ ने खाना चबाते हुए रुककर निगल लिया। हाँ, लेकिन ऐश, क्या तुम पहले हाथ मुंह धोना नहीं चाहते? मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो सुनता ही नहीं। शियाओ याओ पास आकर हाथ फैलाते हुए बोली। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। हे, लड़ाई खत्म होने के बाद हाथ मुंह धोने में देर नहीं होगी। मैं अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहता। ऐश ने मुट्ठी भींच ली और उसके कंधे पर बैठा पिकाचू भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर यान शियाओ के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो चलो चलते हैं। ऐश खुशी से उछल पड़ा। वाह! थोड़ी देर बाद समूह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। ब्रॉ रेफरी के स्टैंड पर खड़ा होकर नियम बताने लगा। अब ऐश और यान शियाओ का मुकाबला तुरंत शुरू होगा। नियम 1v1 है, चालों की कोई सीमा नहीं है। अब कृपया अपने पोकेमोन एक साथ मैदान में उतारें। कछुए, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मोटोश, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोनों ने एक साथ अपने पोके बॉल फेंके और मैदान पर सिर पर घास कान को लिए एक छोटा हरा कछुआ प्रकट हुआ। कछुआ स्तर 35 उन्नत, मोटोलिस्क स्तर 20 मध्यम। कछुए के आंकड़े देखकर यान शियाओ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये खेल में निर्धारित विकास स्तर से कहीं अधिक था। अपने पिछले जीवन में जब वह एनीमे देखता था तो वह ऐश के पोकेमोन के विकास का बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन ये कछुआ 100 से अधिक एपिसोड तक विकसित नहीं हुआ। सचमुच अवाक रह गया। जब वह सोच ही रहा था, ऐश ने अपना जाना पहचाना तेज हमला शुरू कर दिया। कछुए, दौड़ो, टैकल का इस्तेमाल करो। एक छोटा हरा कछुआ तेजी से भागा और अपनी जगह से गायब हो गया। आम कछुआ पोकेमोन के विपरीत ऐश के कछुए में असाधारण गति थी और उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। ये देखकर यान शियाओ का दिमाग हरकत में आया और उसकी मानसिक शक्ति ने मोटोलिस्क के साथ एक संपर्क स्थापित किया। तेज गति से घूमने के बाद क्विक अटैक का इस्तेमाल करके बचो। छिपकली के दोनों पहिए पलक झपकते ही घूम गए। सफेद रोशनी की लकीर छोड़ते हुए उसने हमले से खुद को बचाया। भागने की कोशिश भी मत करना। रेजर लीफ। वूश वूश वूश। टर्टविग ने अपना सिर घुमाया और तेज धार वाले ब्लेडों की बौछार कर दी जो हवा में घूमते और चीरते हुए आगे बढ़े। छिपकली, व्यापक तबाही। तेजी से दौड़ती छिपकली ने अचानक अपनी पूंछ घुमाकर ब्रेक लगाया और उसके पिछले पहिए ने अपनी मजबूत पूंछ से एक शक्तिशाली हमला किया। बैंग बैंग बैंग। रेजर लीफ के सभी हमले रोक दिए गए। हाइपर वॉइस का इस्तेमाल करो। यान शियाओ ने अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाया और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग ने टर्टविग की फुर्तीली चालों को बाधित कर दिया। उसके खुरों ने जमीन पर निशान बना दिए। रुको, टर्टविग, एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करो। ऐश ने दांत पीसते हुए आदेश दिया और टर्टविग ने अपने सामने ऊर्जा का एक चमकीला हरा गोला प्रकट किया। जल्दी हमला करो। यान शियाओ ने तुरंत कार्रवाई की और लिजार्ड पलक झपकते ही आ गया। धमाका। ऊर्जा का गोला तुरंत फट गया जिससे टर्टविग हवा में उड़ गया। एक बार फिर मेगा साउंड का इस्तेमाल करो। टर्टविग, अपने खोल में वापस जाओ और वहीं घूमो। यान शियाओ के दम घोटने वाले हमले के सामने ऐश ने मौके का फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता दिखाई। टर्टविग का खोल हवा में घूमने लगा जिससे ध्वनि तरंगें विक्षेपित हो गईं और उनका नुकसान काफी कम हो गया। टर्टविग नीचे उतरा और इस तरह संकट टल गया। अच्छा, शक्ति वापस पाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करो। टर्टविग का पूरा शरीर एक चमकीले हरे प्रकाश से जगमगा उठा क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा धीरे धीरे अलग होकर उसके शरीर में समाहित हो रही थी। ये देखकर यान शियाओ ने सिर हिलाया। ताना मारो। मोटरोला मुड़ा। उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। टर्टविग की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक गई और उसकी आंखें भयंकर हो गईं। अगर ऐसा है तो रैपिड फायर का इस्तेमाल करो। बहुत देर हो गई। क्विक अटैक। यान शियाओ की नजरें बदल गईं और मोटरोला आगे बढ़ चुका था। टर्टविग दर्द से चिल्लाया और कई मीटर पीछे गिर गया। इसे खत्म करो। वाइड एरिया डिस्ट्रक्शन। मोटरोला की लंबी पूंछ जोर से नीचे गिरी जिससे घास कई जगह से फट गई और टर्टविग जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ। प्रीवियस अध्याय 318 ऐश के साथ आमना सामना। छिपकली की पहली लड़ाई। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप। बुक। कैटलॉग। ग्लॉसरी। रिप्लेसमेंट। बुकशेल्फ। हिस्ट्री। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। डिस्कवर मोर। बुक। ऑनलाइन वीडियो। ई-स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज। फैंटेसी नॉवल सीरीज। बुक्स और लिटरेचर। ड्रामा फिल्म्स। फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़। डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल 0.1। यानामी एनालोगो। टोमाटोमटियल। एवटा। गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 319 माइकल का निमंत्रण। कछुआ लड़ने में असमर्थ है। छिपकली जीत गई। ब्रॉ के फैसले के बाद ऐश अखाड़े में दौड़ा और कछुए को उठाकर बोला, माफ करना कछुए, तुमने पूरी कोशिश की। छोटे हरे कछुए ने जवाब दिया। उसका शरीर सफेद चमक रहा था। ये विकसित हो गया। यान शियाओ ने खुशी से कहा। छिपकली को एक ऊर्जा घन फेंकते हुए और सहजता से उसके आक्रमण और विशेष आक्रमण में 10 अंक जोड़ दिए। इस लड़ाई के दौरान उसने मानसिक ऊर्जा की शक्ति को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। भले ही छिपकली के पास मजबूत युद्ध कौशल नहीं थे, फिर भी उसने अपने मानसिक समन्वय से लड़ाई की लय को पूरी तरह से नियंत्रित किया, जिससे कछुआ कुछ समय के लिए घायल हो गया और प्रभावी क्षति नहीं पहुंचा सका। कुछ ही क्षण बाद रोशनी फीकी पड़ गई और पीठ पर एक छोटा पेड़ और पीले कवच वाला एक विशाल कछुआ सबके सामने प्रकट हुआ। कछुआ लेवल 30 उन्नत। वाह, कछुए का विकास हो गया, मैंने पास आते हुए खुशी से कहा। बधाई हो ऐश। यान शियाओ ने बधाई देते हुए सिर हिलाया। ताली बजाओ। अचानक बगल से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और सबने अखाड़े के प्रवेश द्वार की ओर देखा। सफेद कपड़ों में हल्के हरे घुंघराले बालों वाला, सिर पर टोपी और अर्धपारदर्शी हरे रिबन वाला एक व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था। ये तो मिस्टर वॉलेस हैं। डॉन की आंखें चमक उठी और वो दौड़कर उनके पास गई। नमस्कार, आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लगा। ऐश और डॉन और
प्रोफेसर यान शियाओ और जिम लीडर का ने। वॉलेस ने यान शियाओ पर टकटकी लगाई, कहा, यह तो बहुत ही तेज गति वाला मुकाबला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे घमंडी छात्र को हरा पाए। मिस्टर वॉलेस, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आज मेरी जो ताकत है वह सब मेरे गुरु के उत्कृष्ट मार्गदर्शन की बदौलत है, यान शियाओ ने उत्तर दिया। वैसे ये श्रीमान सेनवी की बेटी ही होंगी, है ना? मैं होइन डांसर की प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। इस टूर्नामेंट में तुम्हारा प्रदर्शन देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैंने आदरपूर्वक झुककर कहा, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद श्रीमान वॉलेस। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। वैसे यान शियाओ भी इस ग्रैंड कॉन्टेस्ट में भाग ले, क्या कहते हो? क्या मैं? यान शियाओ चौंक गया। मुझे लगता है कि वह पित्जियोर काफी प्रतिभाशाली है। वालेस ने दूर हो रहे पित्जियोर की ओर इशारा किया, उनकी आंखें चमक उठी। संभव तो है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यान शियाओ ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अपने कई पोकेमोनों के प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए वह आसानी से एक चाल चलकर पहला राउंड पार कर सकता था और फिर दूसरे राउंड से आगे वह केवल अपनी ताकत से सबको हराकर जीत सकता था। इसलिए यान शियाओ की राय में इस तरह का द्वंद्व निरर्थक था। इससे में डॉन और अन्य लोगों के रिबन जीतने की संभावना पर भी असर पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। दरअसल तुम्हारे कई पोकेमोन प्रतियोगिताओं के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, मिकुरी ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। ओह हाँ, आखिरकार मेरा सपना तो विश्व चैंपियनशिप जीतना है। यान शियाओ मुस्कुराया। ये देखकर मिकुरी ने इस बात पर जोर नहीं दिया। उसके विचार में यान शियाओ इस पोकेमोन प्रतियोगिता में आसानी से जीत जाएगा और यान शियाओ की लोकप्रियता का लाभ उठाकर अपने टूर्नामेंट के लिए कुछ प्रचार के अलावा और कुछ हासिल नहीं करेगा। लेकिन यान शियाओ अपने स्वभाव के कारण तुरंत ही उसके इरादे समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा औपचारिक मुकाबले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं श्री मिकुरी के साथ एक दोस्ताना मुकाबला करना चाहता हूँ। मिकुरी कप ग्रैंड कॉन्टेस्ट के दिन उद्घाटन मुकाबले के तौर पर इसे आयोजित करने के बारे में क्या ख्याल है? ओह, मिकुरी ने यान शियाओ को थोड़ी हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शिक्षक यान की दूरदर्शिता के बारे में बहुत पहले सुना था और आज देखकर तो ये सच्ची साबित हुआ। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं इसे आयोजित करने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलते ही मिकुरी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। हालांकि ये मुकाबला शायद सामान्य द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार नहीं हो पाएगा, आखिर यह मंच तो समन्वय प्रशिक्षकों का है। जब तक मैं आपसे लड़ सकता हूँ मैं नियमों का पालन करूंगा, यान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, मिकुरी ने कहा, फिर बहाना बनाकर जल्दी से चला गया। वॉलेस कप में यान शियाओ की भागीदारी, जो अपने पदार्पण के बाद से ही वैश्विक ध्यान आकर्षित कर चुके हैं और विवादों में घिरे रहते हैं, वॉलेस और ग्रैंड कॉन्टेस्ट दोनों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा ताकि वे तैयारी कर सकें और प्रतियोगिता से पहले के इस आधे दिन का भरपूर उपयोग करके इसका प्रचार कर सकें। मास्टर वॉलेस के खिलाफ मुकाबला, इसके बारे में सोचते ही रोमांच हो जाता है ना पिकाचू? ऐश ने उत्साह से कहा। पिकाचू प्यारे, इन नियमों के कारण जीतना मुश्किल हो सकता है ना? शियाओक्सी ने यान शियाओ का हाथ पकड़ते हुए थोड़ी चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, ये तो ग्रैंड कॉन्टेस्ट ही तो है। मैंने पहले कभी भाग नहीं लिया है, लेकिन मैंने कई देखे हैं, यान शियाओ ने पलकें झपकाते हुए कहा। दरअसल अपने पिछले जीवन में उन्होंने ऐश की यात्रा के अंत तक के सभी 1245 एनीमे एपिसोड कम से कम 3 बार देखे थे और शुरुआती क्लासिक्स जैसे ओरिजिनल सीरीज एजी, डीपी और XY लगभग 10 बार। वे खुद को पोकेमोन कॉन्टेस्ट का विशेषज्ञ तो नहीं कहते थे, लेकिन कम से कम अर्ध विशेषज्ञ तो थे ही। आखिरकार ये कॉन्टेस्ट पूरी तरह से ताकत की परीक्षा नहीं लेते, ये पोकेमोन और उसके ट्रेनर के बीच तालमेल और प्रदर्शन पर ज्यादा निर्भर करते हैं। प्रतिद्वंदी के हमले से चोट लगने का मतलब यह नहीं है कि अंक कम हो जाए। अगर आप अच्छी तरह से बचाव करते हैं और अनोखी प्रतिभा दिखाते हैं तो आप वास्तव में अपने प्रतिद्वंदी से अंक हार सकते हैं। इसलिए भले ही उनका प्रतिद्वंदी वॉलेस ही क्यों न हो, उन्हें पूरा भरोसा था। बेशक इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें एक नई क्षमता मिल गई थी जिससे उन्हें उन कॉन्टेस्ट में स्वाभाविक लाभ मिलता था जिनमें लड़ाई की या पूर्ण शक्ति की परीक्षा नहीं होती थी। उसी दोपहर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि यान शियाओ सिनो वॉलेस कप के उद्घाटन समारोह में वॉलेस के साथ एक प्रदर्शनी मैच खेलेंगे, जिससे ऑनलाइन सनसनी मच गई। एक है कोऑर्डिनेटरों के बादशाह जल राजकुमार वॉलेस, दूसरे हैं उभरते सितारे रणनीति के धुरंधर प्रोफेसर यान शियाओ। एक कोऑर्डिनेटर और एक बैटल ट्रेनर के बीच द्वंद्व निश्चित रूप से सबका ध्यान खींचेगा और दोनों समूहों में उत्साह पैदा करेगा। यान शियाओ के सोशल मीडिया फीड अभूतपूर्व संदेशों से भर गए हैं। कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि वह अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे और ट्रेनरों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। वहीं कुछ का कहना है कि वॉलेस बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें तैयारी करने के लिए कह रहे हैं। बेशक अधिकांश संदेशों में प्रोफेसर यान इस बार जरूर जीतेंगे जैसी टिप्पणियां हावी हैं। इनमें से अधिकतर टिप्पणियां यान शियाओ के लाइव स्ट्रीम के नियमित दर्शकों की हैं। शुरुआत में कुछ दर्शक जो अंदरूनी कहानी से अनजान थे उन्हें यह मीम मनोरंजक लगा और वे भी इसमें शामिल हो गए, जिससे ये तेजी से वायरल हो गया और टीचर यान ट्रेंडिंग सर्च में सबसे ऊपर पहुंच गए। बस पूछ रहा हूं, क्या टीचर यान ने आज अपना श्राप तोड़ दिया? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही लगता है कि वॉलेस इसे तोड़ देगा। लड़कों का कार्निवल, उल्टी गिनती 14 घंटे 43 मिनट 96 सेकंड। डॉग उसे एक मौका दो और वह डाइगो के प्रिय वॉलेस को चुराने के लिए अपना जय रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। इस सदी का सबसे रोमांचक ड्रामा, वॉलेस यान सिनो से भाग जाता है, अपने नए प्यार टीचर यान को तोड़ देता है, जबकि उसका पुराना प्यार डाइगो खदान में हरे रंग का सुरक्षा हेलमेट पहने हुए है। प्रसारण जारी है, आंखें चमक रही हैं। .jpg उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टीचर यान टिप्पणियां पढ़ते हुए सोचने लगे, इन नेटिजन्स को उपन्यास लिखने चाहिए। वे अपने दशकों पुराने मस्तिष्क घनास्त्रता रोग के साथ अन्याय कर रहे होंगे। ये कमेंट सेक्शन शायद माइकल के साथ उनकी आगामी लड़ाई से भी ज्यादा रोमांचक है। डाइगो और माइकल, हमने अभी शादी करने का फैसला किया है। डॉग प्रीवियस अध्याय 319 माइकल का निमंत्रण। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ऑडियो बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस, ई बुक रीडर डिवाइस, फैंटेसी नॉवल सीरीज, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन वीडियो, बुक्स, रैप और हिप हॉप, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 320 मिकेल्सन कप उद्घाटन समारोह। रात हो गई और यान शियाओ और लंबे कान वाला खरगोश बालकनी में बैठकर चांद को निहार रहे थे। आंगन में स्लेकिंग, बहादुर चील और कंसकान अभी भी लगन से अभ्यास कर रहे थे, जबकि शियाओ की आंख स्नानघर में नहा रही थी। लंबे कान वाले खरगोश, क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? यान शियाओ की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने पहले साथी की ओर मुड़कर पूछा।
मिलो, लंबे कान वाले खरगोश ने अपने कोमल कान यान शियाओ की बांह से रगड़े और सिर हिलाया। उसकी नज़र में यान शियाओ से मिलना भाग्य का ही एक नियम था। मैं समझ गया। यान शियाओ ने उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। पहले मिली मानसिक शक्ति की खुशी ने उसे प्रयोग करने के लिए इतना उत्सुक कर दिया था कि वह 3 झील देवताओं की बातें भूल गया था। अब जब उसके पास कुछ खाली समय था तो वह अपने विचारों में खो गया था। आरसीएस द्वारा स्वयं बनाए गए 3 आध्यात्मिक देवता होने के नाते 3 पवित्र मशरूम झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो समय, स्थान, भावना, इच्छाशक्ति और ज्ञान, दुनिया के लिए एक बड़ा संकट, महान सिन्हों की व्यवस्था, चुना जाना आदि से उनका क्या मतलब था? सब कुछ महान सिन्हों, सृष्टिकर्ता देवता आरसीएस की ओर इशारा कर रहा था। इसका मतलब था कि यह प्राणी जिसने समय और स्थान की यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा है, इन सभी तत्वों, भावना, इच्छाशक्ति और ज्ञान से युक्त है और आरसीएस ने उसे दुनिया पर मंडरा रहे संकट को हल करने के लिए चुना है। लेकिन आरसीएस किस तरह के संकट को हल नहीं कर सकता? या क्या वह इसे हल कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं? यान शियाओ की आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। अचानक उसे किसी की याद आई। डार्कर, उसने भी यही बात कही थी। यान शियाओ को डार्कर से अपनी पहली मुलाकात याद आई। लगता है तुम्हें ही दुष्वप्न ने चुना है। दिलचस्प। इससे पहले एक लड़का था जिसके पास पिकाचू था और मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं ही दुष्वप्न हूँ, तुम भी, और वो लड़का भी, और इस दुनिया का दुष्वप्न भी। इंसान और पोकेमोन, हर जीव खूबसूरत सपनों, अद्भुत कल्पनाओं की चाह रखता है। लेकिन सपने हमेशा खत्म होते हैं और अंततः क्रूर वास्तविकता में लौटाते हैं। जिस पल वो खूबसूरत बुलबुला फूटता है, क्या वो भी एक तरह का दुष्वप्न नहीं है? तो एक दुष्वप्न भी एक खूबसूरत सपना ही होता है ना? हाँ, इस दुनिया में एक दुष्वप्न की जरूरत है। मैं इसे साबित कर दूंगा। मैं करूंगा। दुष्वप्न के चुने हुए लोग, मैं और ऐश। यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। डाकराई का दुनिया के संकट से क्या संबंध है? उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और याद करते हुए कहा, जब हम दूसरी बार मिले थे तब वही था जो चाहता था कि मैं अपनी यात्रा छोड़ दूं। उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। यान शियाओ ने अपनी छाती को छुआ जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जहां डाकराई ने एक ही बार में छेद कर दिया था। उसे अभी भी डाकराई की राक्षसी फुसफुसाहट अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हार मान लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जब तक तुम अपनी यात्रा छोड़ देते हो, गुरु बनने का अपना सपना छोड़ देते हो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह बस एक दुष्वप्न बनकर रह जाएगा। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि उसका मकसद मेरी यात्रा को रोकना है। अगर मैं आरसीएस का चुना हुआ उद्धार करता हूं तो यात्रा रोकना मतलब दुनिया के संकट का हल न होना ही है। लेकिन डार्कर को यह सब कैसे पता चला? यान शियाओ का दिमाग तेजी से सोचने लगा। ज्ञान के देवता का आशीर्वाद मिलने के बाद उसकी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी और उसने कुछ अधूरी जानकारियों के आधार पर ही कई अनुमान लगा लिए थे। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने एक गहरी सांस छोड़ी। डार्कर की तुलना में उसे लगता था कि क्रिम्सन सन दुनिया के लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। आखिरकार उसका मकसद दुनिया को नष्ट करना ही था। इसके अलावा क्रिम्सन सन के इतिहास के बारे में जानने के बाद यान शियाओ को उसके कार्यों की समझ और भी गहरी होती चली गई। शायद डार्कर बस एक पागल इंसान है जो पौराणिक पोकेमोन इकट्ठा करता है। तभी कमल जैसी कोमल भुजाओं ने पीछे से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। क्या सोच रहे हो पतिदेव? उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक कोमल स्पर्श हुआ। एक मनमोहक खुशबू हवा में फैल गई और यान शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यान शियाओ अचानक मुड़ा। नहाने का तौलिया रात की हवा में उड़ गया और हवा में लहराता हुआ दूर चला गया। हुश की आवाज के साथ पर्दे बंद हो गए और कमरे की बत्तियां बुझ गईं। मिरो, लंबे कानों वाले खरगोश ने कमरे में हिलती हुई आकृति को उत्सुकता से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे पकड़ लिया गया और एक पोकेबॉल में डाल दिया गया। धड़ाम, लग्जरी बॉल जमीन पर गिर गई, धीरे से हिलती हुई, और बड़ा बिस्तर अपनी रोजाना की परीक्षा शुरू करने लगा। डॉट 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 डॉट। अगले दिन लिची झील के भव्य अखाड़े में देवियों और सज्जनों, दूर दूर से आए प्रशिक्षकों, शीर्ष समन्वयक और प्रतियोगिता मास्टर वालेस द्वारा आयोजित भव्य प्रतियोगिता वालेस कप में आपका स्वागत है। ये टूर्नामेंट सिन्हो क्षेत्र की प्रसिद्ध लिजार्ड झील में आयोजित किया जा रहा है। मैं आपकी मेजबान विवियन हूँ। वूश, हजारों दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और इस भव्य जलीय प्रतियोगिता का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। अब कृपया मुझे पूरी श्रद्धा के साथ परिचय कराने की अनुमति दें। कभी जिम लीडर, कभी चैंपियन, कभी शीर्ष समन्वयक, और उनकी असली पहचान है। ग्लग ग्लग। शब्द पूरे होने से पहले ही स्विमिंग पूल से बुलबुले उठे और पानी की एक तेज धार आसमान की ओर उठी। एक सुंदर और आकर्षक मिलोटिक हवा में उड़ उठा, चारों ओर घूमती धुंध से घिरा हुआ। उसके इंद्रधनुषी शल्क सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। उसकी असाधारण सुंदरता ने वहां मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मिलोटिक की लाल आंखें चमक उठी और तालाब का पानी उछलकर वापस उछला, जिससे एक शानदार जलप्रपात बन गया जो तालाब के बीचों बीच बने चबूतरे के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। छप, पानी नीचे गिरा और चैंपियन के लिबादे में लिपटे मिकुरी एक घुटने पर बैठ गए और उन्होंने एक शानदार प्रवेश किया। ये हैं परम प्रतिस्पर्धी उस्ताद लॉर्ड मिकुरी। मिकुरी खड़े हुए और अपना लबादा झटकते हुए बोले, सुप्रभात सिन्हो के सभी लोगों। छप, दर्शकों ने उत्साह से जवाब दिया। यांग शियाओ मंच के पीछे प्रवेश का इंतजार कर रही थी, अपने होठों को हिलाए बिना नहीं रह सकी। एक तरह से मिकुरी तो बड़े ही दिखावटी हैं। ग्रैंड कॉन्टेस्ट का सार प्रदर्शन ही तो है ना? शियाओ कियान ने यांग शियाओ का कॉलर ठीक करते हुए कहा। शियाओ कियान के आग्रह पर यान शियाओ के पास अपने लगभग आधे साल से पहने हुए युद्ध सूट को उतारकर एक काला ट्रेंच कोट पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह अधिक परिष्कृत दिख रहा था। शियाओ कियान ने उसके लिए एक बेहद आकर्षक सूट तैयार किया था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि यह बहुत भड़केला है। यान शियाओ के शब्दों में पोकेमोन ही लड़ाई के मुख्य पात्र थे और ऐसे समय में प्रशिक्षकों को उनका महत्व नहीं छीनना चाहिए। श्रीमान यान शियाओ, अब मंच पर जाने की आपकी बारी है। एक कर्मचारी ने मंच के पीछे आकर घोषणा की। यान शियाओ ने सिर हिलाया। शियाओ कियान की पतली कमर पर हाथ रखा और उसके होठों को हल्के से चूमा। प्रिय, जाओ ऐश और बाकी लोगों को ढूंढो, हम साथ में मैच देखेंगे, मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है, शुभकामनाएं प्रिय। हाँ, चिंता मत करो। यान शियाओ ने हाथ हिलाया और ऊपर उठते हुए मंच पर कदम रखा। धीरे धीरे मशीन मंच के बीचों बीच आ गई। अगले मैच में हमने नवनियुक्त पोकेमोन प्रोफेसर और प्रतिभाशाली रणनीतिकार श्री यान शियाओ को आमंत्रित किया है, जो मास्टर वालेस के खिलाफ मैच से पहले जोश बढ़ाने वाला भाषण देंगे। श्री यान शियाओ का स्वागत कीजिए। वूश, शिक्षक यान, शिक्षक यान, शिक्षक यान। यान शियाओ को आश्चर्य हुआ कि अखाड़े में उनके कई बैनर लगे थे, जिनमें लाइफ बोर्ड और उनके पोकेमोन साथियों के नारे भी शामिल थे। जैसे ही उन्होंने सबको अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया, उनकी नजर सामने बैठे वालेस पर पड़ी।
उनके पीछे एक दुबला पतला शांत मिलोटिक खड़ा था। प्रतिदिन 40 मिनट की इमेज सर्चिंग, कृपया मुझे समर्थन देने के लिए एक मुफ्त उपहार दें। प्रीवियस अध्याय 320 मिकेल्सन कप उद्घाटन समारोह। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, बुक, फिल्म अडेप्टेशन न्यूज़, बुक सब्सक्रिप्शन बॉक्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, ई बुक रीडर डिवाइस, ऑनलाइन वीडियो, ई स्पोर्ट्स नॉवल मर्चेंडाइज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटॉम टीएल V0.81 यानामी अन्ना।